कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में सेंट्रल पंजाब और सिंध आमने सामने हैं। कायद आज़म ट्रॉफी 2021 के सिलसिले का ये मैच और आज चौथा और आखिरी दिन है। 3 दिन के खेल के बाद ये अब तक की सूरत हाल है। सेंट्रल पंजाब ने 387 रन बनाए, उनके 9 खिलाड़ी आउट हुए और सिंध ने उसका भरपूर जवाब दिया है। 566 रन स्कोर किए उन्होंने। 179 रन की बढ़तरी सिंध को मिल चुकी है और अभी नॉट आउट हैं एहसान अली 284 रन पर। अम्माद आलम ने कल बड़ी शानदार बैटिंग की, उन्होंने अपने करियर की अव्वलीन सेंचुरी स्कोर की। जफर गौहर ने 3 विकेटें हासिल की और इससे पहले 4 खिलाड़ी असगर ने आउट किए थे सेंट्रल पंजाब के खिलाफ, जिसमें आबिद अली ने सेंचुरी बनाई थी। और अम्माद आलम जो है कल उनने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया, बड़ा इम्प्रेस किया उन्होंने अपने टैलेंट से, अपने स्ट्रोक प्ले से, खासतौर पर सामने जो उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रोक खेले, गेंद टाइम करते रहे, इसके अलावा अपना जोर भी दिखाया, क्रीज का भी डीप जाकर इस्तेमाल किया, बढ़ चढ़ कर भी चौके छक्के लगाते हुए नजर आए। और अहम बात ये थी कि विकेट की दोनों जानिब खेले, स्पिनर्स को बिल्कुल क्रीज पर सेटल होने का उन्होंने मौका फराहम नहीं किया। बिल्कुल सीधा बल्ला दिखाया था, शानदार छक्का लगाया बैक फुट पर, फ्रंट फुट पर। इसके अलावा गेंद का पेस इस्तेमाल करते हुए नजर आए, इशू को फोर्स किया जहां जहां जरूरत थी। लाजवाब बैटिंग की उन्होंने, दिल खोलकर अपने स्ट्रोक्स खेलते हुए ये शानदार सेंचुरी स्कोर की। और एहसान अली जो अपनी ट्रिपल सेंचुरी के करीब है, कल उन्होंने अपनी दूसरी फर्स्ट क्लास डबल सेंचुरी स्कोर की और इत्तेफाक से दोनों बार कज़ाफी स्टेडियम में उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। 3 छक्के 35 चौके अब तक लगा चुके हैं और इनका अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। जोरे बाजू पर ज्यादा इन्हिसार करते हैं, शॉट की बहुत ज्यादा रेंज है, ऑन द अप खेलते रहे, जहाँ जहाँ मौका मिला बैक फुट पर कई बार कट स्कोर के सामने भी करते थे। स्पिनर्स को, फास्ट बॉलर्स को ये एक ही लाठी से आंकते हुए नजर आए। अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, काफी अरसे के बाद इनको मौका मिला था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, इसको बिल्कुल इन्होंने आज जाने नहीं दिया। कोई भी बॉलर सेंट्रल पंजाब का इन पर अपना तासुब कायम नहीं कर सका, बेबसी की तस्वीर बने रहे बॉलर्स। दोपहर को भी, फिर जब शाम ढली उसके बाद भी स्ट्रोक प्ले का सिलसिला जारी रहा। पहले इन्होंने दौड़ाया, उसके बाद थकाया और अब ये ट्रिपल सेंचुरी से सिर्फ 16 रन के फासले पर है। अली यूनुस कमेंट्री बॉक्स में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अली, बैटिंग डे था कल, आज आप क्या समझते हैं, क्या कुछ हो सकता है और क्यों कर? जी वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई। जी हाँ, डेफिनेटली बैटिंग डे था और काफ़ी अरसे से तीनों मैचेस में जो हम देखते हैं बैटिंग के लिए ही साजगार रही है ये पिच यहाँ पे कज़ाफी स्टेडियम में। लेकिन सबसे जो बेहतरीन बात रही वो अटैकिंग मोड था दोनों बैटर्स की जानिब से। अभी आपने अम्माद आलम का जिक्र किया, एहसान अली का जिक्र किया, तो सबसे शानदार बात ये रही कि अटैक करते रहे, अपनी पॉजिटिविटी को उन्होंने नहीं जाने दिया, अग्रेसिवनेस थी, शॉट्स अपने लगाते रहे। जी हाँ, और अम्माद आलम जो है उन्होंने बड़ी ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। यहाँ जितनी भी तारीफ की जाए अम्माद आलम की कम है। एक यंगस्टर से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी आप बड़े स्टेज पे आते हैं, बड़ी जगह क्रिकेट खेलते हैं, तो अपने जो 100% टैलेंट है वो शो करवाते हैं और यही इस पार्टनरशिप की क्वालिटी रही है। जी हाँ, अम्माद आलम से कल हमने गुफ्तगू की थी और आज एहसान अली का इंटरव्यू यहाँ पर पेश किया जाता है। उनसे बात की हमारे साथी शाह फैसल। एहसान अली, ये आपकी दूसरी डबल सेंचुरी थी, 3 साल बाद आपको मैच मिला फर्स्ट क्लास क्रिकेट में,
कैसी आपकी फीलिंग है इस वक्त? पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि इतने बड़े मैच में और ख़ास तौर पर जो लाइव आ रहा था उसमें इतनी बड़ी इनिंग खेलने का मौका मिला। थोड़ा प्रेशर था क्योंकि 3 साल बाद मैच खेलने का मौका मिला था फर्स्ट क्लास का, तो थोड़ा ये था कि थोड़ा पहले सेट होना, लेकिन वो जो गेम था उससे हट नहीं पाया। जो बॉल मिल रही थी मैंने कोशिश करता उसको खेलूँ, जो शॉट्स हैं उसको रोकूँ नहीं, तो जो शॉट्स रोके नहीं तो अल्लाह के फजल से वो डिलीवर भी हुए और लगता है कामयाबी भी मिली मुझे। बिल्कुल आपने शॉट्स की बात की, आपने बिल्कुल भी अपने शॉट्स नहीं रोके और इंटेंट आपकी जो थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। ये आपका नेचुरल स्टाइल भी है या फिर आपको मैनेजमेंट की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन थी कि आप अपनी गेम खेलें? नहीं, ये मेरा नेचुरल स्टाइल है क्योंकि जो मेरे शॉट्स हैं उनको खेलने का मुझे भी कहा गया था कि जो आपके शॉट्स हैं उनको डिलीवर करें और यानी कि ज़्यादा रोकने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके शॉट्स हैं उनको रोकना नहीं है, आपने खुल के खेलना है जैसे आप खेलते आते हैं। तो बस वही सोचा था कि अपने शॉट्स हैं वो करने हैं, तो अल्लाह की तरफ से रन भी बेहतर था फिर। और ये आपकी दूसरी डबल सेंचुरी थी। इन दोनों डबल सेंचुरीज को कैसे कंपेयर करेंगे? हाँ, तीसरी डबल सेंचुरी, दूसरी नहीं। फर्स्ट क्लास में जी, तीसरी पिंक डबल बॉल के साथ दूसरी डबल सेंचुरी, पिंक बॉल के साथ सेकंड और उसके अलावा तीसरी। तो पिंक बॉल के साथ जो पहले आपने इनिंग्स खेली थी और उसके साथ इसको कैसे कंपेयर करेंगे? क्योंकि वो दोनों कजाफी स्टेडियम पे थी। लेकिन वो जो पहली इनिंग थी वो टीवी पे नहीं आ रही थी और वो इतना उसका हाईलाइट नहीं हो पाई, लेकिन जो ये इनिंग थी इसका तो जितना शुक्र अदा करें लगा कम है और ये लाइव भी है, मतलब कि काफ़ी ये इनिंग काफ़ी अलग मानूंगा अपने लिहाज से मैं। और डबल सेंचुरी के बाद सेंट्रल पंजाब के प्लेयर जो है वो काफ़ी आपको कह रहे थे कि आप बस कर दें, कुछ उस बारे में बताएं। हाँ, उन सबसे अहमद भाई हैं, जफ़र गौहर है, अजहर भाई, सबसे मेरा बात अच्छी है, तो वो सब मजाक से कल से लगे पड़े थे कि बस कर दो, ये कर दो, हल्का मारो, तो बस उनसे वो मजाक में चल रहा था। और 16 रन रह गए ट्रिपल सेंचुरी में, कैसा प्रेशर है ये? थोड़ा प्रेशर तो है, लेकिन कोशिश यही है कि जो गेम है उसको जो कल से खेलता आ रहा हूँ शॉट्स ना रुकूं। अगर देखें जो होता है अल्लाह मालिक, पूरी ट्राई इंशाल्लाह पहले 16 रन करूं और एक जो माइंड बनाया जो पूरा क्लियर करूं इंशाल्लाह। बहुत अच्छा खेले आप, वेल प्लेड। थैंक यू सर। यहाँ तो एहसान अली से गुफ्तगू कर रहे थे शाह फैसल। काफ़ी दिलचस्प ये इंटरव्यू था और शाह फैसल से ही आप जानते हैं आज की पिच रिपोर्ट। Final day of this exciting clash between Central Punjab and Sindh. It could turn out to be an exciting day's cricket. Sindh, although, has all the cards to play. Look at the pitch. For a 4-day pitch, it is an absolute beauty because not much damage has been done. There's slight rough on either ends, but we saw yesterday Zafar Gohar couldn't make any use of it. But overall, the pitch is still very good, but scoreboard pressure may come into play today. जी हाँ, स्कोरबोर्ड का जो दबाव है यकीनी तौर पर उसका सामना हो सकता है सेंट्रल पंजाब को आगे चलकर, क्योंकि पहले उनको इनिंग्स की शिकस्त से बचना पड़ेगा। तो अभी जो सुई पहुंची नहीं है वहाँ 11:30 बजे खेल शुरू होना है। मोहम्मद हसन पहुंच गए हैं बैटिंग करने के लिए, विकेट कीपर बैट्समैन सिंध के, और उनके साथ एहसान अली हैं बदस्तूर, लेकिन वो नॉन स्ट्राइकर हैं। मेरे साथ इस वक्त अली यूनुस मौजूद हैं। तो यहाँ आज सोच होगी क्या कि सिर्फ ट्रिपल सेंचुरी का इंतज़ार किया जाएगा और उसके बाद इनिंग्स को जारी रखने का कोई जवाज़ रहेगा नहीं सिंध के? अली, जहाँ एक आउटसाइड चांस अपने आप को देना होगा सिंध को यहाँ पे कि चांस लें कि मे बी 70 से 75 ओवर का चांस लेके आउट कर सके सेंट्रल को। स्लिप और लेग स्लिप के साथ बिलाल आसिफ गेंद करेंगे और पहली गेंद पर उठाकर खेला, पहले गिर गई बिलावल इकबाल के डीप मिड विकेट पे। जहाँ इंटेंशंस तो पहले बॉल पे हमें क्लियर हो गई हैं कि यहाँ पे हमें बहुत कुछ रन्स देखने को मिल सकते हैं पहले सेशन में। जितनी देर भी ये दोनों बैटर्स खेलेंगे अपने रन्स आते रहेंगे क्योंकि स्ट्रोक्स नहीं रोकते हैं। यही क्वालिटी रही है एहसान अली की और सिंध की बैटिंग लाइनअप की। इनके स्ट्रोक्स रोकने के लिए इस वक्त 3 फील्डर्स को लाइन अप किया है ऑन साइड में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग से स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट तक, लॉन्ग ऑन उसके अलावा है, मिड ऑफ को भी पीछे भेज दिया गया। हाँ, ऐसे तो बहुत आसान हो जाएगा एहसान अली के लिए क्योंकि प्रेशर नहीं है, अर्ली ऑन पहला ओवर है, सारी फील्ड स्प्रेड आउट है, आप बहुत आसान मौके पैदा कर रहे हैं एहसान अली के लिए। मैं चाहूंगा कि थोड़ा प्रेशर डाला जाए इन 14 रन के लिए एहसान अली पे। लेग साइड में खेलकर 1 रन हासिल किया।
जहाँ 181 रन की लीड हो गई है सिंध की। अब इनको देखना होगा कि फैसला करना होगा कि कहाँ पर कौन सा ऐसा स्कोर है जिसपे ये डिक्लेयर करना चाहेंगे, क्योंकि नेचुरली एक आउटसाइड चांस तो देना होगा, क्योंकि क्वालिटी मौजूद है इनकी बॉलिंग में। ताबिश खान, मीर हमजा, हसनैन तीनों क्वालिटी फास्ट बॉलर्स है, तो एक आउटसाइड चांस तो लेना होगा। ये बेहतर अप्रोच है। फील्ड अब वापस अंदर बुला लिए गए सर्कल के, सिंगल को रोकना होगा। अच्छी फॉर्म में मोहम्मद हसन, इन्होंने भी मुल्तान के मैच में सेंचुरी बनाई थी। अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है, ये अच्छा मैच रहा विकेटों के पीछे भी मोहम्मद हसन के लिए। स्पिन को ही बेहतर खेलते हैं। कुछ बरस पहले तक ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में भी शामिल थे। तो सरफराज अहमद नहीं है तो मौका मिला है खुद तो मनवाने का इस फॉर्मेट में भी। जी हाँ, बहुत बहुत अच्छा कंपटीशन था सिंध की साइड में। आजम खान भी विकेट कीपर बैटर हैं, हसन भी हैं, लेकिन आजम खान से साउदर्न पंजाब में चले गए तो अच्छा मौका मिल गया हसन को अपने टैलेंट को शोकेस करने का। अभी तो बहुत आसान है सिचुएशन, सिंगल्स अवेलेबल हैं, पहला सेशन है, और शायद सेंट्रल पंजाब की भी यही कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इनिंग को निपटाया जाए और बैटिंग हमारी आए। जहाँ ये ओवर तो निपटा दिया है बिलाल आसिफ ने 569 पे 5। जफर गौहर ने 45 ओवर किए हैं इस इनिंग में, बहुत ज़्यादा बॉलिंग की, 3 विकेट ज़रूर हासिल किए, लेकिन 45 ओवर बहुत ज़्यादा बॉलिंग होती है एक दिन के अंदर करना। एक एंड से तो मुसलसल ही बॉलिंग करते चले गए। स्पिनर्स को आदी होना भी पड़ता है। स्पिनर्स जो हैं उनको इस तरह की पिचेस पर, ख़ास तौर पर जहाँ पर बैट्समैन जो हैं जानती हो ये गेंद पैड पर लगी लेकिन लेग स्टंप को मिस कर रही थी, तो वहाँ पर आदी होना पड़ता है कि आपको 50 ओवर जो हैं औसतन वो आदत होनी चाहिए एक मैच में बॉलिंग करने की। लेकिन यहाँ पे तो एक इनिंग्स में ही 50 ओवर की नौबत आ रही। और आई एम श्योर तारिक भाई ये 50 ओवर 100 ओवर की तरह लग रहे होंगे जफर गौर को, जिस तरह की बैटिंग हो रही थी दूसरे एंड से, क्योंकि जब आपको रन्स पड़ रहे होते हैं, मार पड़ रही होती है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है बॉलिंग करना। फील्डिंग और बॉलिंग दोनों ही बहुत मुश्किल हो जाती है। और कल हमें बॉडी लैंग्वेज में नजर आया सेंट्रल की ये बात कि जैसे थके हुए हैं और कोशिश करें कि जिस जल्दी से जल्दी इनिंग खत्म हो। अनिल कुंबले जो भारत के बहुत ही मशहूर लेग स्पिनर गुजरे हैं, वो औसतन एक टेस्ट मैच में वो 52 ओवर बॉलिंग करते थे, क्योंकि ज़्यादातर जो भारत की बॉलिंग का इन्हिसार था मुल्क में भी और समंदर पार भी वो उन्हीं के कंधों पर होता था। माइकल होल्डिंग से एक बार सवाल किया गया था कि कभी आपने 52 ओवर किए किस टेस्ट मैच में, तो उनका ये कहना था कि 52 ओवर हमें पूरी सीरीज में भी करने का कम ही मौका मिलता था। बिल्कुल, या इतनी बड़ी बॉलिंग लाइनअप थी वेस्ट इंडीज की भी जब माइकल होल्डिंग खेला करते थे, मौका कम ही कम मिलता होगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि इंडिया का तो दारोमदार ही अनिल कुंबले की बॉलिंग पे रहा है, तो यहाँ पे सेंट्रल का भी दारोमदार जो है वो जफर गौहर पे है। बहुत सारे ओवर किए, एक एंड से विकेट्स जरूर हासिल की, लेकिन दाद देनी होगी एहसान अली की बैटिंग की, उनकी अप्रोच की दाद देनी होगी हमें। यहाँ लेग साइड पर यहाँ मिस फील्डिंग हो गई थी लेकिन रन नहीं बन सका। फील्डिंग का प्यार अच्छा नहीं रहा सेंट्रल पंजाब का। 5 विकेट पर 570। एक 183 रन की लीड सिंध की हो गई है। यहाँ से फैसला आगे ये करना है कि कब तक कितना स्कोर यहाँ पे सही होगा, यहाँ पे डिक्लेयर करने के लिए और चांस लेने के लिए।
एक माइलस्टोन तो डेफिनेटली एहसन अली का 300 होगा, उस तक तो आपको सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि मौका देना चाहिए यंगस्टर को, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत पेशेंस दिखाया है, बहुत फोकस दिखाया है एहसन अली ने यहाँ तक पहुँचने के लिए। सेंट्रल पंजाब की टीम चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सामना है वो इस वक्त मोहम्मद हसन ही करें, ताकि हसन को एक तो उनको ज़्यादा इंतज़ार कराया जाए और दूसरा उनको सताया जाए, और उससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि वक्त भी ज़ाया होगा, क्योंकि आज जो है वो वक्त की अहमियत है सेंट्रल पंजाब के लिए, दोनों ही टीमों के लिए। इस बार उठाकर खेल दिया, इस गैप में अच्छा फुटवर्क दिखाया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंच गई। फील्डर वहां पर थे, बिलावल इकबाल दौड़े जरूर, लेकिन गेंद रोकना उनके बस से बाहर था। जी हाँ, एक बार फिर कदमों का शानदार इस्तेमाल। ये क्वालिटी रही है इस सिंध की बैटिंग लाइन की, कि जब भी बॉल उनको लेंथ बॉल मिला है, कदमों का शानदार इस्तेमाल किया है और गैप ढूंढने में कामयाब रहे हैं। ये क्वालिटी रही है, कमिटमेंट यहाँ पे दिखाते हुए 100% हसन एहसान अली के साथ। ये जो इन्होंने शॉट खेला बाहर निकलकर टाइम किया, आमतौर पर जब बैट्समैन क्रीज से बाहर निकलते हैं तो वो जोर दिखाते हैं अपनी बाहों का, लेकिन हसन की खूबी ये थी कि इनको सिर्फ टाइम किया, स्कूप किया खाली जगह पर। क्योंकि गैप्स मौजूद है स्पेशली मिड विकेट एरिया के अंदर, उसको अच्छे तरीके से ढूंढा, इनको प्लेसमेंट शानदार रही। 127 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, सिंध 575 पर 5। सेंट्रल पंजाब के एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर वकास मकसूद मिस आउट किए इस मैच में। शायद यहाँ पे भी थोड़ा चूक गई सेंट्रल की टीम, यहाँ पे ये फायदेमंद हो सकते थे। बिल्कुल, इस गेंद के साथ जहाँ पर गेंद के स्विंग होने का खासा इम्कान था, और गेंद को स्विंग होते हुए हमने देखा भी है। फ्लड लाइट्स जिस वक्त शाम के वक्त ऑन की जाती हैं तो फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, खास गेंद पुरानी ही क्यों ना हो, और ये स्विंगर थे। इस बार दूर से स्वीप करने चले गए, लेकिन ये विकेट कीपर से हमेशा तवक्को की जाती है, या स्पेशली अगर उसका ताल्लुक कराची और सिंध से हो। हमने देखे रिसेंट पास्ट में भी, जैसे मोइन भाई स्वीप मारा करते थे, इससे बेहतर फास्ट बॉलर के खिलाफ भी नहीं घबराते थे। जी हाँ, और बहुत जिगरा चाहिए होता है फास्ट बॉलर को स्वीप मारने के लिए, और इतने ईज से मोइन भाई स्वीप मारा करते थे कि देखने वाले दंग रह जाते थे। इनफैक्ट बॉलर्स को भी बहुत दफा उन्होंने दंग कर दिया अपने स्वीप शॉट से। यहाँ पे हसन को चाहिए कि सिंगल लेके जितनी जल्दी हो सके एहसान अली को स्ट्राइक दिया जाए, क्योंकि उनको माइलस्टोन के लिए 15 रन चाहिए, तो इची नहीं होना चाहिए, उनको स्ट्राइक मिलना चाहिए यहाँ पे। स्कोर को पीछे हटा दिया गया है, लेकिन इन्होंने उल्टा स्वीप खेल दिया और गेंद चली है बाउंड्री लाइन को। एक और चौका, अच्छी बैटिंग का मुजाहरा। देखिए जफर जो है ये ओवर द विकेट आकर मुसलसल उस रफ को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका भी तोड़ निकाल लिया है मोहम्मद हसन ने। जी हाँ, शानदार प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया उन्होंने, गेम अवेयरनेस शानदार। फील्डर उनको मालूम था कोई मौजूद नहीं है, थोड़ा रिस्क जरूर इन्वॉल्व था, लेकिन हाई वैल्यू शॉट था। 4 रन भी हासिल किए उसके साथ। अभी मोइन खान के स्वीप्स का जिक्र हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जब उन्होंने यहाँ टेस्ट सेंचुरी बनाई थी शेन वॉन एंड कंपनी के सामने, तो बहुत स्वीप शॉट खेले थे उन्होंने शेन वॉन को उस टेस्ट मैच में। ऑफ साइड में इस बार गेंद फिर निकल जाएगी 4 रन के लिए। बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा, ज्यादा खुश नहीं है जफर गौहर साद नसीम से, लेकिन गेंद उनसे दूर थी। यहाँ बहुत ही शानदार कदमों का इस्तेमाल, रूम क्रिएट किया, अपने लिए जगह बनाई, अपना जो स्विंग ऑफ द आर्म्स था उसके लिए थोड़ा रूम क्रिएट किया और शानदार तरीके से प्लेसमेंट की। एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के दरमियान से बेहतरीन शॉट, 4 रन हासिल किए। यहाँ पे सेंट्रल एक बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं, जैसे लग रहा है कि अब डिक्लेयर का वेट कर रहे हैं, कुछ खुद से कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि सेंट्रल पंजाब
की जो बॉलिंग है वो बहुत कमज़ोर है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के हम कह सकते हैं कि उस एतबार से जब ये 6 टीमें खेल रही हैं, वो क्रीम है पाकिस्तान क्रिकेट की इस वक्त ऑन डिस्प्ले। तो ये जो बॉलिंग ऐसी नहीं है, ख़ासतौर पर जो फास्ट बॉलर्स हैं इनके कि ये मैच में 20 विकेटें ले सकें, उसका इम्कान कम लगता है। लेकिन कोशिश तो नज़र आनी चाहिए थी। वो जो इंटेंट है जिसका क्रिकेट में अक्सर जिक्र किया जाता है, वो नज़र नहीं आई। अच्छा तारिक भाई, मुझे लगता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है यंगस्टर्स का ना होना सेंट्रल पंजाब की टीम में। क्योंकि जब भी एक नया लड़का एक यंगस्टर टीम में आता है तो वो एक नई एनर्जी लेके आता है। उसके डिफरेंट मोटिव्स होते हैं, मकसद डिफरेंट होते हैं उसके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के। यहाँ मुझे लगता है कि एजिंग हो गए हैं प्लेयर और उनका मकसद शायद थोड़ा कम हो गया है। 583 5 विकेट पे। जहाँ तो यहाँ पे तारिक भाई हम बात कर रहे थे सेंट्रल पंजाब की इस अप्रोच की। अगर आप एवरेज एज भी देखें तो 25 प्लस इनकी निकलती है सेंट्रल पंजाब के लड़कों की। और दूसरी तरफ अगर हम सिंध की बात करें तो 21, 22, 23, इवन एहसान अली भी बहुत यंग हैं। फ्रेश लेग्स, फ्रेश माइंड्स हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फैक्टर है यहाँ पे सेंट्रल पंजाब की इस पोजीशन में, क्योंकि ज़्यादा हमें एनर्जी नज़र ही नहीं आई है टीम में। और एक मिसाल जो है उसमें सदर्न पंजाब की भी टीम है, उन्होंने भी नए खिलाड़ियों को मौका दिया है। उन्होंने यूसुफ बाबर को मौका दिया, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। इसके अलावा एक और नौजवान खिलाड़ी थे तैयब ताहिर, जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी। और उसका नतीजा ये हुआ कि सदर्न पंजाब पहली टीम बन गई है जिससे मैच जीता है इस कायदे आजम ट्रॉफी में कोई। आज नॉर्थन को उन्होंने 10 विकेट से हरा दिया है। और यहाँ ये बॉलर को हरा रहे हैं, मोहम्मद हसन। ये बार बार अच्छे शॉट खेल रहे हैं। पहले जफर गौहर को उनने उल्टा स्वीप किया और अब बिलाल के सामने भी ये शॉट खेलने से बाज नहीं आए। जहाँ बहुत ही शानदार इनोवेशन एक और बार हसन की। साइड पे पिच हुआ बॉल था, लेकिन शानदार तरीके से एंड तक बॉल पे नजर रखी और काफी कॉन्फिडेंट तरीके से ये शॉट खेलते हैं। हमें ज्यादातर पाकिस्तान क्रिकेट में ये शॉट देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हसन काफी बेहतरीन तरीके से ये शॉट खेल देते हैं। फ्रेश एंड डबल सेंचुरी से तो अच्छी फॉर्म में है। अच्छा आगाज है सीजन का। बॉलर के लिए बहुत मसाइल पैदा हो जाते हैं जब आप रिवर्स स्वीप मारना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रह जाता है। अगर आप लेग साइड पे बॉल करते हैं तो खींच के ले जाते हैं रिवर्स स्वीप के लिए। या और उससे होता ये है कि फिर जो बॉलर है वो ना सिर्फ ये कि वो अपनी लेंथ से हट जाता है, बल्कि अपनी लाइन से भी हट जाता है। अपनी जो एक लाइन जिसको अपनाना चाहता है आइडियली, वो शक पैदा हो जाता है उसके जहन में। खाली जगह पर खेलकर 1 रन हासिल किया। आज खामोश तमाशाई से बने हुए हैं एहसन। सिर्फ 3 रन उन्होंने बनाए हैं अब तक के खेल में, क्योंकि रन बनाने की जिम्मेदारी जो है मोहम्मद हसन ने अपने सर पर ली हुई है। ये अच्छी अप्रोच हो सकती है सिंध की जानिब से। अच्छा प्लान। और ये रिवर्स स्वीप का आप जिक्र कर रहे थे, लाइन और लेंथ बहुत शानदार तरीके से पिक की। एक बार फिर कदमों का शानदार इस्तेमाल किया है, लेकिन टाइमिंग ज्यादा अच्छी नहीं थी। 1 ही रन बन पाएगा। शायद रोल्स डिफाइन करके भेजा गया है कि हसन जो है वो बड़े रन्स करेंगे और एहसान अली अपना जो माइलस्टोन है 300 का, उसकी तरफ जाएंगे। अच्छा खेला गैप में, बैकफुट से खेला है, गेंद बाउंड्री तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन यहाँ 3 रन बन सकते हैं। दोनों बैट्समैन एक दूसरे से टकराने लगे थे दूसरा रन लेते हुए, लेकिन फिर भी इतना मौका था तीसरे के लिए पहुंच जाते। तो अब 10 रन दूर हैं अपनी पहली ट्रिपल सेंचुरी से। एहसान अली 594 पे 5।
हल्की हल्की धुंध है, लेकिन मतला साफ हो रहा है। यूं यूं सूरज खुले आसमान में आगे जा रहा है। कज़ाफी स्टेडियम के सब्ज़ाज़ार पर धूप अब फैलने लगी है। क्रिकेट के लिए इससे अच्छा मौसम नहीं हो सकता। जी हाँ, स्पेशली जब एक शानदार डिस्प्ले हमें बैटिंग का भी नजर आ रहा हो सामने, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता एक क्रिकेट फैन के लिए। और जब भी आर्टिफिशियल लाइट्स ऑन होती हैं तो इसका मंजर ही बदल जाता है क्रिकेट का। एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत शानदार क्रिकेट है ये। डे से ज़्यादा नाइट क्रिकेट जब शुरू होती है, मेरे लिए वो फेवरेट टाइम हो जाता है क्रिकेट देखने के लिए। और इस बार गेंद टर्न हो गई, बहुत ज़्यादा टर्न हुई, इसकी बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहे थे बैट्समैन, और यही बतलाने के लिए उनके पास गए थे मोहम्मद हसन। जी ये सिमिलर सॉर्ट ऑफ डिलीवरी थे जैसे अमाद आलम जिस पे आउट हुए थे, कि कौन किया, शायद रफ पे पड़ के। इससे सेंट्रल पंजाब को भी घबराना चाहिए क्योंकि बारी इनकी आनी है। असगर मौजूद हैं, इस पैच को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं असगर भी। लेकिन सेंट्रल पंजाब को एक फ़ायदा ये हो सकता है कि उनके पास कोई भी बाएं हाथ का बैट्समैन जो है, उनके जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है उनमें शामिल नहीं है। ये अच्छा खेला, इस बार पिच पर आते हुए स्पिन के साथ ड्राइव किया, ज़्यादा जल्दी में आज नज़र नहीं आते एहसान अली। जी हाँ, सिंध के बैटर्स ने एक चीज़ तो यहाँ पे वाजे कर दी कि हमेशा पिचेस या कंडीशंस का कसूर नहीं होता। आपकी इंटेंट अगर अच्छी हो, आप पॉजिटिविटी से खेलें, आप अग्रेसिव रहें, तो रन्स मिलते हैं आपको और मैच एक रिजल्ट की तरफ जाता है। लेकिन अगर आप सेशन ऑन सेशन ही डेड बैट से खेलते रहेंगे, डॉट बॉल्स खेलते रहेंगे, जैसे कि सेंट्रल के बैटर्स की तरफ से हमने देखा, तो डेफिनेटली मैचेस ड्रॉ की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसी इंटेंट से खेलेंगे तो हमें चांस दिखता हुआ नजर आएगा, एक रिजल्ट की तरफ जाती हुई गेम नजर आएगी। मोहम्मद अखलाक और उनके साथ सैफ बदर अपील की थी, लेकिन लेट हो गए बैट्समैन स्वीप शॉट खेलते हुए। 130 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ। यहाँ पर एक ही रन बनने दिया जफर गौर, खासे तेज तरार फील्डर हैं। तो एक तो इस वक्त नज़र है कि एहसान अली अपने ट्रिपल सेंचुरी बनाए और सिंध की टीम जो है वो सीज़न में पहली बार 600 रन से एक स्ट्रोक दूर है। सेंट्रल पंजाब वह टीम है जिसने 600 रन बनाए हैं इस साल। 604 रन पिछले मैच में उन्होंने बनाए थे। यहाँ जो राइट हैंडर हैं उनके सामने भी रफ है, क्योंकि मीर हमजा बॉलिंग करते रहे इस एफसी कॉलेज एंड से, तो ये हसन अली के सामने रफ मौजूद है, लेकिन उसको अभी तक सही तरह से इस्तेमाल में ला नहीं सके और उसका मौका भी नहीं दिया है यहाँ पर हसन ने, वो कि इतना ज़्यादा नहीं है। जी जब आपका फुटवर्क बहुत शानदार रहता है एज अ बैटर, तो मुश्किल होता है बॉलर के लिए भी अपनी लेंथ को एक तरह रखना। और जैसे हसन ने बैटिंग की है, रिवर्स स्वीप भी मारा है, स्वीप भी मारा है, कदमों का इस्तेमाल भी किया है, तो उससे काफ़ी परेशानी डेफिनेटली हुई होगी बॉलर्स को। वो लाइन और लेंथ उस तरीके से कंसिस्टेंट नहीं रख पाए। ये डेलिकेट क्रिकेट है, बहुत ही शानदार क्रिकेट है एहसान अली की जानिब से। वो जानते हैं कि यहाँ पे माइलस्टोन बहुत करीब है, यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत की है, परसों से बैटिंग कर रहे हैं, कल पूरा दिन बैटिंग की है। अब कोई गलत शॉट नहीं मारना होगा यहाँ से।
बिलाल आसिफ का ओवर खत्म होने पर स्कोर है 598। यंग बैटर्स की आगे हम जिक्र कर रहे थे, तो एक सिलसिला से शुरू हुआ है यंग बैटर्स को देखने का इस कायद आजम ट्रॉफी में, जो कि बड़े रन्स करते हुए नजर आए हैं हमें तारिक भाई, और एक बहुत ही अच्छा साइन है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। शेर फहरिस्त इस वक्त एहसान अली हैं, जिन्होंने जो 300 के करीब है। अहमद बांगल सही ने भी शानदार डबल सेंचुरी स्कोर की, इमामुल हक ने भी डबल सेंचुरी स्कोर की, तैयब ताहिर ने डबल सेंचुरी स्कोर की। देखिए वही रफ दोबारा यूज करने की कोशिश कर रहे हैं जफर गौर। यहां से कोई गलती की जाए, कोई टॉप एज हो जाए और विकेट हासिल की जाए, लेकिन इस वक्त तो एहसान अली बहुत ही शानदार मोड में है, किसी जल्दी में नहीं है, क्योंकि 6 रन दूर हैं शानदार ट्रिपल सेंचुरी से एहसान अली। परेशानियां हैं डेफिनेटली अजहर अली के लिए, काफी गलतियां हो गई सेंट्रल से इस मैच में, स्टार्टिंग फ्रॉम सिलेक्शन, प्लेइंग 11 से लेके बॉलिंग चेंजेस तक। देखिए रन्स की तो हर तरफ से खबरें आ रही हैं। यहाँ 600 रन्स सिंध ने भी मुकम्मल किए। दूसरी टीम है ये सेंट्रल पंजाब के बाद जिसने इस साल 600 रन्स स्कोर किए एक इनिंग्स में, लेकिन उन रन्स को ज़्यादा अहमियत मिलनी चाहिए जो कि एक तो जिनसे उनकी टीम्स को फ़ायदा हुआ हो, क्योंकि इस वक्त नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, ये उनका क्राइटेरिया है भी यही कि विनिंग रन्स होने चाहिए। अभी जैसे आज इतला आई कि मुल्तान में सदर्न पंजाब की टीम जीत गई, तो ये पहला मैच था जिसका फैसला हुआ और उसमें बाबर यूसुफ ने जो सेंचुरी स्कोर की, इस तरह के जो रन्स हैं विनिंग रन्स, इनकी ज़्यादा अहमियत होनी चाहिए। और जाहिर है कि जिन मैचेस का फैसला होता है वहाँ पर बैट्समैन टेस्ट होता है, उसकी टेक्निक जो है फास्ट बॉलर के सामने, स्पिनर्स के सामने। स्पिनर ने भी आउट किए हैं इस मुल्तान के मैच में, 7 विकेटें हासिल की अली उस्मान ने, जिन्होंने पिछले मैच में 10 खिलाड़ियों को आउट किया था। तो ये रन्स जो हैं वो फैसला कौन होंगे। और यहाँ सिंध की टीम को भी ये सोच रखनी चाहिए कि इनके बैट्समैनों की जो सेंचुरियाँ या डबल सेंचुरियाँ, ट्रिपल सेंचुरियाँ, उस सूरत में उनकी ज़्यादा सताइश होगी अगर ये यहाँ जीतने की कोशिश करेंगे आज, जो कि अभी तक लग रहा है कि जो है वो उतनी इंटेंट नज़र आई नहीं। 601 पे 5। पांच रन दूर हैं एहसान अली अपने माइलस्टोन से, अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन माइलस्टोन का अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। 295 रन पर मौजूद हैं। शानदार इनिंग खेली अमाद आलम ने, 157 रन बनाए। 30 रन पर मौजूद है मोहम्मद हसन, 601 रन। बड़ी इनिंग सिंध की जानिब से। यहाँ पे बॉलिंग में सिर्फ जफर गौहर का ही हम जिक्र कर सकते हैं, उसके अलावा तो कोई खास खातिरगवाह हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है इस चार्ट में। तारिक भाई अभी जिक्र कर रहे थे कि मैचेस की तरफ, जीतने के रिजल्ट्स की तरफ जाएंगी वही इनिंग ज़्यादा कारामद हो सकती है। 1 पॉइंट वैलिड, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है ये। और सेकंड मुझे ये लगता है कि इंटेंट भी आपकी बहुत मैटर करती है, जिसमें यहाँ पे मैं सिंध को बहुत क्रेडिट दूंगा कि 130 ओवर खेल के उन्होंने 600 रन बनाए हैं। अटैकिंग क्रिकेट के लिए, एग्रेसिव क्रिकेट के लिए नेचुरली जब आप सेकंड बैटिंग करते हैं तो आपको कैचअप रोल होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत बखूबी निभाया ये रोल। ये इंटेंट अच्छी शो की है सिंध के बैटर्स ने। सेंट्रल का जब हम देखते थे तो बहुत स्लो ओवर रन रेट रही उनकी जब उन्होंने 600 रन किए। अगर इस इंटेंट से भी खेले तो हाई परफॉर्मेंस के जो कोचेज होंगे वो खुश होंगे। या मैं दरअसल इस नुक्ते पे आना चाहता था, इसमें कोई कलाम नहीं कि बैटिंग बहुत ही शानदार की है। जो अमाद आलम नौजवान थे उन्होंने सबको मुतासिर किया, और उसके बाद एहसन अली ने भी जिस तरह अपनी धाक बिठा दी है उन्होंने। लेकिन ये जो सेंचुरी है, या डबल सेंचुरी और ट्रिपल सेंचुरी हो अभी मुमकिन है ये बन जाएगी।
इस बार उठाकर खेला है लेकिन गेंद गैप में गिरेगी, तो इसकी अहमियत उस वक्त और ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर सिंध की टीम यहाँ जीतने की कोशिश करेगी, मैच जीत लेगी या जीत के करीब आ जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट है आपका, मैं 100% एग्री करता हूँ। और शायद मुझे भी लगता है कि इस माइलस्टोन के बाद सिंध एक आउटसाइड चांस देगी अपने बॉलर्स को कि सेंट्रल के बैटर्स को आउट कर सकें। ऑल्दो बहुत बड़ी बैटिंग लाइन है, बहुत सुपरस्टार्स मौजूद हैं, आसान जॉब नहीं होगा ये सिंध के बॉलर्स के लिए। बॉलिंग अटैक भी बहुत मैटर करता है कि किस बॉलिंग अटैक के खिलाफ आपने रन्स किए हैं। यहाँ पे बहुत एवरेज बॉलिंग अटैक रहा है सेंट्रल का। यहाँ 2 रन्स की कोशिश जरूर की थी, लेकिन जिस तरीके से हसन जॉग करके दूसरी तरफ जा रहे हैं, दूसरा रन मुमकिन ना होता। तो 217 रन्स की बढ़तरी हासिल हो चुकी है, तो इनको ज़ाहिर रन्स की तो बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए सिंध को, क्योंकि यहाँ से इनके हारने का तो इम्कान जो है बिल्कुल ना होने के बराबर है इस मैच में। लेकिन यहाँ जीत की सोच भी होनी चाहिए और इनके पास ये सलाहियत है, इनके पास ऐसे बॉलर्स हैं, मीर हमजा जो हैं वो एक अच्छा स्पेल कर दें, ताबिश खान माने हुए बॉलर हैं, 600 उनकी विकटें हैं, और सबसे तेज़ बॉलर जो हैं इस सीज़न के वो इस टीम में है मोहम्मद हसन। तो क्यों ना आप अटैक करें एक ऐसी टीम के खिलाफ जो थकी हुई है, 604 रन्स जो कंसीड कर चुकी है, जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी होगी, पिछले 3 दिन से फील्ड में है। उनको आज जब बैटिंग करानी चाहिए थी और पहले सेशन का भी फ़ायदा उठाना चाहिए था, इस खुनकी का भी। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन शायद जो माइलस्टोन है एहसान अली का इतना बड़ा माइलस्टोन है कि आप मिस आउट नहीं करना चाहते हैं। देखिए नंबर 3 पर पहुंच गए हैं, 297 रन्स की इनिंग, ये कदाफी स्टेडियम के हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स हैं। राशिद इसरार 350 रन्स बनाकर टॉप पे हैं हबीब बैंक के लिए खेलते हुए। इंजमामुल हक 329 की इनिंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड। यहाँ ये इनिंग्स मैंने देखी थी इंजमामुल हक की, जो 329 रन्स की इनिंग्स थी, ये टेस्ट मैच में थी। और यहाँ पर सलमान बट के 290 रन्स हैं पंजाब के लिए खेलते हुए, और मुश्ताक मोहम्मद PIA के लिए खेलते थे, 281 रन्स की उन्होंने इनिंग्स खेली थी रेलवेज़ के खिलाफ। ये रेलवेज़ के जो बैट्समैन थे ये बहुत रन्स बनाते थे अपने होम ग्राउंड्स पर, जो रेलवे के ग्राउंड्स हैं वहाँ पर बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं इनके रन्स बनाने के। तो जो इंजमामुल हक की इनिंग्स थी वो बहुत लाजवाब थी। मौसम सख्त गर्म था, मई का महीना था, वो लाहौर में अब तक होने वाला वाहिद मई के महीने में टेस्ट मैच था, और न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी थे बिल्कुल हशर नशर हो गया था उनका उस लाहौर की गर्मी में। यहाँ वो इतनी बड़ी इनिंग थी कि शोएब अख्तर की जो बॉलिंग स्पेल था वो किसी को याद ही नहीं रहा उस मैच के, क्योंकि इतना डोमिनेट किया इंजी भाई ने उस मैच में, और कोई मौका नहीं दिया था न्यूजीलैंडर बॉलर्स को कि उनको आउट किया जा सके, फ्रस्ट्रेट कर दिया था। ऐसा ही कुछ हाल यहाँ पे एहसान अली ने किया। अच्छा, और न्यूजीलैंड के जल्दी आउट हो जाने की दोनों इनिंग्स में एक वजह वो इनिंग्स ही थी, क्योंकि वो इतनी देर तक वो गर्मी में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जो हैं अपने होश हवास वो गुम कर बैठे थे कि वो पहली और उनकी दूसरी इनिंग्स का किसी को फ़र्क लगा ही नहीं, और वो स्कोर बोर्ड के दबाव तले ही दब गए। स्टीफन फ्लेमिंग हालांकि कप्तान थे, जो कि बहुत अच्छे कप्तान थे स्टीफन फ्लेमिंग। इसके अलावा डैनियल विटोरी भी उस टीम में शामिल थे। एक और सेंचुरी बनी थी इंतमाम से पहले, सेंचुरी बनाई थी उस टेस्ट मैच में इमरान नज़ीर ने सेंचुरी स्कोर की थी उसी टेस्ट मैच में। यहाँ बहुत ही लाजवाब प्लेयर अपने टाइम के इमरान नज़ीर, बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, फील्डर पायानाज थे।
यहाँ पे वक्त नहीं जाया करना चाहिए अब सिंध के बैटर्स को। जल्द अज जल्द कोशिश करनी चाहिए कि 300 रन मुकम्मल हों और डिक्लेयर की तरफ जाना चाहिए ताकि एक आउटसाइड चांस क्रिएट हो टीम के लिए। फिलहाल आसिफ बॉलिंग जारी रखेंगे अपनी। ओवर इख्तिताम को पहुंचा। बेहतर ये होता कि आज जो 16 रन चाहिए थे एहसान अली को, तो ये इनको जो है वो 30 मिनट दे सकते थे कि आप 30 मिनट में अगर अपनी ट्रिपल सेंचुरी कर सकते हैं तो ये वक्त है आपके लिए, अदरवाइज इनिंग्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन 1 घंटा गुजर चुका है और अभी तक दरअसल आधा घंटा, माफ़ कीजिएगा, वो गुजर चुका है जिन 30 मिनट की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अभी इनिंग डिक्लेयर करने का कोई इरादा नज़र नहीं आता। एहसन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक रन लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अब इससे ज्यादा वक्त और नहीं देना होगा। शायद मैक्सिमम 2 से 3 ओवर्स और आप इनको चांस दे सकते हैं कि अपना 300 रन मुकम्मल करें। आसान नहीं है क्योंकि जफर गौहर बॉलिंग कर रहे हैं, आउटसाइड दी लेग स्टंप पिच कर रहे हैं, पैच बना हुआ है, कोशिश कर रहे हैं कि स्वीप खिलाया जाए। No, still waiting for that triple 100. 3 runs. Hassan has had most of the strike this morning. Still on strike. Had to nurse his injury in the last over as well. He's in the air. He hasn't got all of it, but it still will trickle away to the fans. Hassan has been very, very aggressive this morning. He's taken the lead, and this lead is swelling for Sindh. Yet another day for Central Punjab bowlers to suffer in the sun. Story of their life for Central Punjab. We've seen this so many times. Their bowler has been given away for runs. Once again, just opting for the same line. Zafar Ghaur, he's been bowling in the same line since morning, Shah Faisal. And he's being punished also. Really, not much help. This one is a better stroke. Straight to the fielder. You're right, Ali. Central Punjab had long given up on taking wickets. They're playing the waiting game. It has been too long. It'll be very interesting to see, like Tariq was saying, when they will get a chance to bat and how will they fare under pressure. Crowd coming in the ground. That's a lovely sign to see. Yesterday we saw lots of people coming into the ground. Also today families coming, young kids coming to the ground. Lovely scenes. This is what you want to see. Young kids in the ground. Must appreciate the parents for bringing your kids to the ground. Have a look at that. Very cute baby here, watching the big stars in front of them. She would be here to witness the 300 for Ehsan Ali. Is this the moment though? Probably not. Just the 2. Almost there. Yeah, definitely. I don't know how much of it she will remember, but parents there, they would remind her. And that's the moment. I think we're about to get to that time where Ehsan will be reaching that landmark. Remember, only one player that I can think of that was dismissed for 299. That was in a test match. Martin Crowe, the great New Zealand legend. He was dismissed against Sri Lanka. Azhar Ali will have to bring all the fielders in. He has no other choice about that. Can he do it with a 6? We've seen people do it. We've seen great batters do it.
some similarities between the batter that we were talking about yesterday and Ahsan Ali. Can he be the same? Won't be surprised at all. Everybody's in saving one. He finds the gap. That's the moment. Ahsan Ali reaches the landmark. A big hug. Muhammad Hassan, but this moment belongs to Ahsan Ali, as even Central Punjab are applauding him. Richly deserves. Take a bow, young man. Magnificent batting. What a wonderful inning this has been from Ahsan Ali. He's being congratulated by everyone in the ground, getting a standing ovation from his team side. And why not? He's done a wonderful job for himself, for his team, for his province, for his city, wherever he's from. He's done a wonderful job for them. They've made them proud. And why not? And they have declared. There you go. That's how this game should be played. And it brings smiles to your face, Shah Faisal. I'm loving your smile as the declaration comes. You wanted this from last evening. Definitely. All the credit to Sindh, because they didn't spare a moment. As soon as he got the 100, the declaration came. And now, Central Punjab batters will have to face the music. But this is Ahsan Ali's moment. He's the 6th opener to score a triple century in Quaid Azam Trophy. He joined the elite list of the greats. Hanif Muhammad, Naveed Latif, Imran Farhat, Rifatullah Moman, Hamza Ganchi. And now it's Ahsan Ali being congratulated very sportingly by both sets. Especially the Sindh camp is really thrilled to bits to see this great achievement. Great Abdul Razak, Ashraf Ali. That is very, very sporting. A wonderful moment. Deserves every bit of this, Ahsan Ali. He's probably played the inning of his life. And I'm sure many more to come like this, because this guy has the talent, he has the skill, he has the aggressiveness in him. He's done a wonderful job for his team. He was attacking from the word go, from the very first ball he faced alongside Khurram Manzoor. They were attacking. That's how the scorecard looks like. Have a look at that. Nothing else to talk about. We will definitely talk about Ahmad Alam though, because he played a brilliant inning, 257. But the man of the moment is Ahsan Ali, playing the inning of his life, 303 runs. Shah Faisal, proud of this effort. Absolutely. He should be very proud of this. His coaches, people who've helped him all the way. Definitely his family should be really, really thrilled to bits. This is some achievement. This doesn't happen every day. And he will definitely celebrate this. Not to forget Ahmad Alam's 157. Memorable photograph been taken. Why not? We have a star in making. We have a superstar in making in form of Ahsan Ali. It doesn't come easy. It doesn't come every day. Have a look at this hard work from the bowlers. We can only talk about Zafar Gur, how he bowled 50 overs, 163 runs and took 3 wickets. Other than that, nothing really to talk about that. Really, some severe punishment there for all of these bowlers. 300s in that bowling card as well for Central Punjab. But now the attention will turn to their batters as we see light roller being taken in the middle. And that's how the match summary looks. 387 plays 616, and the lead that Sindh has is 229. More than 80 overs to go in the day, and that should really test the Central Punjab batting lineup. They haven't come out of their comfort zone all season, but this will be different, and that will be very, very exciting to see.
Welcome back to Gaddafi Stadium, Lahore. This is how the match summary looks. A very, very exciting game in prospect. Sindh lead by 229, 387 from Central Punjab. Century for Abid Ali. Sindh 616 for 5 declared. Ahsan Ali's magnificent triple hundred. Ahmad Alam, very, very classy as well. The bottom of the screen, important figure, 229 the lead. We've got a game on here, Shah Faisal. As you wished, they've declared good lead, 229 runs. Sindh would definitely feel confident that they can somehow sneak in with a result here. They have a chance, outside chance. A good spell here from Mir Hamza and Tabish Khan with the new ball will definitely help them. Then the follow-up bowlers, I think they are very good to Hasnain and Askar. It won't be easy for central batters here. Not at all, because the results possible here, Sindh victory or a draw. Central Punjab cannot win this game, so sometimes that's already a deflating thing. All that effort they can do, the best they can get out of here is a draw. Look at that, 3 slips and a gully. It's not gonna be easy, I tell you, playing for a draw even, because when you don't have anything to look at, it gets difficult. It really can get difficult. Ahmed Shahzad, wonderful career, wonderful man, 40 average, 5,960 runs to his name, best of 254 runs, 1,434 to his name. Wonderful man, wonderful player. Very, very experienced campaigner, and he would be needed today. He's a very positive player. 3 slips and a fine gully. Mir Hamza. Little bit of swing, drifting onto the pads. And we see a change in plan also for Central here. Abid Ali not coming as an opener. It's Azhar Ali we see from the second and from the at the non-striker end at the moment. But change in plan for Central Punjab with Bangladesh series coming up. Is this a good plan? Are we looking at a Pakistan opener now? Is he practicing for that? And that too at the expense of Abid Ali. He's supposed to be the guaranteed opener, at least in the squad, if not in the playing 11. Have to keep an eye on that. Again, good swing, good areas there from Mir Hamza. You will expect this from Mir Hamza. He's a very experienced campaigner. Gets the ball to swing. Left arm fast bowler, always exciting. Asad Shafiq, the captain, will have to be very proactive, because this is a huge batting lineup of Central. You need to be on your toes all the time. Slip cordon. Must take all the catches. There is the room, the margin of error is very, very less here. Again, that swing. 78 overs left in the day's play. A lot of time, and with the lights and day-night game, there's a good chance that all of these overs will be available if needed. The Central Punjab job is not easy at all. This man on your screen will have to do lots of batting. Will have to play lots of overs. He has the potential. He has the experience in him. Off the mark, Ahmed Shahzad. Plenty of gaps in the field. Sindh have plenty of runs to play with. Couple runs for Ahmed Shahzad. Get his innings going. Just love the energy from Ahsan Ali. He was fielding there. His comeback in this inning as fielder after playing a mammoth inning of 300 runs, and watching him here in the field, it's a heartening sign. Ahsan Ali played one of the best innings that I have definitely seen in front of me. And you know what, Ali? Something about Ahsan Ali after the ball. He'll pick up that ball. Another single from Ahmed Shahzad. Ahsan Ali going to join a list of players who has spent every minute of active play on the field in the entire first-class game. 4th day, and he's been ever present throughout all that time, the active time of play.
Excellent stat for him. I'm pretty sure he won't be tired, because he has joined that elite list of players who've scored 300 runs. It's not easy. Testing conditions, pink ball, wonderful. Azhar is off the mark, once again straying down the leg side. Hamza. First over has come to an end. Central Punjab, 4 for no wicket. Sindh in a dominant position. They have bossed the game from the moment they won the toss. And Punjab had a good start on day one, but since that second new ball arrived on day two, Sindh has taken full control. Talking about that ever present in a field, I can think of late Taslim Arif. He was the Pakistan international who did it in a test match against Australia in Faisalabad. Scored a double hundred. He watched the double hundred from behind the stump. The great Greg Chappell scored 235. Taslim Arif himself went on to make 210. 3 slips and a gully for Tabish Khan. Little bit of shape, that wobble in the air. It will tempt the batters. Azhar Ali will have to be on his guard. Testing times with the new ball of Tabish Khan. He's been a great bowler over the years. Over 600 first-class games for him. 603 to be exact. 38 times he's taken 5 wickets. If you can add up one more here, if you can get to that 539, that 5-wicket haul, that would come handy for Sindh here today. And that average was very impressive as well. 24 runs for every wicket. That is super stuff. Captain will be looking for a big effort from him. Azhar Ali, Nervous? can't say. Shouldn't be. He's been into these situations lots in his career. For Pakistan, for his local teams, for his domestic teams. Scorer is doing a wonderful job. Spot on always. Better. This is better by Tabish Khan. This is where he should be looking to bowl more. Make them play. Make them go for a drive with the new ball, and that's where you would be beneficial. Yeah, absolutely. Like I said, plenty of runs to play. This man will have an important role to play as well. I like his shades. Swag in him. Why not? He's young. He's a fast bowler. He's aggressive. Can do it all. But more importantly, should get wickets with it. They do add glamour, these fast bowlers. That's better. A yard puller would be even better. Straight away looking at the pitch, Azhar Ali. He can sense some unevenness. That's what we can think of, because there's not much patches on this side. All the towards his leg stump, there are some rough patches, but not in front of him. So this shows that there is some unevenness in the pitch. Maybe the ball keeping low, not as per his expectations. Tavish is not a very tall man as well. Having had a look in the morning, that pitch for a 4th-day pitch looked absolutely beautiful. Other than those roughs that you mentioned, Tavish is not likely to get a lot of bounce there, so could be a handful with his away movement, and even if he can bring one in and that keeps slightly low. Game on, like you said. Most definitely. Trailing by 225 runs, that won't matter, because all you need is just to pass on this day. It's gonna be a long day, as it was yesterday for Central Punjab. Lovely from Tabish. Made in to finish off. 4 for none. We haven't heard the news why Abid Ali has not come as an opener. Azhar Ali opting to open today. I hope he's fit.
We're yet to hear a news from their camp. Pakistan is due to tour Bangladesh after this, and Abid Ali being the first choice opener of the team. We would want him to be fit because he's such a prolific scorer. Abid Ali scores runs, a very good batter. His partner, Imran Butt, also getting runs. Got 100 in this game too. Got a 96 earlier. Both openers are in good form. That's better. Mir Hamza. The openers have got runs, you're right. Conditions haven't been very testing though. We saw Imran Butt here in the previous round. Slightly fresher wicket for an hour or so in the first day. And he got low score here. Instantly made up for that with 100 in the next one. Yeah. Batters have got plenty of runs under their belt early doors in this season. This is different. Runs here will matter. More than runs, it's the patience that will matter today for Central. Got to be careful with your shot selection. Which ball you decide to hit, drive. There will be a lot of banter as we can already see Ahmed Shahzad with Asghar. That's not good early in the inning. That's not good. Not good scenes. Ahmed need to concentrate on his job in hand. That's exactly what the Sindh bowlers and fielders want. Aggravate him. Bring him out of his bubble. Just exactly what he did. He would need his 100% focus and concentration in the game, and we can see him disturbed here. Ahmed Shahzad is moving away from the pitch. That's not good sign for him. He's too experienced for all this. Against a young bowler, Asghar, got to be focused. Asghar is not backing up as well. He had another long follow through. He's fielding at point. Nothing wrong with that. We have the umpires, we have the match referees. That's Abid Ali. He's padded up. Thank God he's fit. Too wide on that occasion from Hamza. These closing fielders can be very annoying sometimes for a batter. A few days ago, I was playing a match here for my club, and there was this fielder on point, and he was so loud. He was applauding his own bowler, but he was so loud that he irritated me enough to get my wicket. I was so annoyed of him. He was so loud. And I even asked the captain to, just ask him to speak a little slow. He was very annoying. Beauty. An absolute beauty. Ahmed Shahzad played all around it. Lucky it wasn't straight. But it did keep a little low as well. Look at the replay. Left everyone in awe. Have a look at that. It's probably a wrong shot for Ahmed Shahzad. Wanted to play it towards mid-wicket. Closing in the bat. Nevertheless, a wonderful delivery by Mir Hamza. Ahmed Shahzad under pressure. Plenty more chirp there from the Sindh fielders, the close-in fielders. They've got him going. Ahmed Shahzad quickly needs to get back into his groove. They must remember what they did to Ehsan Ali all the inning. This was a good swinging delivery. Pitched in the right line and the length. It's what he was aiming for, a fuller delivery, but the direction was wrong, and Ahmed Shahzad has clipped it very neatly for a boundary. He needed that to break the shackles. Ahmed Shahzad is away. 8 for no wicket.
आबिद अली इनिंग्स आगाज करने के लिए नहीं आया। अजहर ओपनिंग कर रहे हैं अहमद शहजाद के साथ। देखना यह है कि इन दोनों खिलाड़ियों की सोच होती क्या है। अहमद शहजाद ने पहली इनिंग्स में खासी जारहाना बैटिंग की थी और नई गेंद पर भी अपने स्ट्रोक्स खेलने से बाज नहीं आए थे। ये अच्छा मौका है विकेट लेने का सिंध के बॉलर्स के पास। और ये पैड पर लगी लेकिन ज्यादा स्विंग हो गई थी, लेग स्टंप को छोड़ती हुई चली जाती। जी हाँ, मोस्टली जो ताबिश खान है इन स्विंग करते हैं। ये गेंद भी मिडल स्टंप पर पिच हुआ और मजीद लेग स्टंप की जानिब गया। ये देखिए काफ़ी बाहर जा रहा था लेकिन मुश्किल में ज़रूर डाला हुआ है यहाँ पर कप्तान अजहर अली को ताबिश खान ने। अजहर अली कुछ साल पहले इनको ये ऑफ स्टंप के बाहर के मसाइल थे, अक्सर ये आउट बिहाइंड होना शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद ज़्यादा शफल करना शुरू किया काउंटर करने के लिए। उसमें एलबीडब्ल्यू अभी इम्कान रहता है। ये बाद में इनका घुटने के भी मसाइल हुए। यहाँ इनको बाउंसर्स भी किए जाएंगे। पहली इनिंग्स में भी हमने देखा था मोहम्मद हसनैन ने इनको बाउंसर पे आउट किया था। वो भी एक इनके लिए अलग परेशानी है अजहर अली के लिए इन दिनों। और तारिक यहाँ सिंध के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वो अटैक पर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि 3 स्लिप हैं, गली है, पॉइंट है। तो यहाँ पर हर हरबा आजमाएगी सिंध की टीम इन तजर्बाकार बल्लेबाजों की विकेट्स लेने के लिए। और 78 ओवर तक सरवाइव करना होगा सेंट्रल पंजाब को अगर ये मैच ड्रॉ करना चाहते हैं। यहाँ सिंध की टीम जो है वो ऑल आउट अटैक पर जाएगी। इस वक्त भी 4 फील्डर्स को स्लिप में देखा जा सकता है कि ये दावत है कि जो मिड ऑफ और पॉइंट के दरमियान गैप है वहाँ बाउंड्री लगाइए, ड्राइव कीजिए। लेकिन अजहर ने जाने दिया 4 के बाद 8 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं। अहमद शहजाद और असगर के दरमियान इस वक्त नोक झोंक जारी है मैदान पर, जिसमें अंपायर शोजिब रजा मुखिल हुए। अच्छा मुकाबला है, ये होना चाहिए क्रिकेट मैदान पर। लेकिन जाहिर है कि अगर एक हद के अंदर रहता है तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। इस साइड स्क्रीन के सामने मूवमेंट थी, इसलिए अहमद शहजाद को फिर हटना पड़ा। एक साहब जो है साइड स्क्रीन बिल्कुल बराबर से गुजर रहे थे और सिंध के खिलाड़ी थे। और इस बार
एज होकर गेंद गई तीसरी स्लिप के दाएं जानिब से 4 रन के लिए। वहां पर डाइव जरूर की फील्डर ने, लेकिन गेंद पहले गिर गई थी। नया गेंद अपने रंग दिखा रहा है, ये देखिए। इसको हल्के हाथ से खेलना चाहते थे, इस यही वजह है कि वो टॉप एज नहीं लगा या सीधा फील्डर के हाथों में ये बॉल नहीं गई, उनसे पहले ये बॉल गिर गया और 4 रन हासिल हुए यहाँ पर सेंट्रल पंजाब को। यहाँ अच्छा खेला है शहजाद ने, उन्होंने अपने हाथों को खासी हद तक नरम कर लिया था ताकि ये अगर एज होकर स्लिप में जाती है तो ना पहुंच सके। अभी भी 4 फील्डर स्लिप में अहमद शहजाद के लिए मौजूद हैं। स्क्वायर लेग पर एक फील्डर बाउंसर के लिए खड़ा किया गया है। मोमेंट है और ये भी कहना होगा कि सिंध के बॉलर्स ने गेंद को ज़्यादा मूव कराया, खासतौर पर नई गेंद को सेंट्रल पंजाब की निस्बत। गेंद जो है वो सीम वो करने की अहलियत होती है अक्सर खिलाड़ियों में, लेकिन जो स्विंग करना है ये एक आर्ट है और ये कम कम लोगों में होता है। ये सिंध के बॉलर्स के पास है आर्ट स्विंग करने का। और दोनों इनिंग्स में बहुत मुख्तलिफ दिखाई दिए हैं सिंध के जो पेसर्स हैं सेंट्रल पंजाब से। इस बार स्क्वायर ड्राइव किया, गेंद निकल चली 4 रन के लिए। अहमद शहजाद की तवक्को से गेंद ज्यादा स्क्वायर के पीछे गई, लेकिन बाउंड्री फिर भी मिलकर रही। 2 बाउंड्री ज़रूर हासिल हुई हैं, लेकिन इतना एतमाद नहीं है इन शॉट्स में। और सिंध के जो कप्तान है वो इन बाउंड्रीज का बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाएंगे, क्योंकि अजहर अली एक एंड बिल्कुल ब्लॉक कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब अहमद शहजाद अपने स्ट्रोक्स खेल रहे हैं और यहीं पर विकेट मिलने का इम्कान भी मौजूद है। यहाँ पर अगर कुछ बाउंड्रीज के एवज विकेट मिल जाती है तो सिंध की टीम के लिए ये बुरा सौदा नहीं होगा। जब जानते हैं कि अहमद शहजाद जो हैं ये जाएंगे गेंद के पीछे ऑफ स्टंप के बाहर से, ज़्यादा अच्छे लीवर हैं नहीं, ज़्यादा देर तक ये लीव करने वालों में से नहीं है। और मीर हमजा नए गेंद के अच्छे बॉलर माने जाते हैं, 350 के लगभग इनकी फर्स्ट क्लास विकटें हैं। और जब इंग्लिश काउंटी में खेले तो वहाँ पर अपने गेंद से बहुत तबाही मचाई थी मीर हमजा ने, और इनका सामना करना भी आसान नहीं होगा मोहम्मद हसनैन का। दो चौकों के बाद एक फील्डर को स्लिप से निकाल दिया है कप्तान असद शफीक ने। एक और अच्छी गेंद, इस बार भी स्ट्रोक खेलने के लिए जल्दी करना पड़ी अहमद शहजाद को। नॉर्थहैम्पटन काउंटी से खेले थे ये मीर हमजा कुछ बरस पहले। ये पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच भी खेले थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अबू धाबी में। वहाँ मोहम्मद अब्बास ने उस साल 10 विकेटें हासिल की थी उस टेस्ट मैच में जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त जीती, सीरीज जीती। अच्छी जगह को हिट किया इस ओवर में मीर हमजा का उम्दा ओवर खत्म होने पर सेंट्रल पंजाब ने बनाए 16। दो 213 रन की बढ़तरी अभी भी हासिल है सिंध को। की कोशिश होगी कि शुरू में विकेटें हासिल की जाएं, दबाव में लिया जाए। इस बार विकेट कीपर गेंद को नहीं रोक सके, माउस कम हो गया है पहले दिन की निस्बत भी।
इस पिच में उतनी जान नहीं रही जितनी पहले 2 दिन नजर आ रही थी। और ताबिश खान के पास भी अब वो रफ्तार नहीं है जो आज से 5-7 बरस पहले जब ये बहुत ज़्यादा विकेटें लिया करते थे। तो रफ्तार इनकी ज़रूर कम है, लेकिन अपनी स्विंग से और लाइन से अभी तक अजहर अली को ज़्यादा रन्स बनाने का मौका नहीं दे रहे। सिंध की टीम के लिए अगर पेशरफ्त होती है और ये जाते हैं आगे टूर्नामेंट के डीप एंड पर, शाहनवाज धानी भी इस टीम को शायद ज्वाइन कर लेंगे। तो इतना अच्छा जो बॉलिंग अटैक है, फास्ट बॉलिंग अटैक सिंध का, कि शायद ही इससे पहले कभी देखा गया हो। शाहनवाज धानी जब आ जाएंगे, मीर हमजा हैं पूरी तरह फिट होकर बॉलिंग कर रहे हैं, मोहम्मद हसनैन दस्याब हैं इस सीज़न के लिए, सोहेल खान के बेंच पर मौजूद हैं। खासी वैरायटी है इनके बॉलिंग अटैक में। धानी के आने के बाद ये हम कह सकते हैं कि कंप्लीट इनका जो पेस बॉलिंग अटैक है वो हो जाएगा। मुनफरिद तर्ज के ये तमाम बॉलर्स हैं और यकीनन जब शाहनवाज धानी टीम को ज्वाइन करेंगे तो, और दूसरी तरफ देखिए कि पहले 2 सीज़न में बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही सिंध की टीम की। 23 में से सिर्फ 1 मैच उन्होंने जीता, तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि 20 विकेटें लेने वाले बॉलर्स मौजूद नहीं थे सिंध के पास। लेकिन इस साल सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ दिखाई देती है। इनसाइड एज, यूँ कहना चाहिए कि गेंद जो है ये बल्ले के बॉटम पर लगी है, इनके पिछले पैड पर खतरे नीचे रही तो ताबिश की। ये देखिए पढ़ने के बाद अंदर आई, इसे बैक फुट पर अजहर खेलना चाहते थे लेकिन इनसाइड एज हुआ और खुशकिस्मत रहे कि ये गेंद पैड पर लगी बजाय इसके कि ये विकेटों में चली जाती। ये मैच का आज आखिरी दिन है, तो जो बैट्समैन है क्या ये समझ सकते हैं कि बैकफुट पर अब उतने इत्मीनान से खेल नहीं सकेंगे, खासतौर पर नई गेंद को। इस बार बेहतर अंदाज से खेला, लेकिन अच्छी बॉलिंग हो रही है। अजहर अली को परेशान किया हुआ है, आउटसाइड एज को भी इस ओवर में बीट किया, इनसाइड एज को भी बीट किया ताबिश खान ने। दबाव में इस वक्त सेंट्रल पंजाब के कप्तान, और ये मुसलसल तीसरा ओवर है ताबिश खान का कि जो वो मेडन करने जा रहे हैं अगर इस गेंद पर रन नहीं बनता, और ये विकेट कीपर के साथ मौजूद स्लिप फील्डर्स जो कैच के इंतज़ार में है। फुल शॉट सही तरह एग्जीक्यूट नहीं कर सके। एक और मेडन ओवर ताबिश खान का, उम्दा बॉलिंग सिंध की जानिब से। 18 मजमूई स्कोर सेंट्रल पंजाब का। मीर हमजा की गेंदों पर रन जरूर बने हैं, लेकिन ये विकेट लेने के भी करीब आए हैं अब तक। फिर ड्राइव करने पर मजबूर किया, उकसा रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर, वहां पर रन्स
भी दस्याब हैं। अहमद शहजाद जो है यहाँ गलती कर सकते हैं, जिस गेंद बाउंड्री बॉल समझेंगे वहीं से भी विकेट आएगी। ये रिस्क विद रिवॉर्ड वाला मामला है बॉलर के लिए। जी हाँ, सिंध की हिकमत अमली तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेंट्रल पंजाब के बैट्समैनों को देखना चाहिए कि इस तरह की दावत वो कबूल ना करें तो बेहतर है। जितना वक्त क्रीज पर रहेंगे, बॉलर्स को थकाएंगे, उतना इनके लिए ड्रॉ का चांस है। अहमद शहजाद जिन्होंने पहली इनिंग्स में 19 सेंचुरी स्कोर की थी, जाहिर है उनकी भी ख्वाहिश होगी कि कुछ रन्स जो हैं यहाँ से बना कर जाएं। शायद ये आसपास के जो फील्डर्स हैं, ये कुछ देर पहले जो असगर के साथ ये गुफ्तगू हुई थी, अब ये खुर्रम मंजूर असद शफीक, तो ये चाह रहे हैं कि वो मुदाखलत करें। अजहर अली जो हैं वो भी मुदाखलत करने के लिए आए हैं। हमें शहजाद को ज़्यादा बात पे तवज्जो देनी नहीं चाहिए फील्डर्स की। आप अपनी बैटिंग पर ध्यान दें, अगली गेंद पर ध्यान दें। और ये दो तरफा मामला है। जब आप फील्ड में मौजूद थे, जब आप सिंध के बल्लेबाजों को तंग कर रहे थे, तो अब वो भी यही आपके साथ करेंगे और इसमें इतना बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है। और असद शफीक ने बिल्कुल दुरुस्त किया कि जो वो कह रहे थे कि आप फील्डर्स के साथ बात ना करें, मैं कप्तान हूँ, मुझसे बात करें। और सेंट्रल पंजाब के कप्तान भी ग्राउंड में मौजूद हैं, तो ये इस बात को इतना तूल पकड़ना नहीं चाहिए। ये अंपायर जो हैं उन्होंने भी इस मुदाखलत की है, इसको अलग से आकर। तो कई बार आपको जो है अपने बैट्समैन को सिर्फ आंखें खोल के ही बैटिंग करना होती है। आप कान बंद भी कर सकते हैं। ये आवाज़ें लगेंगी आपको, यहाँ से गलती पे उकसाने की भी कोशिश की जाएगी। फील्डर आपकी नज़रों में भी आएंगे, ये हक है उनका। बिल्कुल कुछ गलत नहीं इसमें, और असगर बार बार अपने बॉलर्स की हौसला अफजाई कर रहे हैं, करनी भी चाहिए उन्हें। और शायद ये अहमद शहजाद के जहन में पिछली इनिंग्स हो कि जहाँ पर चारों शाह ने चित किया था, असगर ने उन्हें विकेटें बिखेर दी थी उनकी, और उसके बाद असगर के जो जुमले कसने हैं वो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये अच्छा गेंद था, ऑफ स्टंप के बाहर इसको जाने दिया विकेट कीपर के पास। देखिए, अगर ये रन्स बनाते जाएंगे, एतमाद से बैटिंग करेंगे, तो जो फील्डर्स की आवाज़ें हैं ये खुद ही दब जाएंगी, 19 स्ट्रोक्स में ही दब जाएंगी, इनके रन्स में दब जाएंगी। जब इनके हाथ में बल्ला है तो बल्ला बोलना चाहिए, इनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आपके बल्ले की आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि जो इर्द गिर्द का जो शोर है वो उसमें दब जाए, लेकिन यहाँ बल्ला कम बोल रहा है, खुद ज़्यादा बात कर रहे हैं। ये गेंद भी नीचे रही, ये बेहतर अंदाज था लीव करने का अहमद शहजाद का। मेडन ओवर अख्ताम हुआ मीर हमजा के। सेंट्रल पंजाब का स्कोर 18 7 ओवर्स के बाद। ताबिशान एफसी कॉलेज एंड से उनके लिए 4 स्लिप्स खड़ी की गई। बैकफुट पर जाकर खेला और असगर को चैलेंज किया, लेकिन पहुंच गया अपनी क्रीज में। अच्छी रनिंग, जानेहाना रनिंग अहमद शहजाद और अजहर अली की। उम्दा रनिंग, और बेहतर यह कि अभी तक 7 ओवर्स में सेंट्रल पंजाब ने अपनी विकेट कोई नहीं गंवाई।
इसके बाद भी 70 ओवर्स का खेल बाकी है। अगर मुकर्रर 90 ओवर्स आज के दिन में होते हैं, और ये मोहम्मद असगर थे जो पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे हैं, और इनका रोल भी बहुत अहम होगा अगले आधे घंटे में। जहाँ अजहर अली जो हैं वो हटना चाहते थे, ताबिश खान ने परेशान किया हुआ था उन्हें पिछले ओवर में, स्ट्राइक से जल्दी, इसलिए उन्हें छुटकारा हासिल किया। यहाँ इस एंड से अजहर अली जो हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा भी लगा सकेंगे कि ताबिश खान को इस तरह से बेहतर अंदाज में खेलते हैं। अहमद शहजाद को देखकर साइड स्क्रीन एक इजाफी लगाई गई है, लेकिन एक जो ग्राउंड्समैन है शायद पीछे जो बाल्टी पड़ी हुई है उसका रंग सुर्ख रंग की बाल्टी जो है डिस्टर्ब अहमद शहजाद हो रहे थे। ये दोनों एंड्स पर ये कि इजाफी साइड स्क्रीन यहाँ लगाई गई है, सफेद साइड स्क्रीन के साथ ये मैच खेला जा रहा है। कैच किया अहमद शहजाद ने और कैच गिरा बैठे असद शफीक, जिनसे तवक्को की जाती है स्लिप में हर तरह के कैचेस लेने की। गेंद उनके बाएं जानिब से गई, उनकी तवक्को से तेज गई। बहुत ही अच्छे फील्डर हैं, लेकिन हो जाती हैं गलतियां बड़े बड़े फील्डर से भी। 150 से ज़ायद कैचेस पकड़ चुके हैं असद शफीक अपने फर्स्ट क्लास करियर में। ये देखिए बहुत उम्दा गेंद, इसको बैक फुट पर पंच करना चाहते थे, थिक एज हुआ, लेकिन असद शफीक शायद इसके लिए तैयार ना थे। लेकिन बहुत ही उम्दा बॉलिंग ताबिश खान की जानिब से। यहाँ दर्द है हाथ में, लेकिन उससे ज्यादा दर्द जो है वो कैच गिर जाने का है। न सिर्फ कैच गिरा बल्कि बाउंड्री भी हासिल होगी अहमद शहजाद को। और ये बैट पर लगी खासा नजदीकी मामला, तमाम फील्डर्स ने मिलकर आवाज लगाई, लेकिन अंपायर हासिल नहीं हुए। क्रॉस द लाइन हिलने के लिए गए और हिल गया था सर अहमद शहजाद का। आप देख सकते हैं उनका पांव क्रॉस जा रहा था और ये बड़े खुशकिस्मत रहे अहमद शहजाद, बिल्कुल फॉल ओवर कर गए थे। या बिल्कुल गिर गए थे, बॉडी आगे की तरफ गिर गई थी और लेग स्टंप इनकी दिखाई दे रही थी, लेकिन खुशकिस्मती कि अभी तक वो क्रीज पर मौजूद है। एक बार फिर उसी से मिलती जुलती गेंद, फिर लेग स्टंप नजर आ रही थी। ज्यादा शफल करते हुए आगे जा रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है मैदान में, बातें हो रही हैं। कैच गिरा है, एलबीडब्ल्यू की अपील इस ओवर में मुस्तरद हुई और अब यामाद को चोट आई, लेकिन विकेट नहीं आ रही सब कुछ होने के बावजूद। लेकिन विकेट से ज़्यादा दूर भी नहीं है यहाँ पर सिंध की टीम। ये देखिए इसको अच्छी एफर्ट थी, लेकिन बॉल के ऊपर आ गए अमाद, जिसकी वजह से कमर में हल्की सी तकलीफ हुई। और आज इन्होंने भी बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली। कल 150 से ज़ायद रन्स बनाए, अवलीन फर्स्ट क्लास सेंचुरी स्कोर की। और ये अच्छा पुल शॉट इस बार आड़े हाथों लिया इस शॉट गेंद को। अहमद शहजाद ने अपना फेवरेट शॉट खेला और 4 रन हासिल किए। शफल करके आगे आ रहे थे और ताबिश ने इसलिए इस गेंद को थोड़ा सा पीछे किया। शॉर्ट ऑफ लेंथ ये गेंद थी और पूरा मौका मिल गया कि इसको पुल करें, और एक और बाउंड्री अहमद शहजाद के लिए। इससे अहमद शहजाद के एतमाद में इजाफा होगा। ये रिलीज शॉट भी है अहमद शहजाद का। जब रन ना मिल रहे हो तो 2 तरह के शॉट्स आमतौर पर खेलने के लिए जाते हैं, पुल शॉट, और दूसरा ये फास्ट बॉलर को चार्ज भी कर देते हैं मिड ऑफ के ऊपर से। लेकिन अच्छी क्रिकेट अब तक देखने में आई है। सिंध की बॉलिंग जो है इसमें काट है। इस ओवर में 5 रन ताबिश खान ने दिए, बदकिस्मती थी विकेट हासिल नहीं कर सके। 23 मजमूई स्कोर। और ये
एहसान अली हैं, 303 रन्स की इनिंग्स यहाँ पर उन्होंने खेली है और तीसरे बैट्समैन बन गए जिन्होंने कजाफी स्टेडियम में ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की है और बहुत से रिकॉर्ड्स उलट पलट किए हैं एहसान अली ने अपनी इस इनिंग्स में। और ये भी अपने स्ट्रोक्स को रोकते नहीं है, रन्स पर जाते हैं। आज सुबह भी इन्होंने इंटरव्यू में कहा कि यही उनका नेचुरल स्टाइल है और इसी को वो अपनाए हुए हैं। ये इस साल होने वाला यहाँ कजाफी स्टेडियम में वो फर्स्ट क्लास मुकाबला, इसके बाद सिर्फ एक ही मैच सीज़न का, फर्स्ट क्लास सीज़न का यहाँ पर खेला जाएगा। डायरेक्शन जो है वो जनूब मुंतकिल हो जाएगा, कराची में अगले मरहले के मैचेस होंगे, वहाँ पर फाइनल होगा। ख्वाहिश होगी कि सिंध की टीम जो है ये पहली बार फाइनल खेले कायद आज़म ट्रॉफी का। जिस ज़माने में कराची की टीम खेला करती थी तो हर दूसरे बरस तकरीबन चैम्पियन बन जाती थी। यही बार कराची आखिरी बार चैम्पियन बना था कायद आज़म ट्रॉफी का 2012-13 के सीज़न में, जब अकबर उर रहमान ने डबल सेंचुरी स्कोर की थी। मोहम्मद अब्बास भी सियालकोट के लिए वो फाइनल खेले थे। जी हाँ, कराची की जो टीम्स हैं वो सबसे ज़्यादा मरतबा कायद आज़म ट्रॉफ़ी जीत चुकी हैं। ये भी फ़ाइनल खेले हुए हैं कायद आज़म ट्रॉफ़ी के मुतअद्दिद मरतबा। बासित अली और कराची ब्लूज़ की टीम 9 मरतबा ये टाइटल जीतने के साथ सैर फहरिस्त है। अराउंड द विकेट आ गए हैं अजहर अली के खिलाफ। तो ये भी एंगल से आकर इनकी स्टंप्स पे ही अटैक करना चाहते हैं अजहर अली की। हमें शहजाद को ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे थे और अच्छी बॉलिंग कर रहे थे हमें शहजाद को। और ताबिश खान के खिलाफ भी अंदर आती हुई गेंदों पर अजहर अली को कुछ मुश्किल में देखा गया। तो अब मीर हमजा भी यही चाहेंगे कि एंगल से बॉल को अंदर लाएं और अगर कोई एक ऑड गेंद पड़ने के बाद बाहर निकली तो फिर स्लिप के फील्डर्स भी हरकत में आ सकते हैं। आला फील्डिंग लाजवाब क्रिकेट सिंध की जानिब से। सिंध की ग्राउंड फील्डिंग बहुत बेहतर रही है। सेंट्रल पंजाब से मोहम्मद सलमान थे, मोहम्मद सुलेमान राधा। बिल्कुल, और इसका क्रेडिट हमें यकीनी तौर पर मोहम्मद मसरूर को देना होगा। आज सुबह भी देखा कि वो बहुत मुख्तलिफ अंदाज में स्लिप की प्रैक्टिस करवा रहे थे और ग्राउंड फील्डिंग भी वो लंच ब्रेक में करवाते हुए दिखाई देते हैं। तो उसका ये समर है जो यहाँ पर इन्हें हासिल हो रहा है सिंध के फील्डर्स को। अहमद शहजाद जो हैं ये खुद को खुशकिस्मत समझ सकते हैं। एक ही ओवर में कैच गिरा, फिर अगली गेंद पर एलबीडब्ल्यू की अपील अंपायर ने मुस्तरद कर दी। पहली इनिंग्स में भी एलबीडब्ल्यू की अपील इनके खिलाफ की गई। मीर हमजा उस वक्त बॉलिंग कर रहे थे और एक मुवासलत ये थी कि दोनों बार एक ही अंपायर थे, वलीद याकूब, जिन्होंने नॉट आउट करार दिया। नौ ओवर्स के बाद सेंट्रल पंजाब का स्कोर 27, कोई खिलाड़ी आउट।
Tabish looking to pitch that ball up, getting that ball to swing. Ahmed Shehzad equal to the task on that occasion. Improvising a little bit, looking to come right across his stumps. So far, so good for Central Punjab. They could count themselves lucky. No wicket down. Ali Yunus is here with me in the com box. You said it right. They should consider themselves lucky, especially Ahmed Shehzad. A catch went down. Then an LBW appeal going against the Sindh bowler. Everything working for Central Punjab at the moment. You got to be very lucky. In 2 consecutive deliveries, you survive. A catch drop. Then an LBW appeal, which looked straightforward to us. Waleed Yaqub, the umpire, deciding against it. It looked very close. Get a chance to see it again. It looked like the ball straightened down the line. Tabish, a very good exponent of the out finger, pushed it right up to the batter and did appear to straighten, and it was very full. So that means the ball didn't have a lot to travel. In the spotlight, Waleed Yaqub. On the conditions like these, where wickets are so hard to come, it was so close. Tabish must feel very unlucky not to get that LBW in his favour. Looked very, very close. It's a good start from Sindh. You have to give him all the credit for making the game move forward. First with the bat and then with the declaration. Few thought it came a little late, but better late than never. And this man could have an important role. That ball is 10 overs old. Slightly abrasive conditions. It's been dry all throughout here. Could get the ball to swing around late. Basit Ali, the Sindh coach. We'll talk about him after this delivery. Nicely driven through the gap. Nicely driven. We'll get him runs. Probably 2 of them. This is a better approach by Azhar Ali. He took his time. He's faced 30 deliveries for his 4 runs. Now gaining confidence, looking to drive the ball. Tabish Khan will like it. Absolutely. I wouldn't be surprised even if he tried to bowl even fuller. Leave that gap open for Azhar Ali. Sindh have plenty of runs to play with. Two slips in a gully, ring of 3 fielders. Sindh coach Basit Ali. You can see him coughing. He's not feeling well. He looks in pain. But credit must be given to him. He's done a wonderful job here with the Sindh team. Given the opportunities to the young batters. Played some aggressive cricket. Showed how it should be done. We've been talking about the pitches, the conditions being very slow, but the intent actually has been shown by the Sindh players, by the Sindh batters, and credit must be given to this man. He's one of the most innovative coaches we have around. Very experienced batter of his time. You can see his commitment. He's not well, but he's still out there with the team because he knows that this is an important day. You need to get Central out. Well done, Basit Ali. He knows his cricket. When he's fully well, you can't keep him quiet as well. Always has a word or two. Very good character. Look at that bounce. Must have hit some crack there. There are not many. That one read off a length.
Ahmed Shahzad has moved to 26. Very lucky to be still there. A catch dropped. LBW going in favor of him. Everything working for him. He must look to get a big one here. He needs one. He's got a couple of 50s in this tournament so far, but hasn't got to that 3-figure mark yet. This is a good opportunity, a good time for his team. That would mean a lot. Fluent drive off the rough. A bad bounce there for the fielder. Mir Hamza is disappointed. Couple of runs for Ahmed Shahzad. He's taken on the Sindh fielders. And he's playing his strokes, no doubt about that. Once again, as we see Basit Ali clearly struggling, but he's still there. He's still out, backing his team. That's commitment for you. That's how a coach is. Should be like, always behind your team. Talking about the fielders, Shah Faisal, at least one thing Ahmed Shahzad has done, they're not talking anymore. A bit of banter and they're quiet. Very experienced Ahmed Shahzad. Know that the longer he stays in the middle, that banter, that chat will just quieten down. And like they say, let your bat talk. If your bat talks, the fielder will quieten down and you won't have to do anything else. Yeah, he's very experienced. Sometimes he's a feisty character as well. Sometimes characters like him, they need this kind of banter to get them to concentrate even harder. So he's away and running. It didn't get up as much as Ahmed was expecting, but in the end he managed it very nicely. Rolled his wrist. Another boundary for Ahmed Shahzad. Good cricket by Ahmed Shahzad. Looking to score runs, looking to be positive. Good cricket all round. On the other hand, Azhar Ali has been very cautious, just taking his time, spending time on crease. He's due to tour Bangladesh next week. Can be a good practice session for him, good batting practice in the ground. It will help him. Ahmed Shahzad still look good. 33 deliveries for his 32. Aggressive approach. Save your legs. Beautifully played. A cracking back foot drive from Ahmed Shahzad. The best of the lot so far. Trademark shot for Ahmed Shahzad. He loves it there. Have a look at this. Not on the back foot completely, but that hands moving so fast. That hand-eye coordination, getting it in placement, beautiful through the gap. Seen him play this shot lots of time. It's one of his favorite shots. Just transfer of weight. Not huge footwork, but the weight transfer was excellent. .42 for none. Trailing by 187 runs, Central Punjab. That won't matter. It's the wickets that matter. And we've been talking about the standards of umpiring. It's been pretty ordinary in this game, at least, if you talk about. A couple of decisions going here and there. More than couple, actually. Twice in the favor of Ahmed Shahzad. Once against Mohammad Saad Khan, the youngster from Sindh. That was a questionable decision by the same umpire, Walid Yaqub. He's not had a good day. Not had a good match, in fact. That's already 4 of 31. Ahmed Shahzad, when he got struck on the pad against Tabish a few overs ago, that looked pretty adjacent with the naked eye. I know the umpires only have one look.
with the naked eye. It looked pretty close. Interesting to see another look at it. Probably we'll get a chance to see it at some stage in this over. The Sindh bowlers would have to continue to make the effort. They cannot let it affect them, because they have to keep creating the chances. It's all about patience, Shah Faisal. Got to be patient as a bowler to keep on bowling on the same line and length. Luck favors you, and that's the appeal we were talking about. Pitched in line. Oh, that looked very close. You see the leg stump behind him. Look at wicketkeeper Hassan's position. He wasn't scrambling down as well. That looked out. Definitely looked out. But as you said, umpire just have one look. Glorious stroke, but equally well fielded there. Since ground fielding has been sensational. Another good stop there. This time is the hero of the match, Hassan Ali, putting a big effort in the field as well. And the smile, it's not going away. Why not? Scored the 100, inning of his life, fielding here well, enjoying his time in the middle, his team in a commanding position, everything working in their favor. All seems rosy for him. 3 years, the long wait, done it with the bat, doing it in the field. Teasing, tempting Tabish. Into his 6th over. Ali, do you think it's just about the right time to make a change for Sindh skipper now? It won't be long. It won't be long, as we'll see Mohammad Hasnan there warming up already. He's heard you. I wish you were the captain of Sindh. There would have been different situation at the moment. You wanted to declare last evening. We would have been packing the bags now and going home. Just kidding. Yeah, Sindh have been proactive. You have to give him credit for that. Azhar Ali needs that time in the middle. He was bounced out by Hassan in the first inning. It has been a run fest throughout the season. Probably hasn't scored as many runs as he would have liked. Speaking to him a few months ago, and said clearly his goal is to get to 10,000 test runs. Continue playing up until that point. Really hit top form. Pakistan doesn't play a lot of test cricket as well, so any opportunity that he gets, should make full use of it. I think Tabish has had the signal from the umpire to have a blow. We'll find out when we come back. 42 for none. The highlight of the game has been a triple century by Hassan Ali. What a wonderful effort that has been. Mammoth inning. Joined the elite club of 6 openers that have scored triple century for Pakistan. In Pakistan. In Quaid Azam Trophy, I mean. Hanif Mohammad the Great tops the list with 499 runs. Naveed Latif scoring 394 runs. Wonderful player, Naveed Latif. Imran Farhat in the list, 308 runs to his name. He was an excellent opener, left-hander. He's now in the coaching staff of PCB panel. Rifatullah Muhammad also around, scored a 302 runs inning. Hamza Ganchi, 300 not out. Wonderful list, wonderful names there in that list. And 3 of them belonging to Karachi. These batters from Karachi have always been wonderful for Pakistan cricket. Interesting fact about those triple centurions, Ali. Last in the list, Hamza Ganchi, 300 not out, was his maiden first class 100. And up to this point, it is his only first class 100. Wow. Simply wow. Has he not played after that? He was dropped? What happened after that?
Just 19 games to his name. Two 2017 was the last time when he played cricket. Very strange. Very strange. 26-year-old. Interesting. It's very strange, Shah Faisal. 2017 scoring a 300 run and we haven't heard of him after that. If he's hearing me, please contact us. We're looking for you, Hamza Ganchi. You've scored a 300 not out and you're missing since then. 2 slips and a gully for Mir Hamza. Managed it well, Ahmed Shahzad. Couple of short pitch deliveries there in this over from Mir Hamza, testing Ahmed Shahzad. This is good stuff. I think Ahmed Shahzad is not holding back, just like Ehsan Ali as well. Into his 7th over, Hamza. Slightly longer ball for him. Squares him up. Good delivery. I'm still stuck at Hamza Ganchi, Shah Faisal. Triple Centurion 2017, not long ago, is missing. I've not seen him for 2 years. What happened there? Have any idea? Definitely Basit Ali will have an answer. I'm going to ask him this. Scored at National Stadium, National Bank ground in Karachi, for Karachi Whites. Missing since then. That was before the overhaul of the structure. It's another short delivery, angling away. Azhar Ali, watch this well though. All the way, swayed out of the line. 43 for none. Excellent bouncer. And excellently left too by Azhar Ali. Kept his eye, as you just said. Watched it till the end. Even mused, surprised Khurram Manzoor too. It's a very good technique to leave short pitch delivery. You're not ducking, you just sway out of the way. You make sure you drop the wrists. Top edge will fall in the gap. And the despairing dive wouldn't be able to stop the ball from going over. Good effort delivery from Hamza. Azhar wasn't in entire control of that stroke, but will still earn a boundary. 47 for none. Wasn't in control, Azhar. Just a half pull shot. Look at this. Bit of a nothing shot. Lucky for him that it did go in the gap and not straight to the fielder. Could have easily gone there. He got himself into an awkward position there. He was neither front or back. The weight wasn't transferred. In the end, he just swayed it. Lucky. Good testing spell from Hamza. And now that's the change that we were waiting for. Express. Mohammad Hasnan is into the bowling crease. A test to follow with a test. Earlier it was about the swinging deliveries and now it's about the pace. How would you negotiate the pace of Hasnan? I'd like to see him a fiery spell here. Not long to go before the lunch break. Probably will get a 2-over spell if Sindh really hurry between the overs. The contest between him and Azhar will be interesting. Azhar at the moment is on the non-striker end, but remember he bounced him out in the first inning. And as we just saw, Azhar not comfortable just yet against the short stuff. Immediately starts off with a bouncer. There's always tension whenever Central Punjab and Sindh plays with each other. The intentions are different. The passion is different. It's just there in our history. They always, whenever these two teams come across each other, there's a different intent. We can see already here how Ahmed Shahzad and Asghar
got themselves in a scuffle. Tension times. And a couple of deliveries to warm up, but like I said, it's very important. If Sindh has to have any chance to win this game, Stan would have to bowl a real good spell here. Remember, spin, we haven't seen spin yet. It will be an important part as well. But it's always good if a spinner comes in with 1 or 2 wickets down, ball at the new batters, and then he can have an impact on that fourth day pitch. Call for 2. Just a little punch there from Ahmed Shahzad. You were talking about Hasnain. I think it's very important for him to bowl a fiery spell. Get yourself and team a fifer here. That's what will boost his confidence. Because over here at Gaddafi Stadium, in a team when needs the most, you get a fifer. That's how you earn respect. That's how you earn name. This is the right situation for Hasnain to get a fifer here. Absolutely. Stage is set. Very little breeze today. And you haven't had a look at the pitch in the morning. It's very, very abrasive. Another factor that we need to keep an eye on will be the reverse swing. I know it's only 14 overall, this ball. Not ready just yet, but if Hasnain gets the ball to go, that will be another test for these Central Punjab batters. I think you know the pitches better than anyone now. You've been doing pitch report almost every day, Shah Faisal. So if ever captain has to come to you for a suggestion. You've watched it so carefully and closely. Indeed, I did, and I saw that ball jag back in as well. Little bit of shape into the right-hander as we look at the pitch. There's some rough on either end. It's too close to the batters. And one thought, the one on the pavilion end of the ground, Asghar can make do with that. But the dilemma for the Sindh skipper will be that the fast bowlers also like to bowl from the FC College end. And the spinners normally take the pavilion end. Look at that pitch. Still, by and large, an absolute beauty. Is it easy to judge a pitch, Shah Faisal? Because you're the master of pitch reports, at least this season for us. Well, it's easy here at the Gaddafi Stadium in Lahore because it doesn't change a lot. Over the years, we've observed it. It is a slow, low pitch unless you leave a lot of grass on it. Big shout! Still appealing! Walid Yaqub once again in the action and once again in the favor of the batter. Oh, that will be very interesting. That looked mighty close, unless it's going down, missing leg stump. With the angle, maybe. Maybe with the angle it's going down. Good decision. Finally by the umpire. Very, very marginal. Very marginal. Wow, with a little bit of luck, Sindh could have had a few wickets in this little session. As it reads now, 50 for none. Just a little luck. Little index finger. That's the luck they were looking for. The interesting thing is that shape. We thought it was a little too early for the reverse, but we saw twice in this over. Hasnain got it right up to the batter. It did have that little shape. It tailed in and clearly defeated Ahmed Shahzad. Struggling times, tough times for Ahmed Shahzad. He survived a couple of appeals. A catch gone down. It's working in his favor. He's not happy. Sindh would be smart here. They could hurry up and get another over in from Hasnain because it's testing times, like you said, Ali. It's not happening. It's not going to happen. We're just 3 minutes away.
Ahmed Shahzad taking his time. Azhar Ali is taking his time. They're making sure that they don't get to play any other over from Hasnain especially. It was a great start by Hasnain. Right on target. Ball seemed to come out of his hand very nicely. It was flying through. He started off with a bouncer, finished it with a Yorker. Exciting stuff. 158 wickets for Mohammad Asghar. 45 matches. 9 times he's taken 5 wickets. He'd like to add one more to it. Just make it to 10 in this game. That will make the day very interesting. Asghar in action. Starts off with a long hop and punished duly by Azhar Ali. Poor start. Azhar, too good a player to miss out. Just halfway delivery by Asghar. Probably slipped out of his hand. Just the first delivery not warmed up properly. Easy pickings for Azhar Ali. One slip in his short leg. Umpire not happy. This will happen because there are rough patches on the side from where Asghar is bowling. Umpire is having a keep look at it. You don't want to be stepping onto that danger area as a bowler. Back on the spot. Asghar. But Shazab was very quick to point out that he was coming right across him. He couldn't see, and also coming into the danger end. Danger zone, rather. It will be a test between two spinners, two left-arm spinners of both sides. Mohammad Asghar for Sindh. Zafar Gohar, we saw ball lots of overs. 50 overs for him in the first inning. Asghar is bowling better than him. In the first inning, he bowled really nicely. Got a wicket off Ahmed Shahzad of a ripper. Same would be expected of him in this inning. One wicket down would have made things better, interesting for the coming 2 sessions. Has been an exciting session though. First, excitement about Ehsan Ali's milestone, and then Central Punjab had to fight really hard. Get through to the break. And probably this ball will signal the close of session. Time calls the umpires. Azhar Ali unbeaten on 12. And Ahmed Shahzad 39. He had a life. It was dropped by Asad Shafiq. Couple of very close shades with leg before. But 54 at lunch here. Central Punjab. They made a very good start. Absolutely, the day belonging to Sindh. Not just the day, but the match so far belongs to the Sindh. And why not? They've played some attacking cricket, some aggressive cricket in this game. What we want to see. 104 runs coming in this session, 25 overs bowled. Good run rate, Shah Faisal, 4.16. Absolutely. Game is moving quite quickly for once here. And all credit goes to Sindh. They have put some life into this contest. First with their batting, then the sporting declaration. And if we talk about batting, you know, we can only talk about Ehsan Ali. He has been an absolute star. And he reached his 100 this morning. Very richly deserved. Inning of an highest quality by Ehsan Ali. He played all his shots. He was aggressive from the word go. This morning also, he looked positive and got to that milestone of 300 runs. That's one in a lifetime moment for him. Doesn't come quite easily. He worked hard, kept focus, showed patience, and got himself a name in that elite list of openers. Yeah, he's climbed that ladder swiftly. 303 not out. He's at number 4 now. Highest individual score as opener in Quaid Azam Trophy. Led
by the great Hanif Muhammad, 499. And Hassan Ali should be a very proud man to join that list. That's how Central Punjab batting looks like at the moment. Azhar Ali is on 12. Ahmed Shahzad surviving couple of LBW appeals. A catch gone down of his in the slips by Asad Shafiq. He's just scored 54 runs till now in 15 overs. Since bowling with a little bit of luck, could have had something in the wickets column. Hamza bowled a testing spell, so did Tabish. Hasnan will be the one to look for in this session after lunch. 15 overs, 54 for none, Central Punjab. At lunch, as players are taking lunch, we'll take a short break as well. We'll be right back with live action in just about half an hour.
कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में सेंट्रल पंजाब ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 54 रन बनाए हैं। अजहर अली और अहमद शहजाद इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए थे, अभी तक नॉट आउट। अहमद शहजाद हाथ से खुशकिस्मत रहे, उनका कैच गिरा और एलबीडब्ल्यू की अपील उनके खिलाफ रद्द हुई। मीर हमजा ने 7 ओवर्स किए, 32 रन दिए। ताबिश खान बदकिस्मत बॉलर थे, 6 ओवर 4 मिनट 14 रन और कोई विकेट नहीं। और मोहम्मद हसैन और मोहम्मद असगर से एक एक ओवर कराया गया। इस पर में हम जाहिर है कि इस सेशन में हम ज्यादा बड़े स्पेल्स देखेंगे। सिंध की टीम मैदान में उतर रही है इस वक्त, जिसने आज बड़ा स्कोर बनाया अपनी पहली इनिंग्स में और एक बड़ी सबकत उन्होंने सेंट्रल पंजाब के खिलाफ हासिल की। अच्छी क्रिकेट खेली है सिंध ने चारों दिन, खासी मुस्बत जहन के साथ बैटिंग बॉलिंग दोनों शोबों में उसने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। और अभी भी मौका है, उनके पास 2 सेशंस का खेल बाकी है। हसनैन गेंद को रिवर्स कर रहे थे खाने के वक्फे से पहले। जब 14 ओवर्स का खेल हुआ तो कोशिश यही होगी कि उनको एफसी कॉलेज एंड से लाकर, जो कि फास्ट बॉलर्स का फेवरेट एंड है, यहाँ से फुल लेंथ बॉलिंग कराई जाए। अहमद शहजाद ज़्यादा अच्छी निक में लगे नहीं हैं, हालांकि उनको बाउंड्रीज ज़रूर मिली हैं और अजहर अली भी खबरदार होकर खेल रहे थे। मेरे साथ फरहान निसार हैं कमेंट्री बॉक्स में। गुड आफ्टरनून फरहान। जी तारिक साहब, 61 ओवर्स रहते हैं अभी भी, और ये काफ़ी ज़्यादा ओवर हैं, काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजारना होगा सेंट्रल के बल्लेबाजों को अगर वो ये मैच बचाना चाहते हैं। और सिंध की टीम पूरी तरह से हावी है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अभी तक दोनों ओपनर्स का जो आगाज़ है वो ज़्यादा पुरअतमाद नहीं रहा, अगरचा 50 पार्टनरशिप कायम हो चुकी है, लेकिन बॉलर्स पर वो हावी नहीं हुए जैसे सिंध के बल्लेबाज हावी हुए थे सेंट्रल के बॉलर्स पर। यहाँ आज क्योंकि आखिरी दिन है, इसलिए जो है ये पिच का भी कोई रवैया बदला है। जिस तरह शाह फैसल ने आज पिच रिपोर्ट दी थी सुबह के वक्त कि वहाँ शिकस्त रीख्त है पिच पर दोनों एंड्स पर, स्पिनर्स भी फ़ायदा उठा सकते हैं। हसनैन जिन्हें अच्छी तेज़ बॉलिंग की है इस मैच में, रफ्तार के एतबार से वो दूसरों हाथ से आगे लगे हैं। 2 स्लिप्स और 1 गली के साथ अटैक करने के लिए जा रहे हैं अहमद शहजाद पे। फिर पैड पर लगी, लेकिन इस बार ज्यादा बाहर निकल रही थी लेग स्टंप को। सिंध के बॉलर अहमद शहजाद को पिछले कदमों पर ज़रूर धकेल रहे हैं, लेकिन लाइन को बेहतर करना होगा। ये देखिए क्लोज ऑफ द स्टंप्स किया, ये पहले ही बॉल मिडल और लेग पर पिच हुआ और ये बाहर की जानिब जा रहा था, लेकिन रफ्तार से बीट ज़रूर हुए हैं। जी हाँ, इस इनिंग्स में ये भी देखना है क्योंकि अहमद शहजाद जो हैं या तेज बॉलर के सामने ज़्यादा एतमाद से बैटिंग कर सकते हैं आउटराइट फास्ट बॉलर के सामने। हसनैन में ये सलाहियत है, ये 150 तक जाने की अहलियत रखते हैं हसनैन। ये अच्छा इम्तिहान है अजहर अली के लिए भी, जिन्हें 26 नवंबर से जाकर टेस्ट मैच खेलना है चिटागोंग में, क्योंकि पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है वो 21 नवंबर को वो ढाका के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान की जो T20 टीम है वो पहले ही बांग्लादेश पहुंच चुकी है। मेरे साथ कॉमेंट्री बॉक्स में फरहान निसार जो हैं ये लंच करके पहुंचे हैं, काफ़ी तरोताज़ा लग रहे हैं। जी हाँ तारिक साहब, जब क्रिकेट के मैदान में मौजूद हों तो हमेशा ताजगी रहती है और रहनी भी चाहिए। और जो ताजगी आज एहसान अली की बैटिंग में हमने पिछले 2 दिन से देखी, उसने और तवाना और तरोताज़ा कर दिया हमें। असगर ने फिर रास्ता रोका अहमद शहजाद का। आज दोनों के दरमियान एक मुकाबला रहा है, वो जो मैचअप की इन दिनों बहुत हम इस तरह सुन रहे हैं, यहाँ पर इनका भी एक मैच चल रहा है, मैच के अंदर मैच चल रहा है। पहली इनिंग्स में असगर ने आउट किया अहमद शहजाद को, इस इनिंग्स में उन पे जुमले भी कसने से बाज नहीं आ रहे।
लेकिन अभी तक खामोशी है इस सेशन में। अभी जो हमने देखा 3 गेंदों में अहमद शहजाद पूरी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं बॉलर पर। अच्छा स्ट्रोक, इतनी सीधी निकली बल्ले से कि सामने स्टंप से टकरा गई। सीधे बैट के साथ खेला, बहुत ही उम्दा स्ट्रोक था, लेकिन इतना सीधा था कि सीधा स्टंप्स को जा टकराया। और ये नोक-झोंक चलती रही है। अगर हम इस मैच में देखें, एहसान अली पर भी जुमले कसते रहे सेंट्रल के फील्डर्स। अगरचे वो दोस्ताना माहौल में था, लेकिन आज जो दोपहर में हमने देखा वो काफ़ी तल्ख कलामी देखने को मिली ग्राउंड के अंदर। स्क्वायर लेग पर फील्डर पीछे तैनात हैं। अम्माद आलम, लॉन्ग लेग बाउंड्री पर भी एक खिलाड़ी को वहां खड़ा किया गया है। दूसरे एंड पर हसनैन के साथ ताबिश से बॉलिंग कराई जाएगी। मीर हमजा के अलावा जो बाकी 2 फास्ट बॉलर हैं सिंध के, मोहम्मद हसनैन भी और ताबिश खान, उन्होंने इसी एंड से ही अटैक किया है पहली इनिंग्स में भी ज़्यादातर। ये एंड जो है फास्ट बॉलर्स को काफ़ी रास आता है, उनका पसंदीदा एंड रहा है। अगर हम माजी के टेस्ट मैचेस भी देखें तो यहीं से फास्ट बॉलर ने ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं। सुहेल खान, जिन्हें आज के मैच में रेस्ट करवाया गया। अच्छा ओवर आप यहाँ पर मिडन से आगाज किया हसनैन ने इस सेशन का। 16 के बाद 54 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं। यहाँ ताबिश खान या आसार नहीं है। असगर बॉलिंग करेंगे पवेलियन एंड से। खाने से पहले सिर्फ एक ही ओवर इन्होंने किया था जिसमें 4 रन दिए थे। ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं, ये एलपीडब्ल्यू के उम्मीदवार होते हैं। जिस तरीके से इनका पाँव चला जाता है कई बार अक्रॉस स्पिनर के सामने भी। लेफ्ट आर्म स्पिनर ने दोनों को ही परेशान किया है करियर में। अच्छा स्वीप किया, गेंद फाइन चली है और बाउंड्री तक नहीं पहुंच सकेगी। 3 रन बनने चाहिए। अहमद शहजाद आ रहे हैं तीसरे रन के लिए। और अब अहमद शहजाद सामना करेंगे मोहम्मद असगर का। पहली इनिंग्स का जो मुकाबला था वो असगर ने जीता था। अगर हम वो पहली इनिंग्स का भी रिप्ले देख सकेंगे, जिस तरह से असगर ने रफ से ये बॉल किया, ब्रेक हुआ, अहमद शहजाद की जो विकेटें थी वो बखेर दी। अभी तक असगर ने ये 7 रन दिए हैं। 7 अजहर अली ने बनाए इनकी गेंदों पर। आने के वक्त से पहले फुल शॉट उन्होंने खेला था, स्वीप शॉट खेला। शहजाद क्या कर सकते हैं। पहली गेंद पर उन्होंने जोरदार हिट लगाई। ये तो गेम ऑन है क्योंकि अहमद शहजाद ने यहाँ बॉलर को बावर कराने की कोशिश की है और अब असगर जो हैं वो चलते हुए अहमद शहजाद तक गए हैं। तो ये तो दिलचस्प मुकाबला रहेगा क्योंकि इस गेंद पर भी असगर को ही कामयाबी मिली है। कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन अहमद शहजाद चाहेंगे कि कोई जोरदार छक्के रसीद करें असगर को। लेकिन यहाँ ये असगर कोई ज़्यादा फायदा भी हो सकता है इस बात का। अगर अहमद शहजाद इस तरह जाते हैं खुलकर खेलने के लिए उनके खिलाफ,
और असगर देखिए गेंद करने के बाद किसी फास्ट बॉलर की तरह रन अप में भागते हुए बैट्समैन के करीब जाते हैं, एक दो लफ्ज उन्हें कहते हैं। अच्छी बैटिंग अहमद शहजाद जो हैं वो आ नहीं रहे असगर के फरेब में, लेकिन अंपायर जो हैं वो मुतमिन नहीं है। असगर का जो रनअप है ज़बानी तौर पर उन्हें वार्निंग दे दी गई है, डेंजर एरिया में आने से बाज रहें। फिर कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार 4 रन मिल जाएंगे, लेकिन इस बार भी पूरी तरह पिच पर नहीं पहुंच सके थे अहमद शहजाद। या ये देखिए एक मतलब फिर कदमों का इस्तेमाल किया। इस शॉट में भी एतमाद नहीं था, लेकिन खुशकिस्मत रहे कि गेंद फील्डर से काफ़ी दूर थी। पहली इनिंग्स में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद असगर ने। 4 खिलाड़ियों को आउट किया असगर ने पहली बारी में, और अब तक इस सीज़न में कज़ाफ़ी स्टेडियम में किसी भी लेफ्ट आर्म स्पिनर की ये बेहतरीन बॉलिंग है। ये देखिए ये वो विकेट थी जो पड़ने के बाद बाहर निकली और ऑफ स्टंप को छूती हुई चले गई। उसके बाद ये कॉट एंड बोल्ड किया मोहम्मद असगर ने। उसके बाद राउंड द विकेट आई और ये गेंद भी रफ पर पड़ी और मोहम्मद साद की विकेटें बिखर गई, और इस दफ़ा स्वीप करना चाहते थे, बीट हुए, और तीसरा बोल्ड यहाँ पर मिला मोहम्मद असगर को। यार अहम बात ये थी कि असगर ने ये 4 में से जो 2 विकेटें थी वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन के खिलाफ जो साद और इन्होंने अहमद को आउट किया, वो दोनों डिफेंड करते हुए आउट हुए। उससे ज़्यादा इत्मीनान मिलता है फर्स्ट क्लास बॉलर को अगर वो इस अंदाज से विकेट हासिल करे मुखालिफ बैट्समैन के, खासतौर पर जब वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है उसके डिफेंस को ब्रीच करे। और हर मरतबा फ्लाइट से असगर ने ये विकेटें हासिल की हैं। ये चीज़ अब पाकिस्तान की या दुनिया भर की क्रिकेट में बहुत कम दिखाई देती है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की जानिब से, लेकिन रवायती तर्ज के लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं असगर, और इब्तदाई दौर में इन्हें इकबाल कासिम की रहनुमाई में सर आ गई थी। या उसके बाद ये अपना रास्ता कुछ अरसे के लिए भूल गए थे, लेकिन इस सीज़न में ये अच्छे लगे हैं। फैसलाबाद में भी अच्छी बॉलिंग की है, और अच्छा यॉर्कर, गेंद बल्ले की टो पर लगी। रिवर्स स्विंग बॉलिंग का अच्छा मुजाहरा हसनैन की जानिब से, गेंद लेट स्विंग हुई, अच्छी लाइन से आने वाला यॉर्कर था, बहुत मुश्किल से इसको टाल सके। जी हाँ, बड़ी जल्दी अब ये गेंद रिवर्स होना शुरू हो गया, और हसनैन की जो रफ्तार है अगर उसके साथ रिवर्स का भी सहारा उन्हें मिल जाएगा तो फिर मुश्किल होगी सेंट्रल पंजाब के इन दोनों ओपनर्स को। ये आप देख सकते हैं गेंद जो है चौथी स्टंप से आई और पल्ले पर लगने के बाद पैड पर लगी अजहर अली के। पेस है इनकी बॉलिंग में, बाउंस है, उछाल है, और पूरी दिलजमी के साथ वो बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं मोहम्मद हसनैन। और ये सेंट्रल पंजाब के फास्ट बॉलर मोहम्मद अली। तो दोनों टीमों के जो पेसर्स हैं उनमें बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई दिया इस मैच में, और यही वजह है कि सिंध की टीम जो है इस मुकाबले में अभी तक हावी दिखाई देती है। फुल टॉस बनाकर खेला और दूसरे रन के लिए वापस गए अहमद शहजाद, लेकिन अच्छी फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर। अजहर अली जानते थे कि खतरनाक होगा, वहां पर ताबिश खान थे
स्क्वायर लेग मीर हमजा भी पहुंच गए। ये गेंद भी यॉर्कर करना चाहते थे हसनैन, इसमें भी बॉल स्विंग ज़रूर हुआ लेकिन फुल टॉस था इसलिए आसानी से खेले। और फील्डिंग का मयार और ख़ास तौर पर जो फास्ट बॉलर्स हैं वो बड़ी तनदही से फील्डिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं सिंध के लिए। यहाँ हसनैन ने ये लेग साइड का इलाका जो है मिड ऑन के अलावा ये खाली छोड़ा हुआ है। अहमद शहजाद के लिए, अजहर अली के लिए भी मिड ऑन पर ताबिश खान है और उसके बाद जो अगला फील्डर है वो स्क्वायर लेग पर है। तो ये वो चाहते भी हैं कि लेग साइड में खेलने के लिए जाएं अजहर अली, ताकि अगर वहां पर इनका बैलेंस बिगड़ता है उस तरफ ये एक रन लेने के लिए भी जाते हैं तो भी वो इनके पैड्स को अटैक कर सकते हैं। और ये गेंद भी पड़ने के बाद लेट स्विंग हुआ और इस ओवर में जो गेंद अजहर अली के पैरों से टकराई थी इसी अंदाज से बलोचिस्तान के खिलाफ भी बोल्ड हुए थे जब नौजवान नजीबुल्लाह ने यॉर्कर पर बोल्ड किया था अजहर अली को। तो ये खामी दिखाई दी है हमें इस सीज़न में। एहसान शुरू में आपसे एक साल 1.5 साल पहले था कि ये अच्छी आउटस्विंग किया करते थे, नई गेंद पर भी ये आउटस्विंग करते हुए नजर आते थे, लेकिन यहाँ इस मैच में इन्होंने ज़्यादातर इन स्विंग की है। इस वक्त जाहिर है हम समझ सकते हैं कि ये रिवर्स स्विंग करना चाह रहे हैं तो राइट हैंडर को इन स्विंग ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन पहली इनिंग्स में जब रिवर्स स्विंग का फैक्टर नहीं भी था इन्वॉल्व तो आउट स्विंग देखने में नहीं आए। 63 कोई खिलाड़ी आउट नहीं। सिंध और पंजाब आमने सामने हैं। तो पाकिस्तान की सरजमीन पर जो पहला फर्स्ट क्लास मैच था पाकिस्तान के क्याम में आने के बाद 1947 में 48 में पहला फर्स्ट क्लास मैच था, वो सिंध और पंजाब के दरमियान ही हुआ था लाहौर में। उसमें असलम खोकर जो पंजाब के खिलाड़ी थे उन्होंने सेंचुरी बनाई थी पाकिस्तान बनने के बाद, पहली फर्स्ट क्लास सेंचुरी थी मरहूम असलम खोकर की, जो टेस्ट क्रिकेटर भी थे। लाहौर से ही उनका ताल्लुक था, रेलवेज के क्रिकेटर थे असलम खोकर। पंजाब और सिंध की बड़ी पुरानी तारीख है, 50 की दहाई में भी जो फर्स्ट क्लास मैचेस ये टीमें खेलती रही हैं। इस मरतबा ख़राब गेंद था, इसको ऑन साइड की जानिब खेला, लेकिन असगर की खुशकिस्मती के फील्डर वहाँ पर मौजूद थे। 2 ही रन यहाँ पर हासिल हो गया बच्चे साथ। और तारिक साहब मुझे याद पड़ता है कि एक फर्स्ट क्लास मैच ऐसा भी हुआ था जिसमें हनीफ मोहम्मद और विजय मंजरेकर एक ही टीम की तरफ से खेले थे पाकिस्तान में। असगर का ये अच्छा गेंद था, इसको दिफाई अंदाज से खेले। 46 पर पहुंच चुके हैं अहमद शहजाद। और ये जो पहला सेशन था 25 ओवर्स का उसमें खेल हुआ था, 104 रन्स बने। रन रेट बहुत ही उम्दा था सिंध के बल्लेबाजों का।
इस ओवर में कदरे मोहताज दिखाई दे रहे हैं अहमद शहजाद मोहम्मद असगर के सामने। ये गेंद थोड़ा सा पीछे था, इसको बैक फुट पर गए और सीधे बल्ले के साथ रोका। 19 ओवर मुकम्मल हुए, स्कोर है 65 रन। विकेट की तलाश है सिंध के बॉलर्स को। एक 164 रन इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए सेंट्रल पंजाब को दरकार। उनकी तमाम 10 विकेटें हाथ में हैं। अजहर अली सेट हो गए 16 रन पर। अहमद शहजाद को एक बाउंड्री दरकार है निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए, जो इस मैच में उनकी मुसलसल दूसरी होगी। लेकिन अभी इंतजार करना होगा क्योंकि नॉन स्ट्राइकर हैं। तो जो सिंध और सेंट्रल पंजाब का पहला मैच था क्या मैं पाकिस्तान के बाद, जो पाकिस्तान की सरजमीन पर भी पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद पहला फर्स्ट क्लास मैच था, उसमें जो खिलाड़ी सिंध की जानिब से खेले थे, उसमें दिलचस्प बात यह है कि सिंध की कप्तानी की थी जो भारत के मशहूर खिलाड़ी थे, मशहूर टेस्ट क्रिकेटर सैयद वजीर अली सिंध के कप्तान थे। उनके अलावा एमिजड गजाली थे, उन्होंने दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी बनाई थी। उस जमाने के और मशहूर क्रिकेटर्स में पीपी फर्नांडिस, मुनव्वर अली खान ने नुमाइंदगी की थी सिंध की, और शमशेर बलोच जो आफ्ताब बलोच के वालिद थे वो भी उस मैच में खेले थे सिंध की जानिब से। नजर मोहम्मद, मियां मोहम्मद सईद जो हैं वो पंजाब के कप्तान थे इस मैच में, पाकिस्तान के पहले अनऑफिशियल कैप्टन थे। ये उस ज़माने के बड़े बड़े जो नाम थे, और उस दौर में अगर आप क्रिकेट देखें तो लाहौर और कराची में किसी हद तक सिमटी हुई, तो तमाम जो बड़े खिलाड़ी थे वो इन्हीं दो शहरों से आते थे। या क्योंकि यहाँ पर गेंद को नहीं कलेक्ट कर सके, बहुत नीचे रह गई, विकेट कीपर के लिए मुश्किल हो गई थी। इस गेंद से आखिर में उनकी नजरें भी हट गईं और ये गेंद जो है ये बहुत करीब से भी गुजरी। जो हेलमेट पड़ा हुआ है विकेट कीपर के पीछे, अगर उससे टकरा जाती तो 5 रन मिलते सेंट्रल पंजाब को। ये काफ़ी नीचे रहा और यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए पीछे हट गया और मुश्किल था। अगर मजमूई तौर पर देखें तो मोहम्मद हसन ने बहुत ही उम्दा विकेट कीपिंग की है इस पूरे मैच में, लेकिन यहाँ पर भाई के 4 रन वो ना बचा सके। आज गेंद नीचे रह रही है इस पिच पर, इसलिए बेहतर यही है कि आप ये जो तीनों स्टंप्स हैं उनको हदफ करने की कोशिश करें। ये भी अच्छी गेंद है अजहर अली के खिलाफ। किसी भी पिच पर पहली इनिंग्स में ऐसे ही आउट किया था हसनैन को जब ये हुक करने के लिए गए थे। तेज ये बाउंसर था, काफ़ी पीछे जोर से पटका, और इससे भी अंदाज़ा होता है कि अब जो पिच की पेस है वो काफ़ी कम हो गई है। 2 हेलमेट्स विकेट कीपर के पीछे मौजूद है और अगर इन्हें ये गेंद लग जाता तो 5 रन यहाँ हासिल हो जाते सेंट्रल पंजाब की टीम को। पर हसन का ताल्लुक तारिक साहब कसूर से है, कराची में ये रहते हैं लेकिन इनके अबाव अजदाद का ताल्लुक कसूर शहर से है। फिर से वही गेंद करना चाहते थे पहली इनिंग्स में जिस पर विकेट मिली, लेकिन यहाँ पिच में उतना बाउंस नहीं है।
लाइन से भी किसी कदर हट गए थे मोहम्मद हसन, लेकिन अच्छा स्पेल कर रहे हैं। दोनों बैट्समैनों को बैकफुट पर रखा हुआ है। मुश्किल हो रही है पेस को निगोशिएट करने में सेंट्रल पंजाब को। बहुत ही उम्दा फील्डिंग यहाँ पर हसन मोहसिन की। एक वक्त में इन्हें भी उभरता हुआ नौजवान खिलाड़ी कहा जा रहा था, अब अच्छे रोशन मुस्तकबिल की बातें की जा रही थी। तो जो आप बात कर रहे थे कि राह से हट गए खिलाड़ी, तो उनमें हसन मोहसिन का नाम भी शामिल है। इतने मौके भी नहीं मिल पा रहे। पिछले सीजन की शुरू में नजर आए थे, फिर अनवर अली टीम में आ गए। अब अनवर अली ने रिटायरमेंट ले लिया है सिंध की जानिब से। फर्स्ट क्लास क्रिकेट को उन्होंने खैरबाद कह दिया है, वाइट बॉल क्रिकेट तक खुद को महदूद रखना चाहते हैं। जल्दी करना पड़ी। जानते थे कि एहसान अली हैं, 300 रन बनाए हुए हैं, रन लिया जा सकता है उनके सामने खेलकर। 20 ओवर्स के बाद 71 मजमूई स्कोर। सिंध ने इस सीजन नौजवानों पर भरोसा किया है। अनवर अली का आपने कहा रिटायरमेंट उन्होंने अनाउंस कर दी है। इसके अलावा फवाद आलम इस मैच में दस्तयाब नहीं है। शान मसूद ज़ाती वजूहात की बिना पर सिंध को दस्तयाब नहीं। शर्जील खान की फॉर्म अच्छी नहीं, तो वो भी ड्रॉप हुए हैं। और उनकी जगह जिन खिलाड़ियों ने ली है, उन्होंने इस मौके का दोनों हाथों से फ़ायदा उठाया। इनवाइट कर रहे हैं असगर अहमद शहजाद को कि उठाकर खेलें, लेकिन अब कदरे मोहतात हैं। 50 के करीब है, 3 रन चाहिए 50 मुकम्मल करने के लिए। और अच्छी गेंद, अग्रेशन असगर की जानिब से। वो आंखें चार करना चाहते हैं, लेकिन अहमद शहजाद ने अब सर झुका लिया। यार ड्रेसिंग रूम में भी जब गए होंगे तो वहाँ भी जो सेंट्रल पंजाब टीम के बड़े होंगे, उन्होंने यही समझाने की कोशिश की होगी अपना ध्यान सिर्फ बैटिंग पर दें। वो जब अब रन बनाते चले जाएंगे तो बॉलर खुद ही खामोश हो जाएगा। और यहाँ पर ज़रूरत भी यही है कि बैटिंग पर तवज्जो दें। और खाना भी एक ही टेबल सजता है कज़ाफ़ी स्टेडियम के जो ड्रेसिंग रूम है, तो मुमकिन है कि वहाँ पर भी कुछ जो गर्मी थी मैदान की उसमें कमी आई हो। अच्छा खेला सामने की जानिब, लेकिन रन नहीं मिल सकेगा। मेडन ओवर रहा। स्कोर बदस्तूर 71, किसी खिलाड़ी के नुकसान के बगैर।
ओ अच्छा यॉर्कर, इस बार फिर मुश्किल बच सके। खुशकिस्मत रहे अजहर अली कि गेंद उनके बल्ले की टो को लग गई। रफ्तार पर फिर बीट कर लिया था। हसनैन ने अपनी धाक बिठाई है। किस्मत यहाँ पर अजहर अली के साथ है, ये देखिए। और ये गेंद अंदर आया, बिल्कुल बैट के नीचे लगा और यहाँ पर विकेट बच गई। पिछले मैच में इसी तरह से उनका बैट गेंद को नहीं रोक पाया था तो बोल्ड हो गए थे। और जो शॉर्ट बॉल भी करते हैं उसके लिए भी लेग स्लिप मौजूद है। तो यहाँ पर यॉर्कर और शॉर्ट पिच बॉलिंग से जो है वो अजहर अली को आउट करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर गेंद, ये टेल इन किया है। अजहर अली बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, लेट हो रहे हैं मुसलसल, और इनके लिए अपनी टो बचानी भी मुश्किल हो रही है। देखिए ये मिड विकेट पर एक खिलाड़ी को खड़ा किया है। यहाँ पर मोहम्मद सुलेमान को इस मकसद के लिए किया हुआ है कि अगर ये अक्सर ऑफ बैलेंस हो जाते हैं इस तरह की बॉलिंग पर, तो यहाँ से अगर ये शॉट खेलने के लिए भी जाते हैं तो वहाँ कैच आउट होने का भी खतरा है। जो ये शॉट मिड विकेट पर फील्डर हैं, वकार यूनुस भी लिया करते थे, ये वाला फील्डर जो है। एक ये गेंद जो है ये जा सकती थी बआसानी उसी फील्डर के पास। पिच पर पेस नहीं है अब पहले जैसी, लेकिन क्योंकि पिच जो है कदरे रफ हुई है, इस वजह से गेंद जल्दी रिवर्स स्विंग के लिए तैयार हो चुकी। सिंध के खिलाड़ी जो हैं इसकी हिफाजत भी अच्छी कर रहे हैं। इस गेंद को ये चमकाने का फर्ज है वो भी निभा रहे हैं। इसमें एहसान अली भी पेश हैं। बिल्कुल गेंद की हिफाजत के साथ साथ जो जो पेस है हसनैन के पास वो मुश्किल में डाल रही है अजहर अली को। और वकार यूनुस की आपने बात की तो उनके करीब करीब जाने की जरूर कोशिश कर रहे हैं हसनैन। और इस तरह की बॉलिंग से निपटने का सही तरीका क्या हो सकता है? क्या आप गेंद को देर से खेलें, उसे पूरा स्विंग होने का मौका दें? यहाँ तरीका ये है कि आप बैलेंस ना बिगड़ने दें। और जिस तरह आजकल T20 क्रिकेट में देखा है कि बैट्समैन डीप जाते हैं क्रीज में हिटिंग करने के लिए, उसी तरह ऐसे बॉलर्स को के खिलाफ आप थोड़ा सा आगे खड़े हो सकते हैं अपनी क्रीज से बाहर निकल के। लेकिन अजहर अली अपनी जगह पर मौजूद है। एक स्लिप है, गली है, शॉर्ट स्लिप है और शॉर्ट मिड विकेट का फील्डर, ये तमाम कैच के लिए तैयार है। लेकिन अजहर अली अब कोशिश कर रहे हैं कि जो अगला पाँव है वो आगे ना आने दिया जाए ज़्यादा, क्योंकि इस तरह की बॉलिंग के सामने अगर आप अपना पाँव क्रॉस लेकर जाएंगे तो आपका बल्ला जो है, ये पाँव आप आगे लाएंगे तो फिर बल्ला आपका क्रॉस आएगा। मिड ऑफ और मिड ऑन के फील्डर्स गेंद की हिफाजत का फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। और ये 90 की दिहाई में ये मंजर देखा जाता है। और पाकिस्तानी टीम में भी एक फील्डर की बतौर ख़ास ड्यूटी लगाई जाती थी कि वो गेंद की देखभाल करे। अच्छा खेला अजहर ने। मिड ऑन पर मौजूद थे ताबिश खान, वो भी गेंद की देखभाल कर रहे हैं अच्छी तरह। 22 ओवर्स के बाद अभी भी स्कोर है 71, मुसलसल दूसरा मेडन ओवर।
Central Punjab trailing by 158 runs at the moment. 10 wickets in hand, 71 they've made so far. Abid Ali in some relaxed mode now. Before lunch, there was this session when Sindh bowled really well, got a few chances. But since lunch, these two have looked solid, looked confident. So has Shah Faisal, who's with me. Mohammad Asghar has bowled really well onto the target every time he bowls. Ahmed Shahzad is not that confident that we've seen him against the Pacers, but Asghar has done something. Bit of banter between them. Few exchange of words, some heated moments. Cuts well, but straight to the fielder. Shah Faisal alongside me. It's been an exciting passage. Central Punjab have done well. Both the openers are intact. Asghar and Ahmed Shahzad are having a go at each other. It's also a very good contest on. Another appeal, another time Ahmed Shahzad survives. I have to watch, have a look again. He's inquiring from the umpire. Shows that Raza is a very experienced umpire. Pakistan domestic circuit. Although a few appeals have gone Ahmed Shahzad's way. Another one down the track. We'll have to see how far he was from the wickets. A long way out. That ball had to travel a long way. Probably the impact was also marginal. Few words between skipper Asad Shafiq and umpire Shozab Raza. Gaurav Manzoor now showing the ball to umpire. In the end, nothing happened. Just a dot ball in the book after all that. It's always tense when these two teams come across each other. Down the track, flick of the wrist. Could not quite find the gap, Ahmed Shahzad. For a second, I thought it's gone between the two fielders. It did, but not. Pace was not there. Not properly timed. 23 overs gone. 72 for 0. Two for none. Stan has really bowled a hostile spell. I think he's going to take a little break now. Maybe. He's really charging in and he got that ball to tail back in to the right-handers. Came close on quite a few occasions. Thoroughly lucky. Was able to bring the bat down just in time. But now we're watching Mir Hamza coming on. He's also another exponent, very good exponent of reverse swing. At the moment, the ball has been looked at by the two umpires. Has to go through both the portions of this ring for it to be declared as in shape. I think that is the case for now, at least. They're not happy. Umpires are not happy, definitely, from the shape, from the condition of the ball also. You could clearly see one side being rough. That's the reason we saw some reverse swing going by Hasnan in the last over. Azhar Ali survived an appeal. Ahmed Shahzad has survived a couple. I love these scenes. Whenever a young kid is here taking pictures, enjoying the day, watching their stars right in front of them, that's what you want to see. Very colorful waistcoat.
Don't mind at all. Look over the horizon. It's a bit clearer today. Less fog or smog in the morning, or even throughout the day. 2 slips and a gully for Mir Hamza. It's been tough for Ahmed Shahzad. A catch dropped, a couple of LBW close appeals, but he's done well. Stood firm, been focused, there with the purpose. They need to bat out these 2 sessions. They have to draw this game. And on the other hand, Sindh would want his back, would want to get his wicket. More people coming in. That's what we've seen when the artificial lights come on, people do come into the ground. That ball almost hit those helmets. Wicketkeeper Hassan has struggled today with the low bounce that they sport their pitch. Not easy against these quicks. The ball with quite good pace, and it's keeping that low and bouncing in front of you. It is not easy at all for Hassan. Sindh would have to make inroads pretty quickly for the interest to stay alive. Talking about the interest, we finally have a result in this Quaid Azam Trophy. Southern Punjab beating Northern by 10 wickets in Multan. After 9 games, it's 3 rounds, we finally got a result. Tired looking Central Punjab. They'll have a lot of work to do before the next game. We might not see Abid Ali and Azhar Ali. We might be traveling with Pakistan test side to Bangladesh. So we'll see some new fresh legs inside in the team of Central Punjab. That's been the missing part. Fresh ideas, fresh legs, maybe a fresh result. Fresh approach for sure. Games are coming thick and fast. Next one will be starting on Wednesday here. Next round of games will be starting on Wednesday. 3 venues. Game here and then Faisalabad and Multan before the tournament will move to Karachi. And the 3 venues over there, the UBL Sports Complex, National Bank Sports Complex, and the State Bank Cricket Stadium. So going south in a few days' time. It would be different there. Definitely. National Bank, State Bank ground, spin available there. Pitches here at Gaddafi Stadium have been low, batting friendly pitches. But batters will have to do a bit of work in south. "24 gone, 72 without a loss, Central Punjab."
Would you explain this, Shah Faisal? Very gentle southerly breeze. Not with much force. Pretty warm for this time of the year, I have to say. It has to be that northerly wind for the chill to come through and for the weather to get cold. At the moment, as you can see, gentle southerly. Trailing by 157 Central Punjab. All they have to do is just bat out this session and the next one. It's not easy because Asghar is bowling at a very tight line and length. He's asking questions every time he bowls, especially to Ahmed Shahzad. Not looked confident at all while facing Asghar. Tariq was talking about the matchup. Matchup should be in favor of Asghar with these two in. Playing after this ball. We've seen Asghar dismiss Azhar Ali in previous year's championship as well. And Ahmed Shahzad last year and even in the first innings here. Anything to go by the matchup? There's a good chance Asghar is going to get a wicket pretty soon. So on the other hand, Azhar Ali would want to bat as much as possible. Look to stay there till the end of the game. He will be the part of Pakistan Test side touring Bangladesh, so it will be very good for his confidence if he stays on the pitch for a longer period of time. There is an opportunity. Being the captain of the side, you need to play for the draw. Is there a difference playing for in the third inning than the last day, fighting for a draw in comparison to the first inning? What's the difference, Shah Faisal? In the first inning, you have to set up the game. And now, like Sindh has dominated, they have set up the game for themselves. And your job is to play for the draw, save the game for your side, and also the wicket. It's good cricket. Played it in the gap. One was available. The superstar of the match, the hero of the game, Ehsan Ali, doing the fielding. That smile is not going away. We've been talking about it. He's been smiling since morning. And why not? He should. 25 gone, 73 for 0. Talking about the difference in the first inning and the third inning. If you look at the pace of the innings, it doesn't say much of a difference, because even when Central Punjab were looking to set up the game, they just allowed the game to drift. But the character of the wicket is that now on this fourth day, the ball is started to keep low. And wicket to wicket bowling with some pace may be difficult to keep out. Also, your fielders got to support you. Being a pacer at Gaddafi Stadium can be tough sometimes. You have to keep on running hard and bowl those fast deliveries every time you bowl. Then a catch gets dropped. That's the worst you can do to a fast bowler on a slow pitch. Drop an easy sitter like Asad did at second slip of the bowling of Tabish Khan. The great Tabish Khan, I'll always call him. He will be one of the greatest first-class cricketer in my eyes in Pakistan. Through the gap, beautifully done. Might not have the legs. Oh, it does. Hasnan tried his best, but the ball wins the race. 4 more runs to Azhar Ali. Good footwork on that occasion. Azhar Ali, a good stride. Wait into the stroke very, very nicely. Wasn't a big flourish. Wasn't a big follow through. Just a little solid punch. There you go. And it fairly raced away. The timing was perfect and the placement was even better.
It's very interesting. If you can see if Mir Hamza's action from front on, he's hiding the ball in his right arm, left arm being his bowling arm. That shows that he doesn't want the batter to know which side the shine is. The ball is reversing. That's what the great Wasim Akram or the great Waqar Yunus would do. They would hide that ball in one hand so that till the end, the batter doesn't get to know which side the shine is. That happens when the ball is reversing. He's fine on this delivery, but on the last delivery, he was hiding the ball. Ooh, that edged, inside edged. Not where he intended, Azhar Ali. Yeah, the scoreboard might suggest that no wicket down, but it hasn't been easy for the Central Punjab openers. Look at that ball, wide of the crease, a little bit of shape away from Azhar, and he was reaching for it in the end. On another day, it could easily have got on to hit his stump off his inside edge. The rub of the green is with Central Punjab at the moment. Ahmed Shahzad, on the other hand, as well, has gone into his shell. Too shy of his 50. He's been there for quite some time now. Looks like now he's settled down. His focus is much better. Still have to continue to do that because the bowling is very good and disciplined. Have to wait for the bad ball to get a bigger knock. He's been getting 50s. He would love to get 100 in this under pressure knock, the third innings of the match. 26 overs gone, 78 without a loss, Central Punjab. You were just talking about the third inning hundreds. They always earn you more respect because they're always tough. Mostly when a third innings comes or second inning comes off your batting line, it's, as you just said, the ball is sometimes turning or keeping low. It's never easy. So that's why this is the most important inning for Ahmed Shahzad. If he's able to get to a third three-figure mark, that's what he should be looking to do. 60s, 70s won't help. You got to make 100 because that is what matters. Getting confident every time he plays now. It's been such a prolific player, Azhar Ali. Scored so many runs for Pakistan. Almost 90 test matches to his name. Being the captain for the side. Being the captain of a one-day side. Lovely human being. Shozab Raza constantly talking to Asghar, telling him to get off the wicket so he can have a better look. Runs. Not runs, just the run. One of it. I have a feeling something's going to give. Ahmed Shahzad has been holding back against Asghar. Will he try to go big, get to his 50? Nope, he shouldn't. Stay there till the end. That should be the message from the camp. It's not what I want, but that should be the message from the dressing room. Better. Very good cricket by Ahmed. Eased up a little for these batters. Early on with the new ball swinging in. Few LPW appeals, a catch gone down. Everything happened before lunch. Loving this banter between Asghar and Ahmed Shahzad. Although Asghar is much
junior in cricket. Ahmed is a senior member, but still a banter going on. It's good to see. He's really teasing him, Asghar. Really willing him on. Go for the big one. It's good stuff to watch. Very well bowled, very well bowled. He knows it. He knows it. He's after him. Have a look at that again. Throwing at him again. Not shying away Asghar at all. Even umpire has to come in between. Let them do it. Let them have some fun. Clearly, umpire Shozab Raza is telling Asghar to get out of his weight so he can see the action on the other end. It'll be a good replay to have a look where Asghar is finishing actually. But this has been going on for quite some time now. And now Khurram Manzoor talking to Asghar as well. 79 for none. He looks so good, Azhar Ali, whenever he's looking to drive the ball on the up. Whoa. Couple of them. Scary. Look at those eyes. I just heard the voice. It looks like Asghar's eyes. And yes, that's how he's looking at Ahmed Shahzad. Mid wicket, mid on, and the deep fine leg. Amir Hamza. Azhar Ali seems to have found the rhythm to his batting in the last 10 to 15 minutes. It's a lot of balls are striking right in the middle of the bat. His balance, his weight transfer is all of a sudden very, very good. And that's good to see, like Ali was saying. Once he does that, he's a very, very good player to watch. Over 6,600 test match runs for Azhar Ali. It's lots of runs with an average of 42. Firasat Shafiq, the skipper, setting the example. It's good that he's into some runs. He was struggling. Didn't get big runs in the last 3 games that we witnessed here at Gaddafi Stadium. In fact, this is the 3rd one. That is why probably he opted to open today in place of Abid Ali. Just to get the feel, of the new ball also. Get that rhythm going, as you just said. He's looking fine. You can clearly tell by the body language. He's much confident now. And on the other hand, since shoulders going down, smile is there. I love the shade. I'm gonna ask, where did he get these from? This has been the regular feature. Boys, young boys from the academy, that Shoaib Cricket Academy, right next to it at LCCA. A very hard-working young coach. Shoaib also is known as Shebi. He used to look like Shoaib Akhtar and used to bowl like Shoaib Akhtar. Very hard-working coach. Look at the focus. Always there for Azhar Ali. .28 gone, 79 for none.
Good festivity here in Lahore at Gaddafi Stadium. Two of the best teams in our domestic circle taking on each other. It's Sindh versus Central Punjab. Always intense, always a good game. Always full of banters. Today also we saw Asghar taking on Ahmed Shahzad, and now he's bowling to him. Nicely flicked in the gap. 2 runs will get Ahmed Shahzad to a 50 of just 86 deliveries. His 35th 50 of his career in first class, I'm talking about. 6th at Gaddafi Stadium. A very good inning, a very well-fought inning by Ahmed Shahzad. He rode his luck, but he's making the most of it. He had a chance at the second slip against Asad Shafiq was the culprit, but look at him. Battle continues with Asghar, but the job is only half done. Very well bowled, very well bowled. Asghar Khan, very well bowled. Sindh need wickets, couple of them, quickly, if they have to have any chance of having a result in this game. Very well bowled, mate. Nice, nice, that's good. Banter with a smile. Dangerous combination. It's a little different bowler than Zafar Gore is. You'll explain him. And that's what, keep an eye, close look where Asghar finishes. It's been better in this over. Previously, he was coming too far across in front of the umpire. Kept warning him. Is he doing it on purpose or it's natural to him? I think he's trying to come very close to the stumps to create that angle. And in doing so, he was coming right in front of the umpire. So he's now moved slightly away on the crease. And umpire is happy with that. Back foot, straight to the man. 29 gone, 81 without a loss as we see umpires signaling for drinks.
सेंट्रल पंजाब और सिंध की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं और पानी के वक्त के बाद फिर से कार्रवाई का आगाज हुआ। अहमद शहजाद और अजहर अली इस वक्त विकेट पर हैं। अहमद शहजाद ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर लिया। अजहर अली जो हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आए इनिंग्स में। अभी तक अच्छी फॉर्म दिखाई नहीं है। अजहर अली ने यहाँ पर उन्होंने 72 रन बनाए थे मैच में भी, लेकिन वहाँ पे भी यही देखा था कि काफ़ी ज़्यादा स्लो खेले थे। मुझे बैटिंग रिदम होता है उसकी कमी लगी है। हालांकि पार्टनरशिप 81 रन की हो चुकी है फरहान निसार। बिल्कुल इस इनिंग्स में भी वो रिदम दिखाई नहीं दे रहा। और जो अजहर अली की आपने बात की, तो ये सीज़न अगर कहा जाए कि बैट्समैनों का सीज़न है तो गलत नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर अजहर अली अभी तक 3 हिस्सों की इनिंग्स नहीं खेल पाए। 70-80 तक वो ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन सेंचुरी से वो अभी तक दूर है। जितने भी बड़े नाम हैं इस सीज़न में जो इस वक्त टूर्नामेंट में दस्तियाब हैं, अजहर अली इस वक्त आपके सामने हैं। फिर फवाद आलम ने ज़रूर एक सेंचुरी बनाई, लेकिन ज़्यादातर ऐसे खिलाड़ियों ने यहाँ पर बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली हैं, बड़े बड़े स्कोर बनाए हैं जो जिनको बड़े नामों में शुमार नहीं किया जाता। एहसान अली उसकी एक मिसाल है। तैयब ताहिर ने मुल्तान में डबल सेंचुरी स्कोर की। यहाँ पर पिछले मैच में मोहम्मद साद ने डबल सेंचुरी बनाई थी। अहमद शहजाद हूँ, अजहर अली हूँ, अक्सर शफीक ने भी अभी तक सेंचुरी नहीं बनाई है। इन तीनों ने भी अगर देखा जाए तो ये 3 फिगर्स में नहीं आ सके, जबकि हम कह सकते हैं कि रन्स का एक सैलाब उमड़ आया है इस सीज़न में। तारिक साहब, अजहर अली के अलावा जो करंट टेस्ट टीम है उसके जो मेंबर्स हैं, इमरान भट्ट ने सेंचुरी की है, आबिद अली ने की है, फवाद आलम का आपने जिक्र किया, लेकिन ये सीज़न बिलाशुबा नौजवान बल्लेबाजों का सीज़न है। बहुत सी मेडन सेंचुरीज हमें इस सीज़न में देखने को मिली है। तैयब ताहिर ने डबल सेंचुरी की सूरत में अपनी पहली सेंचुरी स्कोर की। एहसान अली आज 300 रन कर गए। अमाद आलम ने पहली सेंचुरी बनाई। अब्दुल वाहिद बंगलजई ने, यूसुफ बाबर ने, तो बहुत से जो यंगस्टर हैं, जो यंग बैटर हैं, उनके लिए ये सीज़न बहुत ही शानदार रहा है अभी तक। ब्रेक के बाद पहला ओवर मीर हमजा का खत्म हुआ। 81 मजमूई स्कोर। अड़तालीस ओवर्स का खेल आज के दिन में अभी बाकी है। सूरज की अच्छी खासी रोशनी अभी बाकी है। ऐसे में मोहम्मद असगर आएंगे। इस सीरीज में इतनी ज़्यादा टर्न देखने में नहीं आई असगर की जानिब से। सेंट्रल पंजाब के बॉलर थे जफर गौर, उनको ज़रूर टर्न मिल रही थी, लेकिन उन्होंने भी ज़्यादातर गेंदें जो हैं वो रफ से गिराई थी। ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे थे, ज़ाहिर है उनका एंगल भी बन रहा था। पहली इनिंग्स में ज़्यादा कारगर रहे थे। और अगर हम स्टंप माइक में सुने तो अजहर अली भी
पूछ रहे हैं अंपायर को कि 30 ओवर हो गए, तो 33 ओवर मज़ीद अभी यहाँ पर निकालने हैं सेंट्रल पंजाब के बल्लेबाजों ने। या क्योंकि जो आखिरी 15 ओवर्स हैं, आखिरी मैंडेटरी ओवर्स जो कहलाते थे, अब वो आखिरी घंटा शुरू होते ही अंपायर ख़त्म कर सकते हैं। अगर दोनों कप्तानों की मर्जी उसमें शामिल हो तो वहाँ खेल खत्म किया जा सकता है। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है, कुछ भी हो सकता है कि अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले विकेटें गिर सकती हैं। ये जो ओवर्स हैं, तकरीबन निस्फ दिन का खेल बाकी है, आज आखिरी दिन। ये 31 ओवर निकाल ली है यहाँ पर सेंट्रल पंजाब ने, और मज़ीद 32 ओवर के बाद मैंडेटरी जो घंटा जो 15 ओवर्स हैं वो शुरू होंगे। तो अभी तो इम्कान यही लग रहा है कि शायद वो 15 ओवर्स हम ना देख पाएँ। अब्दुल रज़ाक भी खुशगवार मूड में है। अपने प्लेइंग डेज में इतना खुशगवार मूड में नहीं रहते थे अब्दुल रज़ाक, जितना अब वो कोचिंग को एंजॉय कर रहे हैं। कट शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग हसन मोहसिन की। एक और अच्छा ओवर, एक और मेडन असगर की जानिब से। 81, कोई खिलाड़ी आउट नहीं। सिंध के एनालिस्ट हैं वलीद और अकरम रजा। साबिक ऑफ स्पिनर अब्दुल रज़ाक की अभी हमने बात की। पिछले सीज़न खैबर पख्तूनख्वा के ये कोच थे। ताबिश खान अब बॉलिंग के लिए आए हैं, ज़ोरदार अंदाज से ड्राइव करना चाहते थे सीधा मिड ऑफ के हाथों। वाह फरहान निसार, आप डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत क्लोजली आप वॉच करते हैं। सबसे अच्छा कोच आपने किसे पाया, आप किसे समझते हैं जो आइडियल कोच हो पाकिस्तान के डोमेस्टिक सेटअप में? देखिए अभी बहुत से कोचेज़ पुराने हैं, कुछ नए कोच आए हैं। अगर आप रिजल्ट्स की बात करते हैं तो फिर अब्दुल रहमान का नाम ज़हन में आता है, और वो बिल्कुल एक नीचे से कोचिंग करते हुए आए हैं। सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच उन्होंने खेला हुआ है। कोयटा से कोचिंग उन्होंने शुरू की, जो उनका आबाई शहर है। पेशावर को टाइटल्स जितवाए, और अब उनका शुमार सीनियर कोचेज़ में होता है। वाइट बॉल क्रिकेट में अब्दुल रहमान की कामयाबियां हैं। पिछले साल उस सदर्न पंजाब टीम के साथ और इस बार गेंद हवा में और हाथों में, निहायत ही शानदार कैच लिया। इस बार वहां पर मौजूद थे साद खान, उनने डाइव करके इस गेंद को हाथों हाथ लिया और अजहर अली अपनी विकेट से हाथ धो बैठे। स्ट्रोक खेलने से इज्तनाब कर रहे थे अजहर, अपनी बॉडी से दूर खेलने को गए और कैच लाजवाब था खान का। और ऐसे स्ट्रोक की तवक्को नहीं थी अजहर अली से। ऑस्टम के बाहर गेंद था, इसको ड्राइव किया और किसी बिछलावे की मानिंद हवा में उछलते हुए साद खान ने ये कैच पकड़ा। ये देखिए, ऑस्टम के बाहर गेंद गिरा, इसको ड्राइव किया, और ये देखिए बहुत ही शानदार कैच। और ऐसे कैचेस जो हैं वो टीम का मोराल बहुत ज़्यादा बुलंद करते हैं।
तो अजहर अली की मुज़ाहमत खत्म हुई 24 पर 81 पर 1। आबिद अली आए हैं नए बल्लेबाज, 126वां मैच खेल रहे हैं, 40 से जायद की औसत है, 24 सेंचुरीज हैं और उनका जो बेहतरीन स्कोर है 249 रन, ये इन्होंने सिंध के लिए किया था जब पहले सीजन में इन्हें सिंध की टीम में शामिल किया गया, तो यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 249 रन की इनिंग्स खेली आबिद अली। यह कैच बड़ा ही आला था। साद खान जो हैं छोटे कद के हैं और अच्छी उन्होंने डाइव की, लेफ्ट हैंडर हैं, लेकिन दाएं जानिब जाकर उन्होंने इस गेंद को हासिल किया। अजहर अली ऑफ साइड में खेलना चाहते थे और दूर खेले अपनी बॉडी से, और अपनी बॉडी से दूर बहुत ही अच्छा कैच लिया साथ में। बिल्कुल तैयार थे और बड़ी जल्दी रिएक्ट किया। इस मैच में रन्स नहीं कर सके, लेकिन जो कजाफी स्टेडियम की इनकी पहली याद होगी वो ये कैच इन्हें हमेशा याद रहेगा। हैदराबाद से इनका ताल्लुक है, हालिया अरसे में हैदराबाद ने काफ़ी अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं, उनमें एक नाम साद खान का भी है। और आज के दिन में ये पहली विकेट भी गिरी है जो आज एहसान अली इस ज़मीन पर बैठे हुए हैं। ये आए थे बैटिंग करने के लिए, 284 से इन्होंने इनिंग्स का आगाज़ किया, ट्रिपल सेंचुरी बनाई और इनके हमरा मौजूद थे मोहम्मद हसन, उनने भी अच्छी बैटिंग की। खेल जो है वो कुछ देर के लिए अभी रुका हुआ है। अहमद शहजाद जो है वो ड्रेसिंग रूम में है। ये साद खान है स्क्रीन के बिल्कुल दाएं जानिब, हैदराबाद शहर से इनका ताल्लुक। फैसल अतर हैदराबाद का एक बड़ा नाम थे। रिजवान अहमद जो हालिया टेस्ट क्रिकेटर नुमान अली के मामू हैं, वो पाकिस्तान के लिए खेले। ये पिछले साल सेकंड 11 में थे सिंध की, और वहाँ पर इन्होंने और इमरान डोगर ने काफ़ी रन्स बनाए थे। इमरान डोगर ने रन्स चार्ट को टॉप किया था, ये दूसरे नंबर पर थे। और ये सिंध की जानिब से काफ़ी मैचेस खेल गए हैं साद खान, लेकिन अभी तक इमरान डोगर को हमने सेंट्रल पंजाब की इस जर्सी में नहीं देखा, इस मेन टीम में, जो कि बड़ी हैरानी की बात है।
और तारिक साहब ये सिस्टम को लाया ही इसलिए गया है कि इसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करें तो ऊपर के जो लेवल है वहाँ पर चांस मिले, अगर अच्छा नहीं करते तो फिर तनज़ली कर दी जाती है। लेकिन सेंट्रल पंजाब की टीम इस मौके से फ़ायदा नहीं उठा रही। पहले सीज़न में नॉर्दर्न की टीम फैज़ान रियाज को सेकंड 11 से लाई, ज़िशान मलिक को सेकंड 11 से लाई, उन्होंने परफॉर्म किया। और अभी सिंध की टीम की आपने बात की, एहसान अली, हमाद आलम, साद खान, ये तमाम सेकंड 11 में रन्स करते हुए आए हैं। या अभी जो शाहिद यूसुफ थे वो सेकंड 11 में, जब वो T20 में उन्होंने रन्स बनाए थे तो उनको सदर्न पंजाब की फर्स्ट 11 में लाया गया था। यहाँ एक मैच खिलाया गया, फिर अब उनको फर्स्ट क्लास मैच में जब मौका मिला तो उन्होंने सेंचुरी बना दी। ये तैमूर सुल्तान पिछले साल एक खिलाड़ी थे नॉर्दर्न के, जो ओपनिंग बैट्समैन थे। इनको मैंने कराची में देखा था, ये सेकंड 11 से आए थे फर्स्ट 11 में पाकिस्तान कप में, और वो सुबह के वक्त जाकर उन्होंने बड़ी भरपूर सेंचुरी बनाई थी। बहुत शानदार उन्होंने इनिंग्स खेली थी वहाँ पर। अ, और उसके बाद वो नज़र नहीं आए। वो अभी सेकंड 11 के जो उन्होंने फैसलाबाद में 1-2 मैचेस खेले, वहाँ पर रन्स बनाए। हालांकि वहाँ विकटें भी ऐसी थी सईद अजमल अकेडमी पर, जहाँ रन्स बनाना इतना आसान नहीं था LCC ग्राउंड की निस्बत। तो तैमूर सुल्तान जो हैं उसके बाद वो भी नज़र नहीं आए। अब वो सेकंड 11 से भी मैच नहीं खेल रहे। तो नज़र रहनी चाहिए जो परफॉर्मर्स हैं उनको, हाँ वो नॉर्दर्न के लिए हूँ, क्योंकि नॉर्दर्न में एक मिसाल जो है ये नासिर नवाज़ की है। उनकी ये अच्छी गेंद थी इस बार ताबिश खान की। नासिर नवाज़ की कारकर्दगी अब तक ऐसी नहीं है इन बैटिंग पिचेस पे भी। अभी ये टीम नॉर्दर्न की हार भी गई है सदर्न के हाथों मुल्तान में, कि मुसलसल नासिर नवाज़ को हर तर्ज की क्रिकेट में मौके मिल रहे हैं, उनसे रन्स नहीं हो रहे। लेकिन जब इस तर्ज के बैट्समैन जो हैं जब वो बैठे हुए हैं इंतज़ार कर रहे हैं, तैमूर सुल्तान हूँ या दूसरे परफॉर्मर्स हूँ, आपको फिर उनको लाना चाहिए जो कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। तो ये सेंट्रल पंजाब पे भी ये मिसाल आती है। यहाँ साद नसीम से रन्स नहीं हो रहे सेंट्रल पंजाब के मिडिल ऑर्डर में। आप यहाँ इमरान डोगर को ला सकते हैं, तो आप मिडिल ऑर्डर में भी खिला सकते हैं शुरू में। नंबर 6 नंबर 5 पोजीशन पर ओपनिंग बैट्समैन को आप खिला सकते हैं जिसकी टेक्निक अच्छी हो, जो स्पिनर्स को बेहतर खेल सकता हो। और यहाँ हमने सिंध के नौजवानों में वो इंटेंट देखा कि जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। लेकिन सेंट्रल की टीम अगर पहले सीज़न से ही देखें तो वो बड़े नामों पर भरोसा करती हुई आई है। पहले सीज़न में सलमान भट्ट भी इस टीम में शामिल थे, कामरान अकमल भी थे, उमर अकमल भी थे। तो किसी यंगस्टर का इस टीम में खेलना कभी भी इतना आसान नहीं रहा। लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि कुछ ऐसे फैसले करना होंगे कि इस टीम ने अगर मुस्तकबिल की भी कुछ सोच अपनानी है तो इनको कुछ नए खिलाड़ियों को मौके देने की ज़रूरत है। एक और मेडन ओवर ताबिश का 81 पर है। कदमों का इस्तेमाल ज़रूर कर रहे हैं असगर के ख़िलाफ़, लेकिन अभी तक कोई ऊंचा शॉट हमने नहीं देखा। जिस तरह हमाद आलम ने स्पिनर्स के ख़िलाफ़ छक्के लगाए, ये देखिए फिर क्रीज से बाहर निकले और दिफाई अंदाज से इसको ड्राइव कर दिया। हमाद आलम ने बड़े ज़ोरदार छक्के साइड स्क्रीन के सामने लगाए थे सेंट्रल के स्पिनर्स को। Yeah, very well bowled, very well bowled. Good bowling, man, very good bowling.
अहमद शहजाद जब क्रीज से बाहर निकलते हैं तो उनका मकसद जो है वो शायद उससे अगली गेंद होता है कि बॉलर को जो है वो लेंथ पीछे गिराने पर मजबूर किया जाए। उस गेंद पर लगे रहो पाशा, बहुत अच्छा जब बॉल आप कर रहे हो। चार्ज करने के लिए खुले दिल से निकलते हैं तो वो स्ट्रोक ये नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन इस बार इन्होंने ऐसा कर दिखाया है और सामने साइड स्क्रीन पर हिट लगा दी। ये बड़ा छक्का लगाया है अहमद शहजाद ने। अब असगर पर उनके हावी होने का वक्त है। यह एक खूबसूरत शॉट, इसको हम दोबारा देखेंगे। आगे गिरा हुआ कि गेंद था, क्रीज से बाहर निकले और बिल्कुल साइड स्क्रीन के सामने। और इसी की अभी हम बात कर रहे थे, जिस तरह अहमद आलम ने स्ट्रोक्स खेले बिल्कुल उसी अंदाज से बॉलर के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। फिर अहमद शहजाद क्रीज से बाहर निकले। अब उनका एतमाद बढ़ने लगा है। 50 रन मुकम्मल करने के बाद एक मुख्तलिफ बैट्समैन अब ये नजर आएंगे। अच्छा फुटवर्क, इस ओवर में 7 रन बनाए अहमद ने। 88 एक खिलाड़ी आउट। ताबिश खान फार एंड से अहमद शहजाद कट करने के लिए गए, लेकिन अब इस पिच का बाउंस ऐसा नहीं है कि अब ये वाला स्ट्रोक आसानी के साथ खेल सकें। पिच की रफ्तार कम हुई है चौथे दिन पहुंचकर। ये दरअसल टेस्ट मैचेस की पिचेस होती हैं। कजाफी स्टेडियम की 5 दिन की पिचेस होती हैं। यहाँ चौथे और 5वें दिन स्पिनर प्ले में आते हैं और रिवर्स स्विंग का जो फैक्टर है वो भी रहता है। पहले जो 3 दिन होते हैं ये हमेशा बैट्समैनों के इनाम रहते हैं। यहाँ ये 88 पर ये 1 से ज़्यादा विकेटें गिर चुकी होती हैं। अगर अहमद शहजाद जब ये खुशकिस्मत रहे तो LBW का फैसला बआसानी इनके खिलाफ जा सकता था। उस सूरत में इनका जो टॉप ऑर्डर है वो दबाव में होता। बासित अली ये अपने ज़माने के अच्छे स्टाइलिश बैट्समैन थे। स्पिन को बहुत अच्छा खेलते थे। वेस्ट इंडीज़ जब गए थे तो फास्ट बॉलर्स पे भी इन्होंने अपनी धाक बिठाई थी। कर्टली एम्ब्रोज, वियन फिशर, कोर्टनी वॉल, जब तीनों अपने जोबन पर थे सबसे अच्छी बैटिंग की थी 1992-93 के उस मुश्किल दौरे में। और उससे पहले 4-5 सीजन्स में काफ़ी रन्स किए हुए थे बासित अली ने। और ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग चाहते थे कि इनका कैरियर शुरू होते ही ख़त्म हो जाए, इसलिए इन्हें वेस्ट इंडीज़ भेज दिया गया था। लेकिन वहाँ बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली, एक 60 रन की इनिंग्स भी वनडे इंटरनेशनल में खेली बासित अली ने। लेकिन ये पहले बैट्समैन नहीं थे जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ जाकर वहाँ अपने करियर का आगाज़ किया। सईद अहमद जो पाकिस्तान के मशहूर कप्तान थे, जिनके नाम पे स्टैंड भी है यहाँ, वो भी बड़े स्टाइलिश बैट्समैन थे। उनका भी जो टेस्ट करियर है वो वेस्ट इंडीज़ जाकर ही शुरू हुआ था। और उस ज़माने में भी वेस्ट इंडीज़ के पास उतने खतरनाक फास्ट बॉलर होते थे। सईद अहमद ने 500 से ज़्यादा रन बनाए थे उस दौरे में। ये वही दौरा था जब हनीफ मोहम्मद ने वहाँ ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी। तो अगर आप अच्छे बैट्समैन हैं, पूरे एतमाद बैट्समैन हैं, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जिमामुल हक ने इंग्लैंड से अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने भी वेस्ट इंडीज़ जाकर दरअसल कामयाबी हासिल की थी। इंजमाम जब नए आए थे तो उसी दौरे में 1992-93 का, जिसमें बासित अली सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। इंजमाम ने आखिरी टेस्ट मैच में
एंटीगा में अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी बनाई थी। जी हाँ, इंग्लैंड में नाकाम रहे थे इंजमामुल हक पहले 4 टेस्ट मैचेस में, फिर उन्हें ड्रॉप किया गया। और जो वेस्ट इंडीज़ का वो टूर था, बहुत से नए खिलाड़ियों का करियर वहाँ से शुरू हुआ। नदीम खान जो अभी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर हैं, उनका डेब्यू भी उसी टूर पर हुआ। उसके अलावा शकील अहमद जो विकेट कीपर बैट्समैन थे डस्का से, वो भी वेस्ट इंडीज़ गए थे। 34 ओवर्स के बाद 88 पर 1। Abid Ali batting at number 3. After the dismissal of skipper Azhar Ali, spectacularly taken by Saad Khan, diving to his wrong side. Airborne when he took that ball. They needed that wicket. There might still be some late drama here. Runs for Abid Ali. Should like to get 3. Good running by Ahmed Shahzad. Abid Ali being inventive right from the get-go. First scoring shot. But now this is interesting. The battle resumes between Ahmed Shahzad and Asghar. Ahmed Shahzad smashed him for a huge 6 in the last over, right over his head. Down the track, straight over the head of the Asghar. 6 runs to Ahmed Shahzad. Repeated the dose, Ahmed Shahzad charging down the wicket, and the difference is he gave himself some room to allow that bat to swing freely through the line. He was nowhere near the pitch of the ball, but its intentions were clear, and that bat swing was very, very uncomplicated. Magnificent strike. Look at that. Gave himself some room and hit it straight as an arrow. Again, but this time straight to Asghar. He's won the battle against Ahmed Shahzad and he's enjoying it. Why not? He's worked for this wicket and got a big wicket. Ahmed Shahzad getting excited after hitting a 6. Idea was right, elevation not quite there. Hit it straight to the hands of the bowler. Asghar had the last laugh. Ahmed Shahzad of a thick inside half of the bat, and look at the move from Asghar. He really enjoyed that. He got stuck into Ahmed Shahzad throughout his innings, and despite being hit for 2 sixes, he came back strongly and dismissed the opener. Ahmed Shahzad played well though, made 63. Central Punjab 97 for 2. Is there a twist left in the game as Mohammad Saad walks in? 31 years of age, 1200s, best of 203 to his name, 5,706 runs, 33 runs average for Mohammad Saad.
Coming off the back of a double 100 and a solid 88 in the first innings, but this is entirely different. And his mettle will be tested. Sindh having got 2 wickets relatively cheaply. The last half an hour or so, they've made the inroad. This game is not over yet, like Ali said. You might have a late drama. The lead is still 132 runs for Sindh. That's what Punjab makes to make Sindh bat again. Long way away right now. Testing times for central batters as we see Asghar bowls to Mohammad Saad. Ooh, straight away, something. And we can clearly hear from our stump mic, they're saying it's not easy to block. Ahmed Shahzad wanted to hit it over the head of Asghar. Ball is keeping low. 35 overs gone. 97 for 2 Central Punjab. So the equation at the moment, Shah Faisal, we've got 28 overs left for the day before the mandatory overtime starts. What can Sindh do from here? One more wicket before the tea interval would make things very interesting for the last session. That's what Sindh would be hoping for. We might still have 43 overs available in total if we had to use those mandatory overs. But it's crucial, this little passage before tea, as we watch Thabit. The ball is swinging from Tabish. Hassan, the wicketkeeper, rightly said it's not easy. It's definitely not easy. Girls cricketer, the rightmost, did represent a tournament in Quaid. She's a very talented batter. Opens the inning for Salman Qadir Academy. Abdul Qadir Academy, in fact, run by Salman Qadir. Thabit has got the breakthrough, 114. Called a very good spell. If he can get one more wicket here, especially Abid Ali, that will make things very exciting to go to the tea. I would have been very, very tempted to bring Hasnan back for a little burst before tea. And he could be fresh enough to come back and bowl under lights after tea as well. A couple of poles here. That could really put pressure on Central Punjab batters. Driven nicely. Yes, surprisingly, Hasnan has just bowled 5 overs in this inning so far. I'd like to see more of him. Maybe keeping him fresh for the last session, twilight. Maybe. He bowled 1 over before lunch, so 4 overs in this session. He was warming up before that wicket fell of Ahmed Shahzad. I think since the new batter was in, skipper is, well, you've got both the batters, they're quite new at the crease. Would not be a bad time to bring him on. There was an edge. Falling short of Khurram Manzoor at first slip. Tabish Khan is such a great performer. Has taken a wicket already. He's been into situations lots more time. He's taken 603 first-class wickets. He would know how to bowl. Definitely. There's no doubt about that. If one bowler could run through a batting lineup, I still think it's Hasnan. Especially a pace and spin combination. Asghar is providing excellent control on the other hand. Central Punjab has nothing to achieve from this situation here. That also makes your job a lot harder. Have to wait what skipper Asad Shafiq has in mind.
Taggart slip for Gordon, a wide first slip and a gully. Then a short cover catching and a short mid-wicket catching. Swing available for Tabish. A hint of a reverse swing maybe. End of 36 overs, 97 for 2. Testing times for the batters at the moment. Sindh has to go all in. They've got all to play for. Every time Asghar bowls, he's in with a chance. You can tell by the follow-up. The short extra cover position is very important because we've seen Saad clear his front pad and look through to hit through the offside. But he doesn't want to keep lunging forward at Asghar with a good arm delivery. Short leg is in play. Almost a leading edge. Pressure time. That's the call from Sindh skipper Asad Shafiq. And it is indeed pressure time. He said Central Punjab have had it all their own way. They've been batting in their comfort zone all season. They haven't been tested under any sort of pressure of losing a game. A lot riding on this little session. Not comfortable at all is Mohammad Saad. What he's suggesting, he wanted to play towards mid-off. Timing quite not there. The spin also from Asghar. He'll get runs. Probably a couple of them. Easily done. Saad is accomplished against spin. Wrong line from Asghar. Think got his field set on the offside. Doesn't want to give any deliveries. Saad to get a release shot away. Good fielding. Bit of fumble in the end. Will earn 1 run to Mohammad Saad. Once again, have a few spectators in the Javed Miadad enclosure. Just about time for the lights to come on as well. That normally brings quite a few more people into the ground. Sindh needs a wicket. Keep the pressure. Tucked away nicely by Abid Ali. Will earn him only 1 run. Runs don't matter. It's the wickets that are precious at the moment for Central Punjab. End of 37 overs, 101 for 2.
Senior members talking about what needs to be done. Abish is having a little drink. Hasnan has got the ball right now, working rigorously on it. Was able to get some reverse short spell that he bowled either side of lunch. For now is Tabish. I can imagine Tabish continuing. He's doing a bit with the ball. The ball is swinging. And with his experience behind him, it looks like one to get wickets. Only given away 14 runs. He's into his 10th over. What a performer. What a man. Tabish Khan. 603 first class wickets. Tabish Khan also looking for the Yorker. Lost a yard or two of pace that he had a few seasons ago. The guile and the experience is still there. Skill and craft, it's still there. Too short. Pounced Abid Ali. Cracking cut shot for a boundary. Too short and too wide from Tabish. That's what he was looking for, Abid Ali. Shot outside the off stump. No pace. Easily done. Found the gap to perfection. That's what you associate with somebody like Abid Ali. Well, look at that. Easy pickings. He's not going to miss out on these deliveries. No. The change in opener has worked for Central Punjab. Abid Ali playing at number 3. It was Azhar Ali who opted to open today for Central Punjab. He had a good partnership, early partnership with Ahmed Shahzad, although Ahmed did get a few chances. But they held on to their nerves, stayed focused, and get over that difficult early ball period. First 10 to 12 overs. Ooh, again wanted to cut it. It nipped in from Tabish. That's what he's staring at. How did you survive that? Wonderful bowling by Tabish Khan again. The skill and the craft that I was talking about earlier. That ball jagged back in. But that slight lack of pace allowed Abid to bring the bat down. But he was in trouble. Superb delivery from Tabish Khan. Look at that. Kept coming in at Abid. Abid was looking to cut. Ramped for space. Driven off the front foot. Runs again. Just the one. Seen Hasnan warming up. Is he going to come on for just the 1 over spell just before the break? 10 minutes to go till tea break. 2 wickets in the session for Sindh. They've really persevered really hard, and Tabish and Asghar got them the breakthroughs. Imagine if the catch was taken from Asad Shafiq in the first session before lunch. Things would have been different. Asad Shafiq dropping a simple catch in second slip. Gave a life to Ahmed Shahzad, who then made the most of it. Although he did only get a 50 after that, but the time he spent, that was gold. Ball is swinging for sure. It's not easy. You need to be highly skilled to negotiate a spell from Tabish Khan. End of 38 overs, 106 for 2 Central Punjab.
Sun is setting, the lights are coming on. What a beautiful shot this is. Production team, big pat on the back. Showing these wonderful pictures to the audiences all around. Good over by Tabish. I still think ball one too many in this spell. Crowd have come in, especially since yesterday and today. They've come in good numbers. I'm glad that there was a billboard put right outside Qaddafi Stadium. Then the entry is free. You just need to have your ID card with you and you can enter the stadium in Javed Miadat enclosure. You must come and see your heroes here at Qaddafi Stadium. You'll never forget this experience. Especially a night first class game is always fascinating. Change of field, a leg slip, short leg and a slip. Leaving the square behind on the offside, totally empty. The inside edge. Luckily it went through the gap. Such a peak with his little legs pumping. Got to the ball, couple of runs. Not comfortable though, Abid Ali. Sindh can go all out here because 4 deliveries left from this end. Probably will have enough time with just one more over from the FC College end. Wicket here could set up the last session very, very nicely. We've seen previously 7 wickets fall in the final session on the final day of the first class game or a test match. Also, if they can break this partnership, they can feel that they have a chance. Mohammad Saad Naseem to follow is not into runs, not in a good form. Pressure times. Junaid is young, still new. And then the bowler is to follow. Absolutely. So this partnership, they must believe it's about this partnership. They can get this wicket, especially Abid Ali. And ever since these two have come together, running between the wicket, they haven't had any coordination. Couple of hiccups already that would suggest there are still some nerves. Down the track. Found the gap. Stan doing the chase. 2 more runs to Abid Ali. The chase should warm Hasnan up very nicely if he's given the ball in the next over. Nice and loose. Steer in. See if he can get a breakthrough at the moment. Abid Ali. And this is what we haven't seen at all as well. Abid Ali using his speed. He's been playing from the crease. We've seen mammoth knocks from him. Very little evidence where he was prepared to come out of his crease. Then batters probably have prompted him to do that. Quick hands. Abid Ali has. That's the reason probably he doesn't use much of the footwork as you were talking about. 39 gone, 110 for 2 Central Punjab. Trailing rather by 119 more runs. They've got a session and an over to go. As we see Tabish Khan, we were hoping to see 1 over from Hasnain, but only 5 overs is bowled in this game. It's a session to go after this over, maybe keeping him fresh for that session. As you mentioned earlier, we've seen wickets fell in the last session. Pressure time, underlights. There's every possibility of wickets to fall. That's where maybe, just maybe, Hasnain will come handy. Because at the moment, Tabish is doing fine job. He's keeping things tight. Not giving away runs. He's swinging the ball. Hard working.
field, going down, maybe, yes. Lucky Mohammad Saad. Probably two noises as well. But Saad lost his balance. Very susceptible in this area at the beginning of his inning. I think he just got something on it. Walid Yaqub has been in action. Couple of very tough decisions he had to make. There you go, big inside edge onto the pad. He's not had a good match, Walid Yaqub. Couple of times favored Ahmed Shahzad LBW decisions towards him. Just love people pouring in that Javed Miandad enclosure. You can see people coming in numbers. Wonderful to see all these club crickets around the stadium at LCCA. Good signs. That's where Saad likes it. Off the back foot. Standing up tall. Straight bat. Balance is immaculate when he plays off the back foot. Tabish Khan into his 11th over. Like Ali was saying, Hasnan has only bowled 5 overs in the inning. 4 overs in this session. The entire 2-hour session. Once again, look at the crowd, and there's some girls cricketers as well. Very good to see. There's some little girls as well. Two fielders catching on the onside now. Oh, brilliant. Brilliant by Tabish Khan. Right on the money, a yorker. Bit more pace, it would have made things interesting. You could see the skill that this man has, Tabish Khan. Look at that. Wide of the crease. Keep coming in at Saad. Very comfortable in the end. Because like Ali said rightly, pace that allowed Saad to control it. Even better from Saad. Got a good stride in. Finding the middle of the bat. 12 deliveries now that he's faced. What do you think, Ali? Do you think Asad Shafiq missed a trick by not introducing Hasnan a couple of overs ago? He should have bowled. Yes, I agree with that. But Tabish Khan is bowling so nicely, swinging the ball. He is asking the questions on every occasion. Playing away towards point. No fielder there. 4 runs to Mohammad Saad. This time it was the attempted away swinger. Plenty of time for Saad to adjust his stroke. Use Tabish's pace. Just good use of the wrist. Look at that. Where he turned the face of the bat at the very last minute to get the timing and placement. Tantalizing chase for the fielders. The ball wins the race in the end. Should be the last delivery before the tees. That means we'll have one more session after this delivery. That Central Punjab batters needs to survive to draw the game. Runs don't matter, wickets matter. Again an in-swinging delivery. Again more pace. Would have disturbed Mohammad Saad. So that's it. Tea time at Gaddafi Stadium, Lahore. Central Punjab, 114 for the loss of 2 wickets. It is Mohammad Saad is there on 7. Abid Ali has scored 13 runs. It's been a good session for both teams. Sindh side taking 2 wickets, 2 crucial wickets, included Azhar Ali and Ahmed Shahzad. On the other hand, Central Punjab has not let them go. As we see crowd pouring into the ground for the last session, it's going to get very interesting. So if you are anywhere around Gaddafi Stadium, do come in at Javed Miandad enclosure. Look at the session, 25 overs.
2 wickets and 60 runs. Slightly sluggish over rate. We had a couple of stoppages in there, but the run rate was 2.4. Sindh managed to get 2 wickets. They would have loved to have a few more, but 2 is all they could get. Let's have a look at how the wickets fell in this session. First one to go was Azhar Ali. What a catch! Brilliant catch! In a game where catches have been dropped, this is gold. Ahmed Shahzad missing out again after getting the start. He wanted to go big. At the end, Asghar getting the best of him. The batting card for Central Punjab. 2 wickets fell. Azhar Ali, the first one to go, scored 24 runs. Ahmed Shahzad again scoring, getting the start, not getting a big one. Was caught and bowled by Mohammad Asghar of 63. Abid Ali and Mohammad Saad, the men not out at the moment. 114 for 2 Central. Wickets for Tabish Khan and Mohammad Asghar. Surprisingly, Hasnan only bowled 4 overs in this session. 5 altogether out of 40. 114 for 2 with 40 overs. Another 38 overs could be possible. 23 before the 15 mandatory start. And this is the match summary, how it looks. Central Punjab trail by 115 runs. It's time for all of us to have some tea here at Gaddafi Stadium. See you in a bit.
वेलकम बैक। यहाँ कज़ाफी स्टेडियम में ये आखिरी सेशन शुरू हो रहा है सेंट्रल पंजाब और सिंध के माबैन मैच का। 115 रन्स सेंट्रल पंजाब को खसारे का सामना है। 8 विकेटें अभी बाकी। अहमद शहजाद ने आज टेस्ट सेंचुरी बनाई और उससे पहले एहसान अली ने ट्रिपल सेंचुरी बनाई सिंध के लिए। वो नॉट आउट रहे 303 पर। बड़ी अच्छी बैटिंग उन्होंने की। यादगार इनिंग्स खेलने में कामयाब हुए। काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में ट्रिपल सेंचुरी बनते हुए देखी गई। जफर गौहर ने 3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद असगर ने पहली इनिंग्स में 4 विकेट लिए। आज भी उन्होंने एक खिलाड़ी को आउट किया। ताबिश खान ने भी 1 विकेट हासिल की। दिन अब डूबने को है और साथ साथ ये मैच जो है ये भी अपने आखिरी मरहले में, अपने आखिरी घंटों में दाखिल हो रहा है। सिंध ने आज चाय के वक्फे से पहले मोहम्मद हसनैन से बॉलिंग नहीं कराई थी इस डे नाइट मैच में। हालांकि नए बैट्समैन मोहम्मद साद आए थे तो उस वक्त ख्याल किया जा रहा था कि अपने सबसे तेज़ बॉलर को लाएंगे एक्शन में, लेकिन उस वक्त ताबिश खान और असगर बॉलिंग करते रहे। असगर ही ऐसा लगता है कि वक्फे के बाद भी बॉलिंग का आगाज़ करेंगे और मेरे साथ कमेंट्री का आगाज़ कर रहे हैं इस सेशन में फरहान निसार। फरहान, इस सेशन में क्या हो सकता है? क्या दोनों टीमों की अब नज़र पूरी तरह ड्रॉ पर ही है? देखिए, जो पिछले सेशन में ख़ास तौर पर जो इख्तितामी ओवर थे उनमें जो बॉडी लैंग्वेज दोनों टीम्स की दिखाई दे रही थी वो तो ड्रॉ की तरफ ही थी। वो ऐसा लग रहा है कि सिंध ने भी ये बात कबूल कर ली है कि ये मैच ड्रॉ ही होगा, क्योंकि जो इब्तदाई 15 से 20 ओवर्स में जो हमने सिंध की जानिब से जो पेशकदमी देखी थी वो अब दिखाई नहीं दे रही। ये शॉर्ट लेग को लाया गया है। एक फील्डर को आबिद अली के करीब। लेग स्लिप में भी एक खिलाड़ी मौजूद हैं। 3 सेंचुरियां बना चुके हैं आबिद अली इस साल का आज़म ट्रॉफी में। अच्छा आगाज किया असगर ने। वक्फे के बाद अच्छी बॉलिंग की इस मैच में जिसमें ज़्यादा विकेटें गिरी नहीं है। इन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया असगर ने। सिंध के खिलाड़ियों ने बहुत ज़्यादा स्वीप शॉट खेले। सेंट्रल पंजाब की जानिब से ऐसा कम ही देखने को मिलता है। जी, और इन दोनों बॉल्स पर जोसेफ रजा खुश नहीं है असगर से, क्योंकि जब वो गेंद करने के बाद जो उनका फॉलो थ्रू है बिल्कुल अंपायर के सामने आ जाते हैं, जो डेंजर एरिया कहलाता है पिच का। ये देखिए, गेंद करने के बाद जो उनका दूसरा पैर है वो बिल्कुल 3 विकेटों के सामने गिरता है। ये टीममेट रहे हुए हैं सिंध के अक्सर खिलाड़ियों के आबिद, इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं ये। भैया अच्छा शॉट खेला इस बार इनसाइड आउट। गेंद तक पहुंचे, बाहर निकलकर खूबसूरती के साथ इसे खेलने में कामयाब हुए। बड़ी उम्दा टाइमिंग आबिद अली की। एक इन फॉर्म बैट्समैन का शॉट था। जी हाँ, टाइमिंग लाजवाब और उसके साथ साथ जो प्लेसमेंट थी वो बहुत उम्दा। ये देखिए, कदमों का इस्तेमाल और गैप देखा। पूरे कुव्वत से वो शॉट नहीं लगाया, जितनी कुव्वत दरकार थी उतनी इस्तेमाल की और बाउंड्री हासिल की आबिद अली ने। आबिद अली इनका अगर इंतखाब होता है दौरा बांग्लादेश के लिए, वहाँ स्पिनर से ही इनका ज़्यादा पाला पड़ेगा। पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान को चिटागोंग में खेलना है। आप समझते हैं स्पिनर से ये बेहतर तौर पर निमट सकते हैं? चालीस ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। ये देखिए अक्सर का जो रन अप और फिर फॉलो थ्रू है। ये यहाँ पर गेंद करवाने के बाद उनका दूसरा पैर है वो बिल्कुल स्टंप्स के आगे आ जाता है, जिसकी वजह से जोसेफ रजा ने उन्हें तनबीह की।
स्पिनर के खिलाफ अच्छा खेलते हैं आबिद अली, और बांग्लादेश में इम्कान तो यही है कि आबिद उस टूरिंग पार्टी का हिस्सा होंगे जो 2 टेस्ट मैचेस के लिए बांग्लादेश का सफ़र करेगी। अभी भी देखिए कप्तान को ये इम्प्रेशन दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं ये मिड ऑफ पर खड़े हुए हसनैन की, वो बॉलिंग करना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा इरादा है नहीं। से शफीक ने वो एक बार फिर गेंद थमा चुके हैं ताबिश खान को। शॉर्ट कवर को लाया गया है, इसके अलावा शॉर्ट मिड ऑन है, शॉर्ट मिड विकेट पर एहसन अली है। हसनैन एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने ज़्यादा परेशान किया है इस मैच में सेंट्रल पंजाब को अपनी पेस से। कोई वजह नहीं कि उनको यहाँ इस्तेमाल ना किया जाए। जब अब ये वो सेशन होता है जिसमें फास्ट बॉलर को एक मूवमेंट मिलती है, मौसम भी अच्छा है फास्ट बॉलिंग करने के लिए। खेला बाहर निकलते हुए हवा में स्क्वायर लेग के फील्डर जा पहुंचे और दूसरे रन के लिए भी आ पहुंचे आबिद अली। ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाना चाहते हैं ताकि इनका एतमाद बरकरार रहे। तो काफ़ी दिलचस्प होगा कि टेस्ट मैचों में ये पाकिस्तान की टीम क्या होती है, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान के ओपनर्स हैं इनका इंतखाब किया जाता है। इमरान भट्ट भी रन्स बना रहे हैं, आबिद अली ने भी रन्स बनाए हैं। इमरान भट्ट ने अभी फैसलाबाद में डबल सेंचुरी बनाई है। तब्दीली का इम्कान कम है तारिक साहब, अगर अब टेस्ट स्क्वाड की बात करें। और चीफ सेलेक्टर वसीम जो है वो पिछले मैचेस में यहाँ पर आते रहे हैं, मैचेस देखते रहे हैं बैठकर, तो उनकी भी गहरी निगाह रही है इस फर्स्ट क्लास सीज़न पर। तब्दीली जहाँ ज़रूरी है वहाँ होनी चाहिए। तो हमने देखा है कि ये जो ओपनिंग पेयर था पाकिस्तान का ये इतना कारगर नहीं था। बैक साइड में फिर खेलने में कामयाब हुए, गैप में 4 रन के लिए गेंद आखिर में खासी रुक गई थी लेकिन फील्डर दूर रह गए। विकेट इतनी सुस्त हो चुकी कि आप फास्ट बॉलर को बाहर निकल कर भी शॉट लगा सकते हैं। आबिद अली ने वही किया। आबिश खान की पेस का फ़ायदा उठा रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं आबिद अली। ये देखिए पतवा भी क्रीज से बाहर निकले, अगरचा इतना अच्छा टाइम किया हुआ ये शॉट नहीं था लेकिन फिर भी बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हो गए। और गेंद भी आप देखिए तारिक साहब की सिर्फ 41 ओवर पुराना है लेकिन इसकी जो शक्ल है वो काफ़ी ख़राब हो गई है। और ये पिंक बॉल के बारे में अभी पता चला है कि ये जल्दी ख़राब होता है, जो रेड जो रिवायती सॉफ्ट बॉल है। उसकी वजह यह है कि आप अगर पहले 2 दिन देखेंगे, पहले 3 दिन क्योंकि पिच पर घास का असर रहा था, उस विकेट के ग्रीन होने के सबब वो अच्छी हालत में नहीं और अच्छे स्ट्रोक्स भी लगते रहे। पहले दिन ये पिंक बॉल्स थी लेकिन आज क्योंकि जो विकेट है ये कदरे रफ हुई है और आप देख सकते हैं कि पेयर पैचेस हैं पिच पर और स्पिनर्स के लिए वहाँ पर फुट मार्क्स भी बने हुए हैं। तो ऐसे ये जो गेंद है ये ज़्यादा मैली होगी है उस पिच पे क्योंकि इतनी ज़्यादा घास नहीं बची। ताबिश का पहला ओवर वक्फे के बाद खत्म हुआ 125 पे 2। और ये वो नतीजा है जिसका इंतज़ार पहले 3 राउंड्स तक किया गया। मुल्तान में सदरन पंजाब ने शिकस्त दी है नॉर्दर्न की टीम को। एक वक्त तो लग रहा था कि शायद इनिंग्स की शिकस्त हो जाए लेकिन सिर्फ 1 रन का हदफ मिला। और यहाँ जो बाएं हाथ के स्पिनर हैं अली उस्मान, पूरे वाला से पहाड़ी से इनका ताल्लुक है, उन्होंने 7 विकेटें हासिल की हैं। और टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास जो सदरन के कप्तान हैं उन्होंने भी यहाँ विकेटें अपने नाम की हैं। यूसुफ बाबर ने शानदार सेंचुरी बनाई, 138 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली। ये भी बाएं हाथ के बैट्समैन है यूसुफ बाबर। नासिर नवाज ने ज़रूर 58 रन बनाए
इस इनिंग्स में, लेकिन इस मैच में पूरी तरह नाकाम हुई है। यहाँ सदर्न पंजाब की बैटिंग, ये वही बैट्समैन थे जो यहाँ सेंचुरी और डबल सेंचुरी बना रहे थे लाहौर की पिच में, क्योंकि इस पिच पर बॉलर्स के लिए खातिर खा मदद नहीं थी। और ये गेंद नीची रही। बैकफुट पर खेलना खतरनाक होता है यहाँ चौथे और पांचवें दिन इन आखिरी सेशंस में। साथ गलती कर बैठे। मैं बात कर रहा था कि नॉर्दर्न की टीम जो है वो, उनके खिलाड़ी यहाँ पर रन्स के अंपायर लगा रहे थे, लेकिन यूं ही मुल्तान की एक ऐसी पिच पर गए जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड थी, तो वहां पर वो बैटिंग की कली खुल गई। फिर बिल्कुल पहली इनिंग्स में 163 पर ढेर हो गई थी नॉर्दर्न की टीम। बोल्ड कर दिया इस बार। एक और गेंद नीची रही। खड़े खड़े साद ने पहली इनिंग्स में स्पिनर को बड़ा अच्छा मैनेज किया था अपनी क्रीज में, लेकिन इस बार उन्होंने गलती की आगे ना आने की। एक और विकेट असगर की। उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा, विकेट टू विकेट। बिल्कुल ये तीनों स्टंप्स के दरमियान उन्होंने गेंद किया था और एक कदरे तेज गेंद था, शार्प टर्न हुआ, तेजी से ये गेंद स्पिन हुआ, इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे मोहम्मद साद। ये देखिए मिड स्टंप पर गिरा और ये तेजी के साथ स्पिन हुआ, ऑफ स्टंप ले उड़ा मोहम्मद साद की। और ये ट्विस्ट है इस मैच में, यहाँ से सिंध की टीम फिर अपने पंजों पर आई है। 7 रन बनाए मोहम्मद साद ने 125 पर 3। एक 4 मैचों में 5000 रन बनाए हुए हैं। 31 की औसत है साद नसीम की। 139 बेहतरीन स्कोर है। यहाँ अब देखना ये कि कैसा मैनेज करते हैं। वैसे स्पिनर्स को बेहतर खेलते हैं साद नसीम फास्ट बॉलर की निस्बत, लेकिन क्या डिफेंसिव टेक्निक ऐसी है यहाँ पर शो करने में कामयाब होंगे। टेस्टिंग कंडीशंस हैं, इनसाइड एज, ये ज्यादा उठी नहीं बैट पैड से लगने के बाद। ये मुश्किल वक्त है साद नसीम के लिए और असर पूरे चौबन पर दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। 3 फील्डर बैट के करीब है। एक बार फिर इनसाइड एज, लेकिन इस बार लेग गली में कोई खिलाड़ी नहीं था, लेग स्लिप में कोई खिलाड़ी नहीं था। पूरा मंजूर लंबा फासला तय करके आया, 3 रन का इजाफा। वहां बात यह थी कि जिस गेंद पर मोहम्मद साद आउट हुए बिल्कुल स्टंप्स की लाइन से गेंद टर्न हुई और ये एक और मिसाल है मोहम्मद साद। इन्होंने भी डबल सेंचुरी बनाई जब हालात जो हैं बैटिंग के लिए बड़े साजगार थे, लेकिन जो ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ा तो फिर ये एक मंजरनामा बदल गया। ये जो अभी हमने देखा कि स्पिन को बिल्कुल कोप नहीं कर सके। मैच की सूरत हाल का बहुत ज़्यादा दारोमदार होता है खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर, और कुछ खिलाड़ी चाहते हैं कि उन्हें कंफर्ट जोन मिले, वहां वो परफॉर्म करें। 128, 3 विकेट के नुकसान।
दो फील्डर को कैचिंग पोजीशन में स्लिप में रखा गया है, तीसरे इस वक्त फाइन गली में है। यहाँ पर मिस फील्डिंग हुई, अच्छी क्रिकेट नहीं है असगर की जानिब से। यहाँ से शफीक जो हैं ताबिश खान के साथ उनका परसिस्ट करने का ये मकसद हो सकता है कि ये ज़्यादा गेंद को बेहतर हिला सकते हैं इस वक्त, ये ट्वाइलाइट के वक्त में। कारदार एम्प्लॉयर छत के ऊपर सूरज की आखिरी रोशनी बाकी रह गई है, लेकिन गेंद ज़्यादा नर्म है इस वक्त। ताबिश खान की रफ्तार के एतबार से बेहतर ये होगा हसनैन को लाया जाए। नए बैट्समैन हैं, जाहिर है कि इस वक्त राल टपक रही होगी फास्ट बॉलर की भी, ये हालात देखकर ट्वाइलाइट है, नए बैट्समैन विकेट पर हैं। ऐसी सूरत हाल है यहाँ पर 1-2 विकेटें हैं, यहाँ पर जल्दी गिरें तो टेल की आमद हो सकती है, बिल्कुल दरवाजे खुल जाएंगे। अभी ये थोड़ी सी खिड़की खोली है चाहे एक वक्फे के बाद जब इन्होंने 1 विकेट हासिल की है। बिल्कुल हसनैन को यहाँ पर मौका देना, अगर फिर जिस तरह साद नसीम फास्ट बॉलर्स के खिलाफ मुश्किल में रहते हैं हमेशा, और ख़ास तौर पर जब गेंद रिवर्स स्विंग भी हो रहा हो। मूसा खान के सामने भी हमने देखा कि ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, तो यहाँ एक अच्छा फैसला हो सकता है कि जितनी जल्दी हसनैन को इस एंड से बॉलिंग के लिए तलब किया जाए। क्योंकि पेस ज़्यादा नहीं थी इसलिए खेलने में कामयाब हो गए, बल्ला लाने में कामयाब हो गए साद नसीम। और अगर ये कुछ देर बाद लाएंगे भी हसनैन को तो उस वक्त तक ये सेट हो चुके होंगे साद नसीम भी आबिद के साथ, फिर इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि आप नए बैट्समैन पर पहुंचते ही वो विकेट लेने का ज़्यादा बेहतर वक्त होता है। और यही जो बड़े कप्तान थे उनकी खूबी भी थी, इमरान खान या इयन चैपल या कितने भी अच्छे कप्तान गुजरे हैं, वो मौका देखते थे फिर बॉलिंग में तब्दीली से घबराते नहीं थे, अपने स्ट्राइक बॉलर को फौरन ही ले आते थे। इमरान खान अक्सर ऐसा करते थे, वसीम अकरम को फौरन ही ले आया करते थे 32 पर 3। शाबाश 97 रन सेंट्रल पंजाब अभी भी पीछे हैं, उनकी 7 विकेटें हाथ में हैं। बैकफुट पर बहुत ज्यादा खेल रहे हैं, यहाँ जो आखिरी दिन है, आखिरी सेशन है, आप बैकफुट पर खेलने की गलती कर नहीं सकते। यहाँ अगले कदम पर आना होगा आबिद अली को, जितना वो पीछे जाएंगे बैकफुट पर जाएंगे उतना गलती का इम्कान ज़्यादा है, और गेंद इस एंड से लो भी रह रही है पिछले ओवर में।
देखा गया, और ये फिर पिछले कदम पर गए और बमुश्किल इस गेंद को दिफा करने में कामयाब हुए। और इतना आप बॉलर को गेंद को स्पिन करने का भी ज़्यादा वक्त दे देंगे। अगर आप कदम आगे बढ़ाएंगे, गेंद की पिच तक आने की कोशिश करेंगे, तो आप स्पिन को वहीं पर स्मदर कर सकते हैं। अगेंस्ट टर्न खेले, यहाँ से मोहतात रहने की ज़रूरत है। रफ है, आबिद अली की लेग स्टंप के बाहर। यहाँ से अगर बल्ले का फेस क्लोज करते हैं तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक है। मुश्किल में है आबिद अली, और जो क्लोजिंग फील्डर्स हैं, विकेट कीपर हसन है, बहुत ज़्यादा दबाव इन पर बढ़ाते हुए, और ये कोई पुरएतमाद शॉट नहीं था आबिद अली की जानिब से। हसन काफ़ी दूर तक जाना पड़ा। 2 रन आबिद अली ने और हासिल कर लिए। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं मोहम्मद असगर। पहली इनिंग्स में भी इन्होंने बहुत देर तक इसी एंड से बॉलिंग की थी और अपनी टीम के लिए 4 विकेटें हासिल की। 6 विकेटें इस मैच में ली हैं। अच्छी डिलीवरी, अच्छा ओवर असगर का। 3 विकेट पर 134। इसके बाद की टीम में जुनैद अली हैं जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है। बहुत ज़्यादा बैटिंग अच्छी नहीं है। मोहम्मद हसनैन आ गए हैं बिलाखिर बॉलिंग करने के लिए। 2 ओवर पहले भी उनको लाया जा सकता था। कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ में आप बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आपको नजर आने लगी हैं। यहाँ क्या यॉर्कर से पहले बेहतर होगा कि बाउंसर करें? लूजनर कह सकते हैं इस पहले गेंद को, लेकिन यहाँ पर ये दोनों हरबे आजमाएंगे। मोहम्मद हसनैन 2 स्लिप्स उनके पास मौजूद हैं, तो इम्कान यही है कि गेंद को आगे करेंगे और रिवर्स हासिल करने की कोशिश करेंगे हसनैन। फील्डर शॉट मिड विकेट पर पहुंच रहे हैं। गेंद को अपने बल्ले का फेस ओपन करते हुए खेला और दूसरे रन के लिए भी वापस चले गए। एक फील्डर का इजाफा किया लेग साइड में असद शफीक ने। कवर को हटाकर स्क्वायर लेग पर एक फील्डर को भेज दिया गया है। अब वो हेड एंड टो वाली जो हिकमत अमली है वो आ सकती है, उस पर अमल पैरा हो सकते हैं। यहाँ ब्लफ भी किया जा सकता है। फील्ड आपने बाउंसर के लिए खड़ी की, आप सीधा यॉर्कर कर सकते हैं। वही करने की कोशिश की थी। और कवर के फील्डर को हटाने का मतलब ये भी है कि उन्हें ड्राइव पर आमादा किया जाए, उन्हें वो जगह दिखाई जाए कि यहाँ पर आप बाउंड्री हासिल कर सकते हैं। ये देखिए 2 फील्डर स्लिप में है, शॉर्ट मिड विकेट है, और 2 फील्डर बाउंसर के लिए
तैयार हैं ऑन साइड पर। और ये सारा इलाका खाली है, जो ऑफ साइड का एरिया है। यहाँ पर अगर ड्राइव खेलेंगे तो रन्स मिलेंगे, और ड्राइव खेलने में उनकी विकेट जाने का भी इम्कान है, क्योंकि ये ज्यादा अगला कदम आगे निकालते नहीं है फास्ट बॉलर को खेलते हुए साद नसीम। इस बार गेंद आई लाइन के बाहर थी, इसलिए छोड़ने में ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं हुई साद नसीम को। मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, सीजन जो है हालांकि बड़े बड़े रन्स बन रहे हैं, लेकिन साद नसीम जो हैं ये आउट ऑफ फॉर्म है। और अगर यहाँ पर आज ये जल्दी आउट होते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा अगले मैच में इनके लिए टीम में जगह बरकरार रखना भी। अब्दुल रज़ाक को किसी नए खिलाड़ी के बारे में सोचना होगा। और शायद नया खून की ज़रूरत भी है सेंट्रल पंजाब को। वक्त आ गया है, जिस तरह यहाँ पर सिंध ने क्रिकेट खेली है मॉडर्न डे क्रिकेट के एतबार से, उनने बहुत ही अच्छी बैटिंग की है। इस पर उनको शाबाश मिलनी चाहिए। उनका रन्स बनाने का अंदाज था, जिस तरह किसी भी खिलाड़ी ने अपने लिए बैटिंग करने की कोशिश नहीं की, टीम के लिए खेलते रहे। यहाँ पर गेंद की हालत की बिगड़ चली है। वो जो बात कर रहे थे पिच जो है वो रफ हो गई है, तो गेंद की हालत भी जल्दी बिगड़ जाती है। इसकी सिंध ने शिकायत की थी, लेकिन अंपायर अभी मुतमईन है गेंद से, वलीद याकूब। और विकेट ड्राई भी है, रफ भी है, और उसके अलावा ओस का अभी तक कोई इम्कान नहीं है। धूप लगती रही है। और जो चेंजेस की हम बात कर रहे थे खिलाड़ियों को, इस मैच का नतीजा कुछ भी आए, लेकिन सिंध ने जो इंटेंट शो किया है, जो बहादुराना फैसले किए हैं सिंध की टीम ने, उसके उन्हें पूरे नंबर देना होंगे। यहाँ उन्होंने अपने बैटिंग पॉइंट्स तो हासिल किए भी हैं। पहली इनिंग्स में उनको बॉलिंग पॉइंट्स भी मिले, और जो सेंट्रल पंजाब की टीम थी इनको बॉलिंग पॉइंट भी नहीं मिला पहली इनिंग्स में। गेंद ज्यादा उठी नहीं, लेग स्टंप के भी बाहर थी, तो इससे खुद को हटा लिया। देखिए जल्दी नजरें हटा ली थी और जानते थे कि बेजर गेंद है। ओवर मुकम्मल हुआ मोहम्मद हसनैन का। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में जो मैच खेला गया, इसमें भी रन्स के अंबार लगे हैं। इमाम उल हक ने डबल सेंचुरी स्कोर की फैसलाबाद के लिए, बलोचिस्तान के लिए, और खैबर पख्तूनख्वा के कप्तान खालिद उस्मान ने अपने करियर की दूसरी सेंचुरी बनाई। नबी गुल ने यहाँ पर सेंचुरी स्कोर की है, और ऑफ स्पिनर रज़ा उल हसन ने 5 खिलाड़ियों का आउट किया है। तवील कामिद लेफ्ट ऑफ स्पिनर है, कराची से इनका ताल्लुक है, और बलोचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं रज़ा उल हसन। यार ऑफ स्पिनर्स अच्छे हैं नहीं पाकिस्तान में इस वक्त, तो ये अच्छा लगा देखकर। हाँ, इन्होंने 160 रन दिए हैं, लेकिन 5 विकेट हासिल किए हैं रज़ा उल हसन ने। यहाँ भी वो जो गेंद की शिकायत थी, शायद उस पर अब कान धरा है अंपायर्स ने, और मोहम्मद उमर जो मुतबादिल खिलाड़ी हैं वो बॉक्स लेकर आए हैं गेंदों का। दिलचस्प बात यह है कि क्रिकेट के खेल में जब नई गेंद लेना होती है तो अंपायर बॉक्स लेकर जाते हैं टीमों के पास, और जो फील्डिंग करने वाली टीम है वो गेंद का फैसला करती है। लेकिन जब गेंद तब्दील करना हो दौरान मैच, तो फिर अंपायर फैसला करते हैं कि कौन सी गेंद जो है वो ज़्यादा करीब रहे जिस गेंद को तब्दील किया जा रहा है उसके। और ये गेंद जो है वो तब्दील हो गई है, और जोसेफ रजा को आज हमने कई मरतबा हाथ जोड़ते हुए देखा है सिंध के खिलाड़ियों के आगे। और सिंध के बॉलर ये भी चाह रहे थे कि जो पिछला गेंद था वो थोड़ा सा नर्म पड़ गया था, तो जो गेंद तब्दील होगा तो वो कदरे बेहतर हालत में होगा। असगर इसका बुरा नहीं मनाएंगे, फास्ट बॉलर हसनैन उसका बुरा नहीं मनाएंगे। तो गेंद ज्यादा तेज निकलेगी
विकेट मिलने का इम्कान जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, असद शफीक जो करीबी फील्डर्स थे वो बॉलर की हौसला अफजाई कर रहे थे। देखा, ज़रा देखा, मानी यही था कि गेंद आने के बाद पकड़ मिली है पिच से गेंद को। और खुरम मंजूर भी यही स्लिप से कह रहे थे कि ये नया गेंद है, इससे बाइट मिलेगा। ये नफसियाती हरबे भी हैं, लेकिन इसके अलावा फ़र्क ज़रूर यहाँ पर महसूस होगा कि ये गेंद कदरे बेहतर है उस पिछले गेंद से। काफ़ी वोकल हैं सिंध के जो करीबी फील्डर्स हैं। बात करने से उन्होंने इतना किया नहीं। जाहिर है गेम्समैनशिप की भी ज़रूरत होती है एक क्रिकेट मैच में, खासतौर पर दो जब ऐसी टीमें खेल रही हूँ जिनकी हिस्ट्री भी हो। जिस तरह हमने पहले बताया था कि यही दो टीमें थीं जो पाकिस्तान में पहला फर्स्ट क्लास मैच खेली थी 1947 में। इस बार उठाकर खेला, क्रीज के बाहर आए और आसानी के साथ इसे लिफ्ट कर दिया, छक्का लगाया यहाँ साद नसीम ने। और साद नसीम भी ऐसी गेंदों पर ललचाए बगैर नहीं रह सकते। ये देखिए 2 कदम क्रीज से बाहर निकले और इसको बॉलर के सर के ऊपर से खेला, बिल्कुल साइड स्क्रीन के सामने। और ये सिंध के लिए हौसला अफजा है ये साइन। रन्स की इतनी फिक्र नहीं है सिंध को, विकटें चाहिए। और ये वो शॉट लगे फील्डर के पास मौका नहीं था क्योंकि गेंद बिल्कुल बल्ले के फेस से आई थी साद नसीम के पास। लेकिन सिंध ने एक अच्छी हिकमत अमली अपनाई है, ज्यादा वो सामना साद नसीम को ही करा रहे हैं। जब से पहुंचे हैं 16 गेंदें सर से भी खेली हैं साद नसीम ने। आबिद अली ज्यादातर स्ट्राइक से दूर रहे हैं। अभी भी जो आखिरी घंटे के ओवर्स हैं, 15 ओवर्स से पहले 16 ओवर्स हैं, खासा खेल बाकी। अगर यहाँ 1-2 विकेटें गिरती हैं तो फिर अभी वक्त है इस मैच में। यहाँ आबिद अली आउट हो जाते हैं, दोनों एंड से फिर सिंध की टीम दबाव डालने की पोजीशन में होगी। थकी नहीं है, उंगलियां खासी मजबूत हैं इनकी, काफी लंबी लंबी उंगलियां हैं असगर की। सैंतालीस ओवर्स का खात्मा, 143, 3 खिलाड़ी आउट। Sixteen overs left before the 15 mandatory overs for the last hour. Hasnan finally got the ball in the last over.
Sindh were able to convince the umpires to change the ball. You watch Hasnan, pretty straight. 3 wickets down. You were talking in the last session. Is there some drama left here? Sindh can do with a couple of wickets very quickly to keep the game alive. Ali Yunus. Well, if has to be any drama, it has to come through this man, Hasnan, who's bowling at the moment. He's got the pace, he's got the action, he's got everything to change the course of the game here within 3 or 4 overs that he bowls. All eyes on Hasnan. Central Punjab not out of the woods just yet. Pace there. That movement that we saw right after lunch when he bowled 4 overs. So far in these 8 deliveries at this spell, we haven't seen that. 2 questions to answer from Asad Shafiq. They could have declared last evening. They've kept Hasnan weighted. Just bowled 6. He's just into his 7th over. Considering when you're looking to bowl out team and your prime bowler bowling 7 overs is a question mark. 4 overs in the entire session between lunch and tea. And he didn't come on to bowl immediately after that either. So definitely something to pick the brains off Sindh's captain. One was straight once again on the money. And is really getting that ball up and giving it the chance to swing. Good bowling, very good bowling. He's into his 7th over. He's kept things tight, just 9 runs given away. Ball is swinging, and probably that was the reason that Tabish Khan bowled a few extra overs. He was swinging the ball too. But pace, they needed pace. Stan has got it. Come on, I would like to see a rapid, fiery spell from him. 3 or 4 wickets. The only time we saw this in this year was when Musa ran in. Got him to hop. He wasn't comfortable. Never is. Saad Naseem is more comfortable when playing the spin bowlers rather than fast-paced bowling. And at this time of the hour, the artificial lights on, definitely not easy for somebody like him. Another option that Asad can go to, Mir Hamza, bowled well. But if there has to be a drama, it has to come through Hasnan. He's the one to create some issues here. Right. Bowled really well. Got much rewards to show. Probably he's very keen himself to make a mark on this game. Back of a length. See, that's what you look for from a young rookie fast bowler. In a match for Northern, it was Musa Khan, Mohammad Musa, who did the similar sort of what we're talking about. He ran through the inning. That's what you want from your young fast bowler. And in that spell, Saad Naseem was one of his victims. Trapped him right in front with a skiddy, fast delivery. And in that spell, he took 3 wickets very, very quickly. Sindh needs something similar right now before it's too late. Round the wicket once again is the leg gully. 2 fielders in the deep as well. Some chin music coming your way. Not to be. Short and wide. Comfortable for Saad Naseem for a couple of runs. Yeah, the difference between Musa and Hasnan is that Musa looked to pitch the ball up to the batter, made him play. All those over-pitch deliveries made the batters drive and got the wicket. Hasnan a little shorter. He's bowling more length deliveries. End of over number 48. 146 for 3 Central Punjab. These last 2 overs from Hasnan has been pretty lackluster, considering his spell after lunch was very fiery. Got Azhar Ali in trouble, Ahmed Shahzad in trouble with their swinging Yorkers. Any lesser players than these 2 would definitely have lost their wicket. But since he's come back in the final session, probably because he hasn't bowled for so long, take him some time to get back into his groove, into his rhythm. The
Meanwhile, Saskar onto the pads, clipped away very nicely by Abid Ali. He will collect himself a couple of runs. Different challenge for Abid Ali as well. And so far, he's done pretty well. He holds the key here for Central Punjab, Abid Ali. Very senior campaigner, a regular feature of Pakistan Test side. Been around for a long time in first class domestic career. My college fellow too, was a year junior to me. Government College Lahore, played for it. Very focused cricketer. It's that time of the day when light view start to come and the balls start to slide a little bit better onto the bat. Haven't seen any jitters after tea for the central batters. Once again, easily done. Yes, other than the last session of the day first, where we saw the dupe factor, but since then the groundsmen have done really well. They've sprayed in the breaks, that dew spray. It's a fantastic thing. Leading edge, closing the face on it too soon. Saad Naseem out of the rough. Playing with hard hands. Always give the impression to the bowlers that they're in the game. There is definitely pressure on Saad Naseem. Hasn't had a good Quaid Azam trophy so far. He needs runs. He might not get many runs here, but a good not out inning would help his confidence a lot. And the confidence of management on him. Ooh, was there a chance? Itchy. That's his release shot. Got it away once. Very lucky. Almost got through his defenses. 150 for 3. Love the way how Asghar looks at the batter after the delivery. And once again with the round the wicket angle. Leg slip, short mid wicket, 2 sweepers. Oh, that didn't get up. Barely got over the stumps. Wow, this invariable bounce is coming into play now. It's not easy, I tell you, Faisal. It's definitely not easy here. Keeping low. The pace of a Snan. Twilight, artificial lights. Lots of factors that makes it tough for the batters at the moment. Seeing this ball, I won't be hesitant to bring the short leg in as well, because seeing that, I don't think Saad is going to duck many because of this bounce. May just spend one in front as well. 1-2 trick. This time Saad was up to it. Just love it when a fast bowler runs in and bowls to his full potential. Oh, look at this, a shorter one, keeping it low. You know, a 2-pace wicket is adjustable when when a wicket is like this, where the bounce is not even, it's the most difficult pitch to bat on for a batter. That's what exactly is happening with Central boys there. Absolutely, and look what Asad Shafiq has done. He's brought that man under the lid. Short leg, because it's not easy to duck these bouncers.
He'll have to ride it. On that occasion, the line was helping him. He may come back for a second. Both feet were up in the air when he played that ball. Saad Naseem, a very experienced batter, over 100 first-class games. He's been into these situations way many more times. But this is different. This is under lights. This is a guy running in at 140-42 pace, where you have to just defend. Nothing really to look for in terms of runs is concerned. You have to have a character. Are they talking about his new song, Bilal Asif? Better get into his whites. He's a little too relaxed. Full page. It's a big shout. Wow. We have to check the line, because that right arm around the wicket angle was bringing the ball into the stumps, and it didn't pitch. The impact, that must have saved him. Let's have a look at it again. Maybe hitting leg stump. The impact is a problem. Very difficult to judge. Very difficult to judge. Khalid Yaqub again into action. He has had a busy game. For a wrong reason. He's not had a good game. He's not had a good game, that's for sure. The slight cramp maybe to young Saad Khan. Probably a good chance to have another look at this leg before. Hasnan was really pleading. It looked very close, mighty close. It was a full toss that hit him on knee high. Khalid Yaqub, umpire, denying it, going against Central Punjab. Sorry, going against the Sindh bowlers one more time. Khalid Yaqub is a very experienced umpire. He's from Lahore. He's been around for a long time. But these decisions were very close. Have a look, Ali. Look at the angle where the ball is being delivered. Impact looks outside the leg stump. That's all what can save him. Your thoughts on it, Shah Faisal? Make your own mind at home. Life is not easy as a batter. Because the youngster running in hard, bowling at a pace of 140 plus. With some aggression. That's different from all the previous games. I know it may still end in a draw, but at least Sindh have pushed Central Punjab really hard. And it's not over yet. A leg slip, a short leg. Two sweepers. This time Hasnan has changed the angle. Could he tail one back? Full and straight. That was full. Not quite straight enough on that occasion. Hit him on his leg. Probably that unguarded space. That's definitely missing. Going down. An easy decision for Khalid Yaqub this time. For once, yeah. Good decision. But another hold up in play. We're already behind with the overs. Had a little hold up when Saad Khan had to go, and this time it's Saad Naseem. Both the Saads are in trouble. Don't worry, he's a Sindh physio working on a central boy.
And I see a physio from Central Punjab. This is not the first time that a Sindh physio has come in. We'll need to check on that too. He's back on his feet, saw the seam. Central Punjab trailing by 75 runs. चलो 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 Saw the seam. On 20, Abid Ali has played a really good inning here. Very focused inning. Very determined, very committed innings by Abid Ali. भाई सामने आओगे कैचिंग पे Maybe they should have looked to declare last evening. That would have made things very interesting, Shah Faisal. Yeah, definitely. We were talking about it. There was definitely the option to make the declaration and chase whatever little Central Punjab could get ahead right around this time where we are right now. Abid Ali holds the key, like you rightly said. Gets himself another single. Asghar has all of a sudden moved to attacking on middle and off stump. Got a silly point, a slip, and a leg slip. Will Saad take him on again? Tried it a couple of times. Saad doesn't feel like he trusts his defensive technique too much. He goes for his release shot every now and then. Be very interesting to keep an eye on that. That's what he's known for. Goes off to the spinners for a big shot every now and then. The good thing is that he's looking to play with the bat in front of his bat, not letting the ball drift towards his bat. That's a good technique to be batting here with. Especially when the ball is keeping low. Call is for 3. Hustle between the wickets. They will be content with 2. Khalid said runs don't really matter at this stage. As long as Central Punjab batters doesn't lose wickets in clusters, the game will end in a draw. It's a good partnership. After the loss of Saad's wicket, Central Punjab needed to take some time out of the game, and these two have done it. That bite seems to have gone out. Was there in the middle of the last session. Balls were keeping low. These batters are playing it differently. Seems starting off your innings is difficult, and once you spend some time in the middle, it becomes slightly easier. 157 for 3.
Well, Hasnan, could he knock a few balls down in this over? Time is running out for Sindh. "50 crucial deliveries for Abid Ali, 51 to be exact now. He came at a time which was not easy for central batters. Ahmed Shahzad got out. He had to hold the innings from one end. Very compact, very disciplined man. Not just in cricket, but off the field also. Very disciplined man. Very nice, humble human being. Abid Ali, the most loved man in Pakistan national side, test side especially. Going forward, looking to the next round of games. Probably here we will have Sindh versus Southern Punjab. Southern Punjab is coming fresh off a victory. Look, Sindh has been very impressive. Could be a very good game. Talking about Central Punjab, I was talking to Mansoor Amjad earlier, assistant coach, and he had really progressive views. It does help when a few people turn up to watch cricket, Ali. I get that. A wicket will really cheer them up. Off the inside edge, onto the body, could easily have gone on to cannon into the stumps. A wide Yorker. Hasnan looking to tail that ball back in. Didn't do as much as he expected. Just a hint. Enough to beat the middle of the bat and hit the inside edge. Talking about Mansoor Amjad and Central Punjab, he clearly was very, very clear in his mind what sort of approach Central Punjab needs to match the requirements of modern day cricket, which was very heartening to hear. Did you ask him the most important question? Where are the youngsters? Why aren't we seeing youngsters from Central Punjab? That's my question to them. Definitely, if you talk about approach, it does mean when you say you want a fresh approach, you want a modern approach, between the lines you can read what's the message. He said they're clearly trying to inject it every day into this current lot, and that's all they can do, which means at some stage they will get frustrated that the message is not getting across. That will be the time when you see the changes like we've seen in Sindh team, were also accused of relying too much on too much experienced players up until last year. But look now, how much progress they have made. There's a clear difference between the teams who have injected the youngsters. We talk about the approach from Northern. They were pretty attacking in their cricket, in their decision making, because they had fresh ideas, fresh men in their side, fresh youngsters. Same is the case with Sindh, as you just mentioned, story from the last year and today in this year's. Southern Punjab also got few exciting youngsters in their side. But the teams that have lagged behind in terms of the youngsters is concerned is Central Punjab and KP. KP I can agree because they play cricket together. They won almost everything last year. They're playing cricket good. Central is the missing part. Yeah, well, you can add a couple of youngsters. I mean, despite KP having had the clean sweep last year and started off with winning the national T20, still injected players like Niaz Khan, who got a fifer towards the end of the over. We'll come back to it. 3 wickets down for 152. Yeah, and they have injected, and Nabigul also. So yeah, if you sum it up, it's only Central Punjab who needs to really get into the fresh and modern day approach. Absolutely 100%. I think the thing to learn from these 3 matches is to get some youngsters in, get some fresh legs in. A new approach would help. Saif Badr is one sitting on the bench. Imran Dogar, sorry, scoring lots of runs for second 11.
Oh, on the full, Saad Naseem. Did get an edge onto the boot. Still fell in no man's land. Get that last ball from last over. Once again, not bouncing a lot. Maybe they think of going to Ali Zaryab, Rizwan Hussain. Both very talented batters, very young. The only problem is all the names you mentioned, all three of them, probably bat top of the order. They have a problem in middle order. Up and over. Clearing the fielder. Not in control, but still will earn him a boundary. Saad Naseem's approach is to attack Asghar. That's what he does to spinners. Use the feet. Very lucky this occasion. Just cleared that mid-on fielder. That will release some pressure on him. Approaching towards that last 1 hour of the play. Anything has to happen. The time now is the time. Sting seems to have come out of Asghar's bowling. He's bowled a long spell. Is it about time to try Mir Hamza for a couple of overs from the far end, or Hasnan left the field at the end of last over? Off the inside edge once again. Went through the gap. Saad is getting himself some handy runs. Living dangerously though. Pasha Khan. 15 overs, the mandatory 15 overs. Should have started at 5:30 if the overs were in time. 15 to 53rd over. Get up to 63 before the last hour can be started. Time for drinks here. 163 to 3.
आजम भाई लाइन से इधर रहेंगे। चेस मेट। कल 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 ठीक है। ठीक है असद भाई। असद भाई असद भाई असद शफीक इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं। बाजार ये मैच जो है ये बड़ी तेजी से ड्रॉ की जानिब गामजन है। इसके बाद 24 ओवर्स मजीद बाकी रह जाएंगे। दोनों बैट्समैन आबिद और नसीम अब सेट हो चुके हैं। एक ने 57, दूसरे ने 43 गेंदें खेल ली हैं। हालांकि सिंध की टीम ने काफ़ी कोशिश की, उन्होंने बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ बैटिंग की और आज आखिरी दिन जो है इस पिच से उनको ज़्यादा रिस्पांस मिला नहीं। विकेट की रफ्तार खासी कम हो गई थी। ये इसके बाद भी 9 ओवर्स कम से कम होने हैं, तो यही लग रहा है कि असद शफीक जल्दी जल्दी इन 9 ओवर्स को मुकम्मल करवाएंगे। और फील्ड भी ऑन साइड पर आप देख सकते हैं कि 3 फील्डर्स जो हैं वो बाउंड्री लाइन पर तैनात किए हुए हैं। तब ये दोस्ताना अंदाज में आखिरी 9 ओवर्स का खेल मुकम्मल होगा, जिसके बाद दोनों कप्तानों की रजामंदी से मैच खत्म कर दिया जाए। फाइन स्वीप किया, गेंद वो ठीक तरीके से नहीं खेल सके। अंपायर ने इशारा किया कि बाई का रन है। देखना ये क्या ये गेंद बल्ले पर लगी थी, तो पहला इंप्रेशन यही था यहाँ कमेंट्री बॉक्स से, शायद आबिद अली खेलने में कामयाब हो गए। यहाँ कैच की आवाज़ भी आई थी, लेकिन यूँ लगता है कि जो रफ पैचेस हैं वहाँ पर गेंद पड़ने के बाद और ब्रेक हुआ है। असद शफीक का ये ऑफ स्पिन गेंद थी। पहला ओवर पानी के वक्फे के बाद खत्म हुआ 3 विकेट पर 166। खासी धुंध है इस वक्त लाहौर में कजाफी स्टेडियम के। हम देख सकते हैं आसपास बाहर यूं ही अंधेरा छा गया है, धुंध भी छा गई है, लेकिन मैदान पर गेंद अच्छी नज़र आ रही है। गुलाबी गेंद जो है ये रात के वक्त बेहतर नज़र आती है इन रोशनियों में। वाइट साइड स्क्रीन पस मंज़र से बैट्समैन शॉट खेल सकते हैं। ये अच्छा ड्राइव किया, कवर्स किया नहीं, एहसान अली ने कोशिश तर्क कर दी। जोरदार तरीके से खेला आबिद ने इस बार आगे बढ़ते हुए। एहसान अली बैटिंग में अपना काम कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा कोशिश नहीं की इस गेंद को रोकने की। अच्छा ड्राइव किया था यहाँ पर आबिद अली ने, और वो भी ये चाहेंगे कि इन आखिरी लम्हात में जितने रन वो बटोर सके, अपने इनफरादी रिकॉर्ड्स में इजाफा करें। और ये जो पिंक गेंद है, यहाँ तक जो नाइट क्रिकेट आई है बहुत से तजर्बात से गुजरने के बाद आई है। 1994-95 में पहला डे नाइट फर्स्ट क्लास मैच शेफील्ड शील्ड में खेला गया, और वो मस्टर्ड रंग की गेंद से खेला गया था। यहाँ फिर से स्वीप करने की कोशिश की। आबिद अली अपना बैलेंस गंवा बैठते हैं जब गेंद को खेलने की कोशिश करते हैं। कई बार स्पिनर के खिलाफ लेग साइड में।
बार अच्छा यॉर्कर, अच्छी डिलीवरी थी लेफ्ट आर्म स्पिनर के पास। ये भी हर बार होना चाहिए बैट्समैन को यॉर्क करने का। कई बार तैयार नहीं होते, सेट बैट्समैन भी शिकार हो जाते हैं इस गेंद का। वाइट बॉल क्रिकेट में तो ये बहुत ही इफेक्टिव गेंद है। और ये गेंद सरप्राइज करती है बैट्समैन को लंबी क्रिकेट में। मतलब ऑन साइड पर खेला, 2 रन की कॉल की है और आसानी से 2 रन मुकम्मल करेंगे। और गेंद के अगर रंगों की बात की जाए तारिक साहब, तो एक रणजी ट्रॉफी का फाइनल कलर्ड किट और वाइट बॉल के साथ भी खेला गया है, लेकिन अब पिंक बॉल से ही ये दुनिया में अब राइज है कि पिंक बॉल से ही डे नाइट मैच खेला जाता है। यहाँ ऑरेंज कलर की गेंद से भी मैचेस खेले जा चुके हैं, फर्स्ट क्लास मैचेस। एक और ओवर असगर का मुकम्मल हुआ जो उनका 21वां था। 172, 3 खिलाड़ी आउट। अब अहमद आलम को तलब किया गया है। तमाम बल्लेबाजों को अब बाजू खोलने का मौका दे रहे हैं असद शफीक। और ऑरेंज बॉल की आपने बात की, तो जो कायदे आज़म ट्रॉफी का पहली मरतबा डे नाइट फाइनल हुआ था वो ऑरेंज बॉल से हुआ था नेशनल स्टेडियम कराची में। ये पहले जो डे नाइट क्रिकेट शुरू हुई थी ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड सीरीज के ज़माने में, तो वहाँ पर स्याह साइड स्क्रीन और सफ़ेद गेंद, रंगीन कपड़ों के का इस्तेमाल हुआ। वहीं से ये सिलसिला चला और फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत दूसरा मुल्क था जहाँ पर डे नाइट मैचेस खेले गए। जनूबी अफ्रीका की टीम 1991 में भारत के दौरे पर आई थी, तो वहाँ डे नाइट मैच का इनेकाद किया गया था। लेकिन बाद में जनूबी अफ्रीका में एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें पाकिस्तान टीम शिरकत करने के लिए गई थी। पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़ और जनूबी अफ्रीका की टीमें खेली थी, तो वहाँ खिलाड़ियों ने कलर किट्स के साथ रेड बॉल से क्रिकेट खेली थी। रेड बॉल कलर किट्स के साथ वो मैचेस हुए थे। 172, 3 विकेट के नुकसान पर अहमद का ओवर यहाँ पर मेडन खत्म हुआ। अच्छी बॉलिंग। क्रिकेट की इस रंगीनी के मौजिद जो हैं वो कैरी पैकर हैं। जैसा आपने जिक्र किया कि ऑस्ट्रेलिया से ये सिलसिला शुरू हुआ। इस मरतबा क्रीज से बाहर निकले और बोल्ड हो गए, गेंद नीचे रह गया और असगर को यहाँ पर एक और कामयाबी हासिल हुई, लेकिन लगता है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है इस विकेट के लिए। यहाँ बाहर आकर छक्का लगाना चाहते थे, पहले एक छक्का लगाया था इन्होंने पानी के वक्फे से पहले। ये नीची भी रही। ज़्यादातर रन स्पिनर्स पर बनाते हैं नसीम इसी अंदाज में। एक बार फिर बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके साद नसीम, वापस चले पवेलियन में। लेकिन नीचे रह गई, मिड ऑफ के ऊपर से हिट लगाने के लिए गए थे। साद नसीम ने बनाए 30-53 गेंदें उनने खेली, एक चौका और एक छक्का के स्कोर में शामिल है। 173 पर 4।
जुनैद अली सेंट्रल पंजाब के नए विकेट कीपर बैट्समैन पहुंचे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए हैं, लेकिन सेंट्रल पंजाब के लिए कम ही इनको खेलने का मौका मिला है। तो दूसरा मैच है सेंट्रल पंजाब के लिए। पहले मैच में इन्होंने 84 रन की इनिंग्स खेली थी। यहाँ अगर एक विकेट और जल्दी हासिल होती है तो फिर सिंध की टीम जो है ये इस मैच को जारी रखना चाहेगी। विकेटों में गेंद करने की जरूरत है नए बैट्समैन को, आई लाइन के बाहर नहीं। बिल्कुल, सिंध के फील्डर अब चार्ज अप है और दूसरे एंड से भी हमें अब रेगुलर बॉलर देखने को मिलेगा और जुनैद अपने स्ट्रोक्स रोकेंगे नहीं, दिफा नहीं करेंगे। इससे पहले साद नसीम थे, उन्होंने भी दिफा नहीं किया ज्यादा। उनकी भी शायद ख्वाहिश थी कि वो आखिरी घंटा शुरू होने से कबल अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर लें। इसलिए स्पिनर्स पर अटैक करना चाह रहे थे, हालांकि ज़रूरत नहीं थी उसकी। टीम को ये मैच बचाने के लिए खेलना था और अच्छी गेंद थी। अगर सेंट्रल पंजाब के साथ इस मैच में 19-20 होती है फिर जाहिर है कि इनके इस स्ट्रोक्स पर इनकी पूछताछ होगी इनके ड्रेसिंग रूम में। मुमकिन है अभी भी होनी भी चाहिए, क्योंकि ये इनकी टीम का गेम प्लान नहीं था। उन्होंने ये आखिरी जो 7 से 8 ओवर्स हैं इनको खेलना था, दिफा करना था और मैच को ड्रॉ करना था। ये तेज गेंद की, अच्छा गेंद नहीं था अस्कर का। जब 5 फील्डर बैट के करीब हैं तो फिर इन्हें ड्राइव पर आमादा करना चाहिए नए बल्लेबाज को। उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं असगर। ने तेज बॉलिंग करने की ज्यादा कोशिश की है इस आखिरी दिन की पिच पर जो खासी सुस्त है। 173, 4 खिलाड़ी आउट। ये मोहम्मद आसिम है, सिंध के एनालिस्ट, बहुत ज़्यादा तजर्बा इन्हें भी हासिल है, कोचिंग भी करते रहे हैं। ओमान में भी इन्होंने ओमान क्रिकेट के लिए भी खिदमत सर अंजाम दी है। सीनियर एनालिस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। लेकिन यहाँ अमाद आलम से जो बॉलिंग जारी रखी है ये फैसला समझ से बाहर है। ठीक है जी, ठीक है। कि यहाँ फास्ट बॉलर को बॉलिंग करानी चाहिए। अभी फिर नए बैट्समैन आए हैं और आबिद अली पे भी अटैक किया जा सकता है क्योंकि वो भी ज़्यादा भाई ये टाइम ऐसा जो नहीं है है। ज़्यादा परेशान है नहीं स्पिनर्स को खेलते हुए, वो भी नॉन रेगुलर बॉलर्स को। कहीं इनसे स्वीप कराना चाह रहे हैं आबिद अली से, इनको ये बैट भी कर सकते हैं अगर ये लेग स्टंप बाहर गिरे रफ में। असद शफीक ने भी जो अपना ओवर किया था वो लेग स्टंप पर उन्होंने अटैक किया रफ पर, और शॉट फाइनल पर भी फील्डर है, 2 फील्डर बाउंड्री लाइन पर है, ऑन साइड पर। लॉन्ग ऑन भी हासिल है यहाँ पर अमाद को। ये बेहतर लाइन है यहाँ जो है, इसमें कोई मुजायका नहीं कि एक फील्डर को आबिद अली के लिए अब शॉर्ट टैग पर लाया जाए। अगर इन्होंने आना है ओवर द विकेट और ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन अपनाना है लेकिन क्योंकि अब नए बैट्समैन सामने आए जुनैद इन पर अटैक करेंगे। ये पीछे फील्डर रखने का मकसद यही था कि आबिद अली स्ट्राइक से हट जाएं। एक ही एंड पर अटैक करना चाहते हैं इस वक्त सिंध के कप्तान, लेकिन अगर इनको ये मैच जीतना है तो दोनों एंड पर अटैक करने की ज़रूरत है। ओवर बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं। बिल्कुल इन आखिरी ओवर्स में ऑल आउट अटैक पर जाना चाहिए सिंध की टीम को। और अब आप अभी भी देखिए कि कुछ फील्डर्स बाउंड्री लाइन पर ज़रूर रखे हुए हैं, रन्स बचाना चाहते हैं।
टीम में तब्दीली कर रहे हैं हमाद आलम के लिए। महसूस हो रहे हैं अपनी क्रिकेट से। अहमद आलम जब बैटिंग भी कर रहे थे, चेहरे पे मुस्कुराहट थी, क्योंकि ये उम्र का वो हिस्सा होता है जहां आप महसूस होने के लिए खेलते हैं क्रिकेट। परेशानियां बाद में आती हैं क्रिकेटर्स ये करियर में, जब वो टीम से इन आउट होता है, इसमें परेशान होते नहीं है आप ना। अच्छा बॉलिंग एक्शन है इनका, प्रॉपर अच्छा लूप देते हैं गेंद को। ओवर मुकम्मल हुआ अहमद का 175 पर 4। इस वक्त 6 फील्डर जुनैद के बिल्कुल आसपास खड़े हुए हैं। लेग स्लिप का सेकंड स्लिप से तबादला किया गया, क्लोजिंग गली कहना चाहिए। 3 फील्डर ऑफ साइड कॉर्डर में, ऑन साइड में शॉर्ट लेग है, लेग स्लिप है। असगर आएंगे, देखिए कोशिश कर रहे हैं अपना जो अगला पाँव है गेंद की लाइन से हटाकर रखें ताकि एलपीडब्ल्यू का इम्कान ना रहे। असगर विकेटों को अटैक कर रहे हैं। 5 फील्डर्स बैट के बिल्कुल करीब हैं और दिफा कर रहे हैं जुनैद अली। पिछले मैच में हमने इन्हें जारहाना बैटिंग करते हुए देखा और यही अच्छे प्लेयर की निशानी है कि वो जो टीम को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके मुताबिक वो खेले। असगर कंट्रोल बेहतर हुआ है। ज़्यादातर गेंदें जो हैं जहाँ गिराना चाहते हैं उसके आसपास ही गिराने में कामयाब हुए हैं। लंबे लंबे स्पेल किए हैं और इनको कट शॉट बहुत कम लगे हैं दोनों इनिंग्स में। कट और फुल शॉट कम लगे हैं इनको, जितने लंबे स्पेल इन्होंने किए। हालांकि ये पहले दिन खासी ट्रू पिच पर जल्दी बॉलिंग करने के लिए आ गए थे मोहम्मद असगर। नफीतुली बॉलिंग की है असगर ने इन दोनों पारियों में और इकोनॉमी रेट भी उनका बेहतर रहा है अगर कंपैरिजन किया जाए सेंट्रल के स्पिनर्स के साथ। मतलब फिर फ्लाइटेड गेम था, इसको बिल्कुल डेड बैट के साथ खेला। जुनैद अपनी विकेट नहीं देना चाहते यहाँ पर। 1 विकेट चाहिए सिंध की टीम को पूरी तरह दबाव डालने के लिए, क्योंकि इसके बाद जो है बॉलर्स आएंगे खेलने के लिए और रात के वक्त इस तरह के दबाव को झेलना उनको तजुर्बा नहीं हुआ होगा। इस तरह डे नाइट क्रिकेट में खेलने का। ओवर खत्म हो गया असगर का। अच्छी बॉलिंग उनकी जानिब से, जुनैद ने अच्छा सामना भी किया इस ओवर में। 177 4 विकेट पे। काफी दिलचस्पी से ये मैच देखा जा रहा है यहाँ लाहौर में। आप देख सकते हैं जंगले के पास सब ज़्यादा करीब से एक्शन देखना चाह रहे हैं और उसकी वजह ये है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम
ये जो इंक्लोजर्स हैं ये खासे फासले पर हैं, खासा बड़ा मैदान है। ये अक्सर लोग जो जंगल से लगकर आकर खड़े हो जाते हैं ताकि खिलाड़ियों को ज़्यादा करीब से देख सकें। उस तरह का मैदान नहीं है जिस तरह टिपिकल जो क्रिकेट स्टेडियम्स होते हैं, ईडन गार्डन्स या वेस्टर्न बर्मिंघम, या पाकिस्तान में जिस तरह फैसलाबाद या रावलपिंडी के स्टेडियम्स हैं, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, जहाँ आप एक्शन के ज़्यादा करीब होते हैं। हसनैन आ गए हैं वापस, एहसास हो गया है अतर शफीक को। यहाँ एक रन बना, दूसरे रन के लिए वापस चले आए। मलाल होगा सिंध को। जावेद अली अगर स्ट्राइक से दूर रहते तो फायदा था। जुनेद को बॉलिंग करते हैं हसनैन ज्यादा से ज्यादा, वो नए आए क्रीज पे। ये आखिरी हमला है सिंध की जानिब से, अगर इसमें हसनैन विकेट लेने में कामयाब होते हैं तो ये मैच दिलचस्पी की जानिब बढ़ेगा। आबिद को एक रन देना चाहते हैं, तमाम ही फील्डर उनसे दूर दूर हैं। एक रन की उनके लिए पेशकश है। गैप में खेला है, 2 कॉल किया लेकिन ऐसा होगा नहीं। आ गए थे हसन मोहसिन, ये सबसे फुर्तीले फील्डर हैं सिंध के। तो अब जो ख्वाहिश थी असद शफीक की कि जुनैद आ जाएं बैटिंग क्रीज पर, वो हो गया है। और उन्होंने अपने ऑफ साइड के सारे फील्डर्स को भी आगे बुला लिया है। एक फील्डर स्क्वायर लेग पर हैं बाउंसर के लिए, उनको भी कहा गया कि वो आगे तो आ जाएं। असद शफीक की इस ख्वाहिश को पूरा करने में आबिद अली ने पूरा साथ दिया है। चाहते तो पहले 4 बॉल वो स्ट्राइक पर रहते, क्योंकि अब दोनों टीमों के लिए रन्स की अहमियत नहीं है। अगर किसी चीज़ की अहमियत है तो वो वक्त है और विकटें हैं। रन्स की अहमियत नहीं है, इसलिए हेलमेट भी 3 पड़े हुए हैं पीछे। अगर गेंद लग जाए इनको तो 5 रन सिंध की टीम जो है वो इसका ज़्यादा बुरा नहीं बनाएगी। कम ही देखने को मिलता है 3 हेलमेट्स जो हैं इस तरह एक कतार में विकेट कीपर के पीछे रखे हुए हूँ। या दूसरे एंड से असगर ने करीबी बैट के करीब फील्डर्स रखे हुए हैं, तो उन्हीं के ये हेलमेट्स हैं। और रन्स की अब विकेट जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है इस मैच में। अच्छा यॉर्कर, उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा हसनैन की जानिब से। अच्छा खेलने में भी कामयाब हुए जुनैद अली। एक आखिरी वर्ष चाहिए हसनैन से जिसमें ये 2 विकेटें लेकर दें। रसकर दूसरे एंड पर पेल को उनका सामना करना वो खासा मुश्किल हो जाएगा। और हसनैन का ये देखा गया कि फौरी तौर पर वो रिदम में नहीं आते। जब नया स्पेल करते हैं, पहला ओवर इतना फर्क रफ्तार भी नहीं होता, लेकिन अब इतना वक्त नहीं है हसनैन के पास। आज ज़रा सा ये देर की सिंध ने अपनी जो दूसरी इनिंग्स थी उसे डिक्लेयर करने में। अगर ये सुबह जो है खिला देते आज ही के दिन सेंट्रल पंजाब को, तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी। उसमें इनको आज दूसरी नई गेंद भी मिल सकती थी आखिरी 10 ओवर्स के लिए। तो वो भी एक ट्रिक इन्होंने मिस किया। कल शाम भी ये इस पोजीशन में थे कि सेंट्रल पंजाब की टीम को ये बैटिंग करने के लिए मैदान में उतारते। एहसान अली की जो ट्रिपल सेंचुरी थी उसका इंतजार किया सिंध के कोच और कप्तान ने। ओ इस बार यॉक करने की कोशिश की, ये बीमर था। नो बॉल का इशारा दिया है स्क्वायर लेग के अंपायर ने। बाल बचे, बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। अगर ये गेंद हेलमेट पे भी लगती तो भी ये बड़ी सख्त चोट लगती, इतनी तेजी से गेंद निकली थी हसनैन के हाथ से। अगर ये गेंद हेलमेट पर लगती, क्या ये एलबीडब्ल्यू हो सकते थे? क्योंकि गेंद
अपील तो ज़रूर होती। सर उनका थोड़ा सा ऊपर था विकेटों की ऊंचाई से, लेकिन टेस्ट मैच में सचिन तेंदुलकर एक मरतबा ग्लेन मैग्रा के हाथों एलबीडब्ल्यू हुए थे, जब उनके कंधे पर गेंद लगा था, बाउंसर समझकर बैठ के, और गेंद उनके कंधे से टकराया था। 60 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। मैंडेटरी ओवर्स में जाने से पहले 3 ओवर लाजमी करवाने होंगे यहाँ पर सिंध के बॉलर को। आबिद अली को यहाँ कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़्यादा खुद खेलें, क्योंकि सेट हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। पहली इनिंग्स में भी इन्होंने सेंचुरी बनाई थी। यहाँ इनकी नज़र अपनी नेक्स्ट सेंचुरी पे भी होगी, जो आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि रन्स की ज़्यादा अहमियत नहीं है। आबिद अली यहाँ कोशिश करेंगे कि वो अपनी नेक्स्ट सेंचुरी बना कर जाएं। रिकॉर्ड्स पसंद है आबिद अली को वैसे भी। बिल्कुल, यहाँ भी दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर नॉन स्ट्राइकर पर चले गए आबिद अली, और अब जुनैद पर दोबारा से हमलावर होंगे सिंध के फील्डर्स और मोहम्मद असगर। इस वक्त टॉप स्कोरर हैं आबिद अली कायदे आजम ट्रॉफी में, और वो चाहेंगे कि अपने जो रन्स की जो तादाद है उसमें और इजाफा किया जाए। लेकिन आबिद अली ने इस सीजन में जितने भी रन्स बनाए हैं, ये जो 43 रन्स हैं, इनकी अहमियत ज़्यादा है इनकी बाकी रन्स की निस्बत, क्योंकि ये मुश्किल हालात में इन्होंने बनाए हैं, अपनी टीम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुश्किल रन्स होते हैं और ऐसे ही रन्स की ज़्यादा क्रिकेट में अहमियत होती है, होनी चाहिए। नहीं होगा, इनको फ्लाइट देने की कोशिश करें। तो जुनैद किसी किस्म की कोई गलती नहीं कर रहे असगर के सामने। 5 फील्डर्स उनके बैट के करीब हैं और ये सिंगल लेकर अब सामने आए हैं, हसनैन का सामना करेंगे। यूं ओवर खत्म हुआ 61 ओवर्स में 182 रन 4 विकेट पर सेंट्रल पंजाब। Well, we still have 2 more overs for the last hour to begin, and it'll be interesting to see if the skippers will shake hand. At the moment, it looks like Sindh is still trying. They get a wicket or two in the next 2 overs, probably the game will continue. Junaid has looked a very promising youngster, no doubt about that. Be careful with that beamer that we saw in the last over from Mohammad Hasnan to this youngster Junaid. As you just said, a very talented wicketkeeper batter, one for the future for Central Punjab. Got a good head on his shoulders, plays well, technically very correct. Very good prospect for Central Punjab. Central Punjab, all looking towards the screen most likely. What can happen?
Like they've all packed up with their bags ready. They will be hoping for no more dramas. Nice. What is cricket without a drama, Tafez? You got to have some drama. Got to have some twist in the end. This man is trying his best. Yes. We haven't seen as much movement from him what we saw in that spell right after lunch. Seems a long, long while ago, and he didn't bowl for a very long time after that. Bowled 4 overs in that spell. He looked like taking wickets on almost every delivery. He's trying his best, not found his rhythm yet. All these people here to see young Hasnain do some magic. Run through a few overs, run through some batters. That's what we all want to see here from him. Trying, not landing that Yorker and not even getting that shape in. You just saw, there are not many people, but trust me, if he knocks the poles over, they will make some noise. They can be very loud. We've seen that yesterday. Only 50 people were so loud that we could hear them here in the commentary box. At the moment, Central just need to play out these remaining overs. Junaid Ali, very focused. Ahmed Shahzad played a good inning. Azhar Ali played a good inning. Abid Ali still there. That was their task. That was the challenge for Sindh to get these wickets, the big guns of Central Punjab. Runs through the gap. He should like to get 2. He does it easily. Junaid is pretty compact. You've seen the evidence in the previous game. He made a very polished 80-odd. Keeper Razak trotting along anxiously. Such a chill person. Always cool about things. Never seen him with tension on his face. Always cool and calm and compact. That's what his team needs to do. Be compact, be focused at the moment, the last half hour or so. Inside edge, perilously close to the stumps. Another over is come and gone. 184 for 4. Thank you, Hasnain. Tabish bhai, andar aao. Been a good, intense session of cricket. This last one. Well batted, well thought out by Central Punjab. They stuck to the task, showed patience, showed focus. And now they're in a position where they can draw the game. One more thing, we've been talking about it in the last 4 rounds actually. There are wickets, no matter what they are, you cannot control them. You can control how you play. You can control with what intent you want to take to the field. On a sluggish pitch, you've seen a lively match thanks to that very refreshing approach by Sindh for most part. Generally, you would expect Central Punjab to do the same because of the big names in the team. One of them is here. Captain Azhar Ali, one of the big names of Pakistan cricket. Ahmed Shahzad, superstar. We were expecting them to play a sort of cricket what Sindh has played cricket. They've been attacking, they've been aggressive, starting from the decision to bowl first. Usually we've seen captains opting to bat first on this slow pitch and post a big total, but Asad Shafiq and Sindh, they decided to bowl first. That shows the aggressive nature. ठीक है. Very good batting. 74 deliveries faced by Abid Ali.
Not once I have seen him lose his focus. That's the 24-yarder. Mohammad Asghar delivering this from way behind the stumps. Trying to tempt, trying to force an error. Trying everything. What are they thinking about? What are they talking about? Well, they would hope Junaid will keep that one ball out, or two that's left in this over. But that's what Sindh are trying. Give Abid a single. Yeah, but if they want to talk about it, they got plenty to ponder, the Central Punjab management. Negotiated. 63 gone, 185 for Central Punjab. As umpires come, talk to the captains. Is that it? I think that's it. They mutually decided that this is the end of the game. No result is expected, so they are happy. Both of the teams are happy with the draw here. They've shook hands. Central Punjab were made to work really hard in the couple of sessions, but they did well. Abid Ali, once again, the star performer. 45. Earlier, Ahmed Shahzad made a 50 as well. But 185 for 4 is the closing score as we watch. Players shaking hand with umpires. Hard-fought, first-class cricket we've seen over the 4 days here. And Sindh were really the better side. They forced the issue. They had the intent. And they had the execution as well. All the credit to the Sindh skipper Asad Shafiq and the team management, Basit Ali, Masroor. But the man of the moment will be Ehsan Ali. He scored a memorable triple hundred here, playing the Central Punjab bowlers to all parts of the grounds as we watch both the teams shaking hands very sportingly. Abid Ali's contribution was immense in securing a draw for Central Punjab. Session 23 runs, only 23 overs, only 49 runs and 2 wickets. Runs weren't going to be an issue, and 2 wickets, all that Sindh could got. They could have hoped for more, but I think in the end probably they left themselves with very little chance of forcing a result after waiting for quite some time for Ehsan Ali to get to his triple hundred as we watch him being congratulated by Basit Ali. Both the umpires as well. Shozab Raza and Waleed Yaqub. They officiated the game. Under lights here at the Qazafi Stadium in Lahore. This game between Central Punjab and Sindh has drawn, but we've seen some new stars emerge as we look at the match summary. 387 plays 616, and in the end Central Punjab 185 for 4. The big performance, Abid Ali with 100 in the first innings, Ehsan Ali with a magnificent triple hundred, and then Ahmed Shahzad second 50 of the match as well. Asghar, Zafar Gohar in the wickets, the 2 left arm spinners, 7 in total for Mohammad Asghar. He did bowl quite well for long periods. But the end result, the match drawn. And as we draw close to this game, points table after 4 rounds, the way it looks now, Southern Punjab, the only team to force a victory, are way ahead on 60 points now. KPK with 41, Sindh closely following with 40, Central Punjab 39, 37 and 35 for Balochistan and Northern. Look at this, 6 points separating the top 5 teams, with Southern Punjab being the clear leaders at this stage after 4 rounds of Quaid Azam Trophy 2021-22. Well, it has been an enjoyable game. We'll take a short break and we'll come right back with the presentation.
Yes, it's time to talk to the captains here at Gaddafi Stadium Road. The match has ended as a draw. I'd like to call upon Asad Shafiq first, if you can have a word with us, please. असद, आपने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था, खुश हैं जिस तरीके से टीम ने रिस्पॉन्ड किया? जी बिल्कुल, हमारा यही डिसीजन था क्योंकि एक तो फर्स्ट मैच था हमारा अंडर लाइट्स, तो हम लोग श्योर नहीं थे कि लाइट्स में बॉल किस तरह बिहेव करेगा। और जब फर्स्ट डे था उस वक्त पिच में थोड़ा मॉइस्चर था, तो हमने यही सोचा था कि हम अपने फास्ट बॉलर को पूरा चांस दें कि वो कंडीशन को मैक्सिमम यूज़ करें, उनको जल्दी आउट करें। ऑल्दो आपकी टीम ने पूरा मैच डोमिनेट किया, बट कहाँ आप समझते हैं कि अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है सिंध को? मेरा ख्याल है एक डिसीजन ये था कि हमें कल रात में हमारी अच्छी खासी लीड हो गई थी, तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा चांस अगर हम लेते कल डिक्लेयर करके, अगर कल उनके 1-2 आउट हम कर लेते तो हमारे पास आज पूरा दिन था और हमें ज़्यादा बेटर चांस मिल सकता था। तो यही है, एज अ बॉलिंग यूनिट हमें कोशिश करनी पड़ेगी टीम को अंडर 300 आउट करें ताकि हम अपने फिर पूरा मैच जीत सकें। राइट, अब यहाँ पे आपने काफ़ी यंगस्टर्स को हमने देखा चांस दिया, आप उनकी प्रोग्रेस से खुश हैं? जी बिल्कुल, दोनों जो लड़के खेले हैं अमाद आलम और एहसान अली, तो वो दोनों बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं, बहुत डोमिनेट करके खेले हैं बॉलर्स को। जब वो सेट हो गए एक दफ़ा फिर उन्होंने डोमिनेट किया, बहुत कॉन्फिडेंट थे दोनों। और ये सिंध की टीम के लिए अच्छा साइन है कि जो भी प्लेयर आता है और वो परफॉर्म करता है इस तरह टीम के अंदर कंपटीशन बहुत अच्छी चीज़ है। एहसान अली की इनिंग के बारे में क्या कहेंगे? मास्टर क्लास जी, जिस तरह वो खेला है। और देखें, एहसान अली हमेशा से ऐसे ही खेलता है, वो उसका प्लेइंग ऑफ स्टाइल जो है वो हमेशा से अटैकिंग रहा है और वो जब भी खेलता है इसी तरह डोमिनेट करके खेलता है। लेकिन बीच में वो सेंसिबल भी, जब उसको ज़रूरत पड़ी कि जिस तरह नया बॉल आया था थोड़ा सी ऑफ किया, फिर उसके बाद जब डोमिनेट करने का टाइम आया था उसने डोमिनेट किया, तो कंप्लीट पैकेज वाली नहीं खेला है। राइट, नेक्स्ट मैच भी आप यहाँ पे खेलेंगे, उसके लिए अच्छी प्रिपरेशन होगी आपकी? जी बिल्कुल, मोर लेफ्ट सेम ही विकेट होगी जिस तरह आज विकेट थी, तो आई होप कि नेक्स्ट मैच में और ज़्यादा जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे एज अ टीम। Right, Asad, thank you very much and all the best for the remaining games. Azhar Ali, the central captain. Azhar, young side सिंध की, लेकिन काफ़ी आपको बैकफुट पे रखा सिंध की साइड। नहीं, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल पहला दिन हमारा बहुत ज़बरदस्त रहा। हम आफ्टर लूजिंग द टॉस और नॉट कंटेस्टेड टॉस, आई थिंक फर्स्ट हाफ वाज ऑलमोस्ट हमने लंच के बाद दूसरे दिन थोड़ी बैटिंग थोड़ी स्लो की। आई थिंक उसमें अगर हम रन्स बनाते तो हमारा प्लान था कि 450 पे डिक्लेयर करें, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा वहाँ से जो है ना वो मोमेंटम स्लो हुआ, जिसकी वजह से हमारी जो है ना वो उस तरह की पोजीशन नहीं रही। देन ऑब्वियसली वी वर अप अगेंस्ट वेरी गुड क्वालिटी इनिंग्स ऑफ एहसान अली। आई थिंक उसका दिन था और आई थिंक लक भी साथ रही उसकी, और उसने ज़बरदस्त शॉट्स मारे और हमें बैकफुट पे रखा। ऐसी इनिंग्सें कम ही देखने को मिलती हैं, क्योंकि जितना एग्रेसिव वो खेल रहा था तो चांसेस क्रिएट होते हैं, जो हुए भी, और हमने वो जो है ना वो कैचेस पकड़े नहीं, जिसकी वजह से हम ऑल द वे बैकफुट पे चले गए। तो आई थिंक क्रेडिट एहसान अली को देना पड़ेगा। स्पेशली मैं यहाँ पे तारीफ़ करना चाहूँगा अमाद आलम की, जिस तरीके से वो खेला है। आई थिंक वेरी गुड थिंग टू सी, और माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि उसका बड़ा ब्राइट फ्यूचर है और होपफुली वो डिफरेंट कंडीशन में भी अच्छी बैटिंग करेगा। आई थिंक पोटेंशियल जिस तरह मैंने उसको नोट किया, उसकी क्रिकेट की नॉलेज जो बैटिंग का नॉलेज था उसका लग रहा था काफ़ी अच्छा है, और बॉल को मेरिट पे खेल रहा था, एग्रेसिव शॉट्स भी खेल रहा था। तो आई थिंक कि वो उसकी इनिंग देख के भी मुझे बड़ी खुशी हुई। आपकी अपनी अब खबर क्या है, यहाँ से ऑनवर्ड्स अगले टूर्नामेंट में आप बांग्लादेश आपको जाना है, तो गैप आ जाएगा, तो कौन यंगस्टर्स हम देख सकते हैं कि आपकी जगह फिल इन करेंगे? आई थिंक के ऑब्वियसली हमारे जब तक प्लेयर्स अवेलेबल थे वो खेल रहे थे। अब आई थिंक के 2-3 प्लेयर्स हैं यंगस्टर जो सेकंड लेवल में परफॉर्म कर रहे हैं, और कुछ पिछले साल भी हिस्सा रहे हैं टीम के, वो टीम में आ जाएंगे इंशाल्लाह। और कुछ लड़के पाकिस्तान ए से भी जो है शाहीन से भी वापस आएंगे। आई थिंक नॉट इन द सेकंड गेम बट द सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट वो वापस आ जाएंगे। तो आई थिंक ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, और जो नए लड़के हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड हु विल कैप्टन द साइड इन योर एब्सेंस? आई डोंट नो, आई थिंक इट्स ऑल CP's डिसीजन। इंशाल्लाह whoever it will be, I think he'll be doing a great job. बट आई थिंक हमने लास्ट ईयर भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, उससे पिछले साल भी हम चैम्पियन रहे। तो आई थिंक हम कोशिश यही करेंगे कि जो लास्ट
पार्ट है जो कराची में होगा, उसमें हम जो है ना काफ़ी सारे मैचेस जीतें, क्योंकि यहाँ पे तो हमें तकरीबन सारे मैचेस ड्रॉ खेलने को मिल रहे हैं। लेकिन आई थिंक इस मैच में मैंने जो देखा कि हमने थोड़ा सा लैग किया है बॉलिंग स्किल्स के ऊपर, जो कि सिंध के बॉलर्स ने बेहतर तरीके से इस्तेमाल किए हैं। तो आई थिंक लॉट टू लर्न फ्रॉम। लेकिन इंशाल्लाह जो चैम्पियन टीमें होती हैं वो अपोजिशन से भी सीखती हैं, तो हमारी कोशिश होगी अगले आने वाले मैचेस में काफ़ी सारी चीज़ें उनमें ऐड ऑन करें और बेहतर परफॉर्म करें। Right, thank you very much, Azhar Ali, and all the best for Bangladesh too. Thank you so much. Right, that is all we have from the presentation. It's back to commentary box now. जी हाँ, तो ये इनामी तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची और अजहर अली और असद शफीक गुफ्तगू कर रहे थे। ये 5वें मरहले के मैचेस हैं। 17 नवंबर से इनका आगाज होगा। नॉर्दर्न की टीम बलूचिस्तान से खेलेगी फैसलाबाद में, और सदर्न पंजाब और सिंध की टीमें यहाँ कजाफी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। और सेंट्रल पंजाब की टीम अब मुल्तान जाएगी, जहाँ उनका मुकाबला होगा खैबर पख्तूनख्वा से। तो सदर्न पंजाब और सिंध का मैच आप PCB यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त देख सकेंगे 17 से 19 नवंबर तक। तो GSL से अब इतना ही। तारिक सईद को पूरी प्रोडक्शन और कमेंट्री टीम के साथ इजाजत दीजिए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज और शब खैर।